तो यार 2019 में 12th करने के बाद मैंने भी वही सेम सपना देखा जो आपने देखा था। एक आईआईटी में एडमिशन लेने का सपना। मैंने 12th के बाद एक ड्रॉप ईयर भी लिया एंड मैंने एलन जॉइन किया, बट इस ड्रॉप ईयर के बाद भी मुझे आईआईटी तो दूर की बात एनआईटी तक नहीं मिला। तो फिर मैंने एक टियर 3 प्राइवेट कॉलेज में बीटेक सीएससी में एडमिशन ले लिया एंड 2024 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली, बट मैं फिर भी जॉबलेस था। बट आज मैं एक सोलोप्रेन्योर हूँ और मैं खुद के प्रोजेक्ट्स एआई से बनवा कर उनसे अर्निंग करता हूँ एंड मैं अराउंड 4 लाख रुपीज़ अ मंथ अर्न करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके भी दिखाया था इस वीडियो में, वो भी बिल्कुल सारे प्रूफ के साथ कि मैं 4 लाख रुपीज़ अ मंथ अर्न करता हूँ। एंड मेरी इस वीडियो में अराउंड 7 लाख व्यूज़ हो चुके हैं एंड 5,000 से ज़्यादा कमेंट इसमें आप लोगों ने किए एंड इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स हैं। आप खुद जाके इन कमेंट्स को पढ़ना, सारे कमेंट्स पॉजिटिव हैं, सारे के सारे। एंड ये कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स पढ़ के सबका रिप्लाई किया। बट इस 1.5 घंटे की वीडियो में मैंने इतनी डिटेल में नहीं बता पाया था जो कि मैं आपको बताना चाहता था। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या किया जो मैं आज 4 लाख रुपीज़ अ मंथ अर्न कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो को फॉलो करने के लिए आपको कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। मैं आज आपको ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूँ एंड सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा। एक लाइव वेबसाइट बना के उसको डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगा, ताकि जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है वो भी इस वीडियो के थ्रू पूरा प्रोसेस कर पाएँ। एंड यार मैं जानता हूँ ओनली 1% लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बट आज आप 1% की लाइफ चेंज होने वाली है। बट यार आप ये सोच रहे होगे कि यार मैं कौन होता हूँ आपकी लाइफ चेंज करने वाला। तो मैंने 2 साल मेहनत करके अपने कुछ ड्रीम्स पूरे किए हैं। मैंने अपना एप्पल इन्वायरमेंट पूरा किया सबसे पहले, प्लस मैंने रिसेंटली अराउंड 4 लाख रुपीज़ का मैकबुक परचेज़ किया था, जो कि प्राइस इंक्रीज़ के बाद अब 5 लाख से ज़्यादा का हो गया है। प्लस मैंने रिसेंटली अपनी ड्रीम कार भी परचेज़ की थी एंड इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था। बट यार इस वीडियो के बाद भी कुछ लोगों को डाउट था कि यार ये मेरा मेथड जो है वर्क करता भी है या नहीं, क्या मैं कोई सही चीज़ बता रहा हूँ या फिर गलत चीज़ बता रहा हूँ। तो यार इस वीडियो में मैंने लाइव आपके सामने रियल ऑनलाइन रूलर बनाया था एंड उस समय कुछ ये वेबसाइट्स थी जो रैंक कर रही थी ऑनलाइन रूलर कीवर्ड पे। एंड रियल ऑनलाइन रूलर मैंने 2 महीने पहले डिप्लॉय किया था ऑनलाइन। एंड अगर आप अब सर्च करोगे गूगल पे जाके तो आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट जो हमने लाइव बनाया था 2 महीने पहले वो सेकंड पे रैंक कर रहा है। बाकी जितनी भी वेबसाइट थी हमने सबको पीछे कर दिया एंड हम फर्स्ट पेज पे सेकंड पे रैंक कर रहे हैं। एंड मैं प्रूफ के तौर पे आपको अपना सर्च कंसोल दिखा देता हूँ। इसमें अराउंड 4 लाख इंप्रेशन आ चुके हैं एंड 21,000 क्लिक्स, एंड ये बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड ये सारे ऑर्गेनिक क्लिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो के थ्रू जा रहे हैं लोग। एंड आप देख सकते हो ये सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। एंड मैं आपको गूगल एनालिटिक्स भी दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट पे अराउंड 800 लोग डेली के आ रहे हैं। तो यार मैं ये सारे प्रूफ्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं एक क्रेडिबल बंदा हूँ एंड मैं आज आपको जो भी सिखाने वाला हूँ वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड यार मैं ये मानता हूँ कि आपको सिर्फ उसी से सीखना चाहिए जिसने वो चीज़ जो आप फाइंड कर रहे हो या सीखना चाहते हो वो ऑलरेडी अचीव कर रखी हो। नहीं तो यार ऐसे बोलने वाले तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपने इस वीडियो में क्लिक किया, इसका मतलब आपको सच में कुछ करना है, नहीं तो आप इस वीडियो में लैंड ही नहीं करते। तो यार अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हमको करना क्या है। तो या तो आप अभी स्टूडेंट हो जिसने अभी 12th पास की है या फिर अपनी बीटेक कंप्लीट की है एंड आप अभी जॉबलेस हो जैसे कि मैं था, या फिर आप अभी जॉब कर रहे होगे एंड आप खुद का कुछ करने की सोच रहे होगे जिससे कि आप अपनी जॉब छोड़ पाओ। तो आज मैं आपको एक विन विन स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसमें आपका कोई लॉस नहीं है। तो इस स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं बेसिकली करता क्या हूँ। तो यार मैं मल्टीपल माइक्रो टूल वेबसाइट बनाता हूँ जो कि एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने रियल ऑनलाइन रूलर बनाई थी। तो ये छोटी सी टूल वेबसाइट होती है जो कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं एंड मैं इनका एसईओ करता हूँ। एसईओ करने के बाद ये गूगल पे रैंक करती है एंड गूगल से काफ़ी लोग आते हैं मेरी माइक्रो टूल वेबसाइट पे एंड मैं उसमें गूगल के एड्स लगा के अर्निंग करता हूँ। एंड ये सारी वेबसाइट लाइव डिप्लॉयड होती हैं एंड दुनिया में कोई भी उनको देख सकता है। तो अगर मान लो आपने 1 महीने में सिर्फ एक टूल वेबसाइट ही बना दी तो आप 1 साल में अराउंड 12 माइक्रो टूल वेबसाइट्स लॉन्च कर चुके होंगे जो कि लाइव होंगे एंड रियल यूजर्स उनको यूज कर रहे होंगे। एंड इन 12 वेबसाइट में से अगर आपकी एक दो भी वायरल चली गई, मैं यहाँ पर बिल्कुल ही वर्स्ट केस ले रहा हूँ कि आपकी सिर्फ एक दो ही वेबसाइट चल पाई, बाकी कोई भी नहीं चली, तो उससे आपको मंथली पैसिव इनकम जनरेट होगा। एंड सोचो आप सोते सोते भी
अर्निंग कर रहे होगे एंड इसके बाद आपकी मर्ज़ी होगी, आपको अगर नेक्स्ट वेबसाइट बनानी है तो बनाओ, नहीं तो आप आराम कर सकते हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो कर सकते हो। बट चलो इससे भी वर्स्ट केस ले लिया यार कि 12 की 12 वेबसाइट फ़ेल हो गई, एक भी नहीं चली, जो कि हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड उस केस में भी आपके पास 12 लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे। आप इन 12 वेबसाइट्स को अपनी नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू में दिखा सकते हो एंड आजकल इंटरव्यूअर्स कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मांगते हैं। वो ये पूछते हैं कि आपने अपनी स्किल से क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो आप अपनी ये 12 लाइव होस्टेड वेबसाइट्स दिखा सकते हो जो कि .com पे डिप्लॉयड होंगी एंड इससे आपको एक एज मिलेगा। बाकी जितने भी इंटरव्यू दे रहे होंगे आप उन सब से अलग दिखोगे, क्योंकि आजकल डीएसए, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब लोग ही करते हैं। तो आपके लिए टेक जॉब लेना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन है एंड ये काम करने से हमारा कोई लॉस नहीं है, उल्टा हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 12 में से 3-4 वेबसाइट तो आपकी चल ही जाएँगी, अगर आपने सारे स्टेप्स अच्छे से फ़ॉलो किए होंगे एंड इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखा होगा। एंड यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा सारी चीज़ें, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी नहीं बताई थी। तो आप किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, नहीं तो आपकी वेबसाइट के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको अपना सारा एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल ही डिटेल में, एक छोटी-छोटी चीज़ जिससे आपकी वेबसाइट का सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यार अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, इसका मतलब आप उन 1% लोगों में से हो जो सच में कुछ करना चाहते हैं एंड जिनको मेरी तरह अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट बनाते रहने की। एंड फ्यूचर में मैं इस चैनल में बहुत सारे और मेथड्स बताऊंगा जिससे मैं अर्निंग करता हूँ एंड उन मेथड्स को यूज़ करके आप भी अर्न कर पाओगे। एंड जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए भले ही ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, बट मुझे इतनी मोटिवेशन आती है कि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूं। एंड आप यहाँ पर मोर लिंक्स पे क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सब कुछ नहीं डाल सकता। जो छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं या फिर जो क्विक अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम इन सब पे डाल देता हूँ। तो आप इन सब जगह पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड यार आप ये भी सोच रहे होगे कि बिज़नेस करने में तो पैसे लगेंगे, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। बट यार जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे एंड जिस पोजीशन पे अभी आप हो मैं भी उसी पोजीशन पे था। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्री होंगी, बस एक जगह है जहाँ पर हमको पे करना होगा, वो है डोमेन का, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखो यार मैं जानता हूँ कि यार ये जो डोमेन परचेजिंग वाला जो $10 है या फिर 1000 रुपीज़ है, यार स्टार्टिंग में हम अफोर्ड नहीं कर पाते एंड मैं भी ऐसा ही था, मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाया था इनको। बट यार इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऑफ़र के बारे में बताऊँगा जिसमें आपको यही ₹1000 की डोमेन 300 से 400 रुपए की मिल जाएगी। एंड हाँ, ये मैं लास्ट में बताऊँगा जब भी डोमेन वाला पार्ट आएगा, और मैं आपको लाइव डोमेन परचेज़ करके भी दिखाऊँगा। तो यार जितना भी हो सकता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने इधर-उधर से जितनी भी रिसर्च कर पाया, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जो प्रॉब्लम फाइंडिंग होगी वो मैं आपको फ्री में बताऊँगा। हम एआई से कोड करवाएँगे, इसके भी मैं आपको अल्टरनेटिव्स दे दूँगा जिससे आप फ्री में कोड करवा पाओगे। यहाँ तक कि सबसे जो बड़ा कॉस्ट होता है वो होता है वेबसाइट को होस्ट करने का या फिर डिप्लॉय करने का, क्योंकि हमारी वेबसाइट का जो कोड होता है वो हमको एक कंप्यूटर पे डिप्लॉय करना होता है जो कि क्लाउड में होता है। मतलब वो कंप्यूटर 24 आवर्स इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करता है तो वो सर्वर, वो कंप्यूटर जहाँ पर हमारी साइट डिप्लॉयड है, वो उसको आंसर करता है एंड साइट को डिस्प्ले करता है। तो इसका जो कॉस्ट है वो पर मंथ जाता है एंड आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, वेबसाइट होस्टिंग कॉस्ट 60 रुपीज़ से लेके 4000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। एंड मुझे पता है कि ये पर मंथ कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है एंड मैं भी अपने स्टार्टिंग डेज में इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। यानी 60 रुपीज़ देख के आप खुश मत होना, क्योंकि जो 60 रुपीज़ की जो होस्टिंग है ये इतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाती एंड एट द एंड हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती है। एंड अगर गूगल ने एक बार भी आपकी वेबसाइट डाउन देखी तो आपकी रैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो आपकी गूगल पे रैंकिंग डाउन हो सकती है एंड हमारी सारी मेहनत फेल हो सकती है। तो मैंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च की एंड मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जो कि बिल्कुल ही फ्री है। उसमें एक फ्री टियर है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है, हम उसको रीच ही नहीं कर पाएंगे। वो है क्लाउडफ्लेयर पेजेस एंड वर्कर्स। क्लाउडफ्लेयर पेजेस में तो आपको बिल्कुल ही फ्री में सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है, कितने विजिट्स या कितना भी ट्रैफिक आए आपके वेबसाइट पे। एंड वर्कर्स पे 1 लाख ट्रैफिक
पर डे का फ्री मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो ये भी हमारा फ्री हो गया, तो इसका ही हमने फ्री ऑल्टरनेटिव ढूँढ लिया। देन एसईओ भी मैं आपको फ्री में सिखा दूँगा एंड बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपको बिल्कुल ही इस वीडियो के थ्रू फ्री में बताऊँगा। बस यहाँ पर एक डोमेन कॉस्ट है, जो कि अराउंड ₹1000 पर ईयर का होता है। आप यहाँ पर नोट करना, ये पर ईयर है एंड 1 साल इनफ है हमको ये पता करने के लिए कि हमारी वेबसाइट चलेगी या फिर नहीं चलेगी एंड उससे कितनी अर्निंग जनरेट होगी। अगर वो चलेगी तो हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, अगर वो नहीं चलेगी तो हम नेक्स्ट ईयर उसको पे नहीं करेंगे। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि .com डोमेन अगर आपने नहीं ली तो आप अपनी सारी मेहनत वेस्ट कर दोगे। मैंने भी स्टार्टिंग में .com ना लेके ऐसे ही सब डोमेन ली थी, या फिर .xyz ऐसी डोमेन्स मैंने सस्ती डोमेन्स मैंने बाय की थी, बट उससे मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हुई एंड एट द एंड मेरी जितनी मेहनत थी उस वेबसाइट के ऊपर, वो सारी मेहनत फेल हो गई। तो ये पूरा ट्यूटोरियल मैंने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है, जिस हिसाब से मैं अपने प्रोजेक्ट्स को बनाता हूँ। एंड यार, मैं इस वीडियो के बीच में कहीं पर भी एसईओ की एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा, जिसको यूज़ करके मैं अपनी सारी साइट्स को रैंक करवाता हूँ। एंड उससे होगा ये कि अगर आपकी जो रैंकिंग है, वो 1 साल में होने वाली थी, तो वो अराउंड 2 से 4 महीने में ही हो जाएगी। एंड मैं इस ट्रिक को मैं वीडियो के बीच में कहीं पर ही बता सकता हूँ। एंड ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक मैं एज़ अ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ आप 1% लोगों को, जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सीरियस हो। तो यार, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, जो कि है फाइंडिंग द प्रॉब्लम। एंड इस वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सब डिटेल में कवर करने वाला हूँ, वो भी 1 बाय 1, जिसमें मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा। तो जो मेन स्टेप है, वो है हमारा एक ऐसी प्रॉब्लम ढूँढना, जिसका सॉल्यूशन हम अपनी वेबसाइट के थ्रू लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ। अब इस प्रॉब्लम को हम ढूँढेंगे कैसे? तो जो सबसे अच्छा मेथड है, वो है आपकी प्रॉब्लम्स। तो आपको जब कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको कुछ सर्च करना होता है, तो आप ब्राउज़र खोलते हो एंड गूगल पे टाइप करके सर्च करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को एक दिन कुछ मेज़र करना था, बट उस टाइम पे मेरे पास कोई स्केल या फिर कोई रूलर अवेलेबल नहीं थी। तो आई थॉट कि यार, अगर मैं अपने फ़ोन को एज़ अ रूलर यूज़ कर पाऊँ, तो कितना अच्छा होगा। तो मैंने ऐसे ही उस दिन गूगल पे सर्च कर लिया ऑनलाइन स्केल एंड मैंने फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक किया एंड देखा कि मेरे फ़ोन में एक रूलर आ गया एंड मैं उससे ईज़िली वो चीज़ मेज़र कर पाया। तो इसी प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था एंड आप देख सकते हो कितनी छोटी-सी प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसी ही प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी छोटी-सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर हमें बड़े-बड़े ऐप्स बनाने पड़ते हैं या फिर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ उस पे काम करती हैं, क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है एंड उस पे भर-भर के कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि कंपनीज़ उन पे टूल्स बना रही होती हैं एंड उनके पास बहुत ही बड़ी फंडिंग होती है, बहुत पैसा होता है उनके पास। तो हमें उन बड़ी प्रॉब्लम्स को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ी-बड़ी वेबसाइट बना दी थी एंड वो सारी फेल हो गई, क्योंकि तब मुझे स्मॉल स्टेप्स की पावर का आइडिया नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यार, मैं डायरेक्टली बड़ी वेबसाइट बनाऊँगा एंड एक ही वेबसाइट से मैं सब कुछ कर लूँगा। बट फिर मैंने ये इमेज देखी, मेरे फीड में ये इमेज आई एंड इससे मुझे स्मॉल स्टेप्स की पावर का आइडिया लगा। क्योंकि जब हम एक ही बार में बड़ा स्टेप ले लेते हैं, तो हमारे उसको कर पाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड ऐसे ही मैंने बहुत बड़ी वेबसाइट बनाई एंड वो जब फेल हुई, तो मैं डीमोटिवेट हो गया एंड मैंने वेबसाइट बनानी बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा यार, ये सब तो ऐसा ही है, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। बट इस इमेज को देखने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया एंड मैंने छोटे-छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट किया। मैंने ही सोचा कि इतनी बड़ी वेबसाइट बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें टाइम भी मेरा बहुत ज़्यादा लगा, अराउंड 1 महीने से ज़्यादा लग गए उस वेबसाइट को बनाने में मेरे को, एंड मेरे को रिज़ल्ट्स भी नहीं मिले। बट ये जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें कॉम्पिटिशन बहुत लो होता है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को आती हैं एंड इस पे ट्रैफ़िक भी कम होता है। तो इसलिए बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इस पे वेबसाइट्स नहीं बनाती हैं। तो एट द एंड हमारा जो कॉम्पिटिशन है, वो लो हो गया एंड हमारे लिए आसान हो गया उस कीवर्ड या फिर उस प्रॉब्लम पे रैंक करना। तो हमारी वेबसाइट भी अब 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ते में बन रही है। तो इससे हमको एक फ़ायदा हुआ कि हम बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा वेबसाइट बना सकते हैं। प्लस हमारी रैंकिंग के चांसेस बढ़ गए एंड हमारी जो इनिशियल अर्निंग है, वो स्टार्ट हो गई। एंड जो सबसे बड़ी बात है, हमारी मोटिवेशन डाउन नहीं हुई, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही हमको 500 से ₹1000 पर मंथ का भी जो नंबर है, वो हमें दिखने लग गया अपनी स्क्रीन पे, तो उसी से ही इनिशियल मोटिवेशन आ जाएगी कि सच में यार, ये वर्क कर रहा है एंड अगर मैं ज़्यादा करूँगा, तो और भी ज़्यादा मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ। तो यही हुआ था मेरे साथ। मैंने छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट किया एंड मैंने हर महीने 2 से 3 वेबसाइट लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी। बट यार, मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैं ऑलमोस्ट फेल ही होते रहा एंड मेरी अराउंड 8th वेबसाइट जो मैंने बनाई थी, वो मेरी चली, क्योंकि मैंने पहली 7 वेबसाइट्स में
काफ़ी सारी मिस्टेक्स की, उनसे सीखा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे वर्क करता है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूँगा, जो भी मुझे पता है, जिससे आपके सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएँगे। एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपकी पहली वेबसाइट सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आप वो सारी मिस्टेक्स तो करोगे ही नहीं जो कि मैंने की थी। तो यार, जब मैंने अपने वर्ड्स में अपनी जो प्रॉब्लम थी वो सर्च की, तो मेरे को कुछ वेबसाइट्स दिखी एंड उसमें मुझे जो कीवर्ड्स मिले वो डिफरेंट थे। जैसे कि मैंने सर्च किया था ऑनलाइन स्केल, बट मेरे को जितनी वेबसाइट दिखी सबका नाम था ऑनलाइन रूलर। तो इसका मतलब जो मेन कीवर्ड है, जो कि ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं, वो है ऑनलाइन रूलर। तो यहाँ से मुझे अपना मेन कीवर्ड मिल गया, ऑनलाइन रूलर। तो मैंने अब ये सर्च किया। इससे मुझे कुछ वेबसाइट्स मिली, जिनको हम अभी एनालाइज़ करेंगे एंड वेरीफ़ाई करेंगे कि हमारा जो ये आइडिया है, वो सच में इतना वर्थ इट है भी या नहीं। उससे पहले मैं कुछ और वेज़ आपको बता देता हूँ, जिससे मैं प्रॉब्लम्स ढूँढता हूँ। तो जो सेकंड मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो यार सेकंड मेथड में जाने से पहले, जो ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया कि आप अपनी खुद की प्रॉब्लम्स ढूँढो। आप जो अपने खुद के डेली लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आप उनके ऊपर कोई वेबसाइट बनाते हो, तो सक्सेस के चांसेस उसी के सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि सिर्फ़ आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। एंड आप डेली लाइफ़ में जो भी ब्राउज़िंग करते हो, जो भी आप गूगल में सर्च करते हो, आपका सबसे पहला थॉट होना चाहिए कि यार ये कैसी वेबसाइट है? क्या मैं इससे अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ? तो आजकल डेली लाइफ़ में जो भी मैं सर्च करता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कहीं ये मेरे लिए कोई नई अपॉर्च्युनिटी तो नहीं है। तो जब आप ऐसे देखना स्टार्ट करोगे, तो आपको प्रॉब्लम्स मिलने लगेंगी एंड आप उन प्रॉब्लम्स को, जो भी आपको मिलती हैं, ऑफ कोर्स आप उसी वक़्त रिसर्च करना स्टार्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में होगे तभी आप वहाँ पर गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो। तो आप कुछ मत करो, अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में वो प्रॉब्लम नोट डाउन कर लो एंड जितनी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं ऐसे नोट डाउन करते रहो, जो भी आपने गूगल में सर्च किया था। एंड अपने फ्री टाइम में उसको रिसर्च करो, उसको वेरीफ़ाई करो, जैसे कि मैं भी बताने जा रहा हूँ। उसमें से कुछ अच्छा आइडिया मिलता है आपको, तो आप उस पे वेबसाइट बनाओ। अगर सारे जितने भी चेक्स हैं, जो मैं अभी इस वीडियो में देने वाला हूँ, अगर वो सारे चेक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो यार पक्का उस पे वेबसाइट बना देना, क्योंकि वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। एंड हर एक बंदा अलग-अलग फ़ील्ड में है। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में हूँ, आप लॉयर हो सकते हो, आप मेडिकल की फ़ील्ड में हो सकते हो, आप सीए की फ़ील्ड में हो सकते हो, आप बिज़नेस में हो सकते हो। तो सबकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अलग-अलग होती हैं। तो आप अपने में ही यूनिक हो, आपकी प्रॉब्लम्स भी अपने में ही यूनिक हैं। आपको जो आइडियाज़ आएँगे वो मेरे को नहीं आएँगे, क्योंकि मैंने कभी वो किया ही नहीं। अगर मैंने किया नहीं है तो मेरे को वो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। तो ऐसे अनलिमिटेड आइडियाज़ हैं, जिस पे आप काम कर सकते हो। बट मान लो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा आपके दिमाग में, तो अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, जिससे मैं आइडियाज़ को फाइंड करता हूँ। तो आपको गूगल में जाना है एंड आपको सर्च करना है, इज़ देयर अ टूल फॉर, इसको आपको कोट्स में डालना है। देन आपको लिखना है साइट कोलन reddit.com। इससे क्या होगा, आपको वो सारे रेडिट पे पोस्ट मिल जाएँगे, जिस किसी में ये लिखा होगा कि इज़ देयर अ टूल फॉर, एंड इसमें लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब की हैं कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है एंड मैं एक डेवलपर नहीं हूँ, मैं वेबसाइट नहीं बना सकता, तो इसका कोई टूल है क्या? तो आपको इन सारे पोस्ट पे जाना है एंड ये सब पढ़ना है, एनालाइज़ करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट मिल जाएँगे, आप नेक्स्ट करते रहना। आपको यहाँ पर अनलिमिटेड आइडियाज़ मिल जाएँगे एंड अगर वो पोस्ट काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, तो आप सिंपली उसका यूआरएल कॉपी करके किसी भी एआई मॉडल को दे देना, जेमिनी, क्लॉड, किसी को भी, एंड उससे कहना कि यार इसमें से मेरे को आइडियाज़ फाइंड करके दे। तो एआई आपके लिए ये काम भी कर देगा। तो आप ऐसे भी आइडियाज़ को फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर रेट की जगह कोरा लिख सकते हो एंड आपको यहाँ पर सारे कोरा के पोस्ट मिल जाएँगे, जिसमें लोगों ने सेम चीज़ें पूछी होंगी, क्या इसका कोई टूल है? एंड आप उसके लिए टूल बना सकते हो। लेकिन आइडिया को वेरीफ़ाई करना ज़रूरी है। हर एक आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता। तो मान लो आपको कोई आइडिया मिला एंड आपको उसे वेरीफ़ाई करना है कि यार सच में इस पे काम करना वर्थ इट है भी या नहीं? क्योंकि मैं ₹1000 की डोमेन लेने वाला हूँ। तो आपको आइडिया वेरिफ़िकेशन में काफ़ी टाइम देना है एंड आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया को वेरीफ़ाई करना है। नहीं तो आप कितनी ही मेहनत कर लो, आप उस पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आइडिया को वेरीफ़ाई करने के लिए हमको कुछ चेक्स वेरीफ़ाई करने हैं। तो अब हम वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको उस कीवर्ड का वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखनी है। तो इसको हम अभी कैसे देख सकते हैं? तो आपको गूगल पे जाना है एंड आपको लिखना है एhrefs कीवर्ड रिसर्च टूल। आपको फर्स्ट रिजल्ट पे जाना है एंड हाँ गाइज़, इस वीडियो में जितनी भी लिंक्स या जितने भी कोड या जितने भी टेक्स्ट हैं, जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आपको इस टूल पे जाना है। ये टूल हमको कीवर्ड की डिफ़िकल्टी, कीवर्ड का वॉल्यूम और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है एंड ये बिल्कुल ही फ्री टूल है। तो आप देख सकते हो, मैंने ऑनलाइन स्केल सर्च किया था, बट मुझे पता चला कि जो मेन कीवर्ड है वो है ऑनलाइन रूलर, क्योंकि जितनी वेबसाइट थी
सब में ऑनलाइन रूलर लिखा था। तो ज़रूरी नहीं है जो आपने सर्च किया है वही कीवर्ड हो, क्या पता आपकी इंग्लिश बाकी सबसे अलग हो एंड आप अलग तरीके से सोचे होगे उस वक्त, बट हमको उस कीवर्ड पे काम करना है जो सबके माइंड में आ रहा है। तो सबके माइंड में ऑनलाइन रूलर आ रहा था, तो मैंने इसको Ahref के कीवर्ड टूल में पेस्ट करके फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे कीवर्ड डिफ़िकल्टी दिखा रहा है ये, एंड यहाँ पर वॉल्यूम दिखा रहा है। तो वॉल्यूम होता है कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, एंड कीवर्ड डिफ़िकल्टी होता है कि इस पे अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे लिए कितना ईज़ी या हार्ड है इस पे रैंक करना। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पर आप मत देखना, कीवर्ड डिफ़िकल्टी तो हम अपने हिसाब से अभी देखने वाले हैं। आपको बस वॉल्यूम देखना है। मैं जनरली 100, 1000, 10,000 यहीं तक ही रहता हूँ। 100 है तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा रैंक करना, एंड 1000 है तो मीडियम होगा, एंड अगर 10,000 है तो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। तो आपको स्टार्टिंग में 100 या फिर 1000 ही चूज़ करना है। एक बार जब आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तब आप 10,000 में भी ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए 1000 या फिर 100 वाले में ही ट्राई करना। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो पहला चेक है कीवर्ड वॉल्यूम का वो पास करता है क्योंकि इसमें 1000 है, एंड इससे हमको अलग अलग कीवर्ड्स ही मिल जाते हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। हम ये सब कीवर्ड्स भी अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे ताकि हम ये वाले कीवर्ड्स पे भी रैंक कर पाएँ। तो हमने वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी को देख ली। अब इसके बाद हमको अपने राइवल्स को एनालाइज़ करना है कि वो कैसे हैं। तो मैंने फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक किया एंड मुझे यहाँ पर पता चला कि इसमें डार्क मोड भी नहीं है, एंड ये काफ़ी बेसिक वेबसाइट है। इसमें जब मैं ड्रैग इट पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टैब खुल जाती है जिसका यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, एंड इसका यूआई दिखने में भी इतना अच्छा नहीं है। इससे तो हम बहुत बेटर बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं बैक गया एंड मैं सेकंड वेबसाइट देखी। ये तो हमारी वेबसाइट जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी वही है, इसको हम अभी स्किप कर देते हैं। तो मैंने सेकंड वेबसाइट देखी, तब ये रैंक कर रही थी सेकंड में, हमने इसको पीछे कर दिया है। तो सेकंड वेबसाइट में मैंने ये देखा कि इसमें डार्क मोड है, ये दिखने में भी थोड़ी अच्छी है, एंड इसमें एक पॉपअप का ऑप्शन था, बट इसमें जैसे ही मैं कैलिब्रेट में क्लिक कर रहा था इसका डार्क मोड बिल्कुल ही ब्रेक हो जा रहा था, एंड इसकी जो रूलर थी उसको अगर मैं लेफ्ट में ला रहा था तो उसकी जो स्केल थी वो राइट साइड थी, जबकि वो लेफ्ट साइड होनी चाहिए क्योंकि हम लेफ्ट साइड से एज से हम वो चीज़ें नापेंगे जो हमको मेजर करनी है। तो इसमें भी मैंने काफ़ी बग्स देखे कि इसमें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं थी, एंड जब मैं कैलिब्रेट में गया तो मैंने ये देखा इसमें मेरा डिवाइस ही नहीं है। मेरे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है एंड ये सिर्फ 16 प्रो मैक्स तक ही सपोर्ट करता है, एंड मेरे पास मैकबुक M5 है एंड ये सिर्फ M3 तक ही सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की कि ये सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट में। देन इसके बाद मेरे को मैनुअल कैलिब्रेशन मिला कि हम स्केल को या फिर रूलर को अपना कार्ड यहाँ पर स्क्रीन पे रख के कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो ये भी मैंने नोट डाउन कर ली। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी नोट्स बनाए एंड मैंने देखा कि ये जितनी वेबसाइट्स हैं ये इतनी अच्छी नहीं है एंड मैं इससे अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ। तो हमें यहाँ पर बस ये पॉइंट्स नोट करने हैं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इससे अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ तो ये वाला चेक भी पास है। आपको बस इन सब की कमियाँ देखनी है एंड हमारे वर्जन में उन सारी कमियों को पूरा कर देना है। देन हमको अपने राइवल्स की डोमेन्स देखनी है कि वो कौन सी डोमेन्स यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो जो पहली डोमेन है वो .com यूज़ कर रही है, बट यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है वो इस डोमेन में है नहीं। सबसे पहला रूल जो होता है डोमेन लेने का वो होता है कि जिस कीवर्ड में हमको रैंक करना है वो कीवर्ड हमारे डोमेन में होना ही चाहिए, बट आप देख सकते हो पहली वेबसाइट में वो नहीं है क्योंकि पहली वेबसाइट का मेन मोटिव ऑनलाइन रूलर प्रोवाइड करना नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे और भी टूल्स होंगे। ऑनलाइन रूलर सिर्फ एक इसका पार्ट है, लेकिन हम तो पूरी वेबसाइट ही ऑनलाइन रूलर पे बनाएंगे। तो गूगल उन वेबसाइट को प्रायोरिटी देता है जो कि डेडिकेटेड वेबसाइट होती हैं उस कीवर्ड पे। बट ऑफ कोर्स ये बहुत पुरानी एंड बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है एंड इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी गूगल की नज़रों में, इसलिए गूगल इसको ऊपर रैंक कर रहा है जबकि इसके पास कीवर्ड भी नहीं है उसकी डोमेन में। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। अगर पहली वेबसाइट के डोमेन में मेन कीवर्ड नहीं है तो ये साइन काफ़ी अच्छा है। प्लस जो सेकंड पे जो वेबसाइट रैंक कर रही थी उस समय उसमें रूलर था बट ऑनलाइन नहीं था, तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। थर्ड वेबसाइट के पास .com नहीं है, तो ये तो सबसे ज़्यादा गोल्डन रूल है कि अगर .com नहीं है तो हम .com लेके उस पर रैंक कर सकते हैं क्योंकि .com सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड डोमेन एक्सटेंशन है एंड हमको सिर्फ और सिर्फ .com ही लेनी है क्योंकि .com में रैंकिंग करना काफ़ी आसान होता है या फिर काफ़ी जल्दी रैंक करती है हमारी डोमेन। देन उसके नीचे वाले के पास .net था एंड उसमें भी ऑनलाइन नहीं था, सब बस अपने टाइटल में ऑनलाइन लिख के बैठे थे। एंड देन उसके बाद वाली डोमेन पे तो .com की जगह .onl था
जो कि मैंने ज़्यादा सुना भी नहीं। देन मैं नेक्स्ट पेज पे गया एंड मैं देख रहा हूँ कि इर्रेलेवेंट वेबसाइट्स मेरे सर्च रिजल्ट्स में आ रही हैं। जैसे कि मैंने ऑनलाइन रूलर सर्च किया है बट ऐप की लिंक आ रही है, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर की लिंक आ रही है। देन कोई एक अजीब सी वेबसाइट की लिंक आ रही है जिसमें वो ऑनलाइन टूल है ही नहीं, एंड पिंटरेस्ट आ जा रहा है, एंड ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज में ही हो रहा है। तो यार अगर आपको ऐसा कोई कीवर्ड मिलता है जिसमें फर्स्ट सेकंड पेज पे ही इररेलेवेंट रिजल्ट्स आते हैं, मतलब यूज़र का इंटेंट है कि उसको ऑनलाइन रूलर चाहिए बट आ कुछ और ही रहा है, आ कोई ब्लॉग रहा है, या फिर गूगल प्ले स्टोर की लिंक आ रही है, या फिर कोई रेडिट का पोस्ट आ जा रहा है, या फिर कोई कोरा का आंसर आ जा रहा है। तो यार ये गोल्डन कीवर्ड्स हैं, इस पे आप बहुत ही ईजिली रैंक कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गूगल के पास वेबसाइट्स ही नहीं है अपने सर्च रिजल्ट्स में दिखाने के लिए। मतलब इस कीवर्ड पे काफ़ी कम वेबसाइट्स हैं एंड गूगल स्ट्रगल कर रहा है कि यार है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए, तो इररेलेवेंट रिजल्ट्स दिखा दे रहा है। तो ऐसे कीवर्ड्स पे तो आपको पक्का वेबसाइट बनानी है, क्योंकि जब गूगल के पास कुछ होगा ही नहीं, अगर आपका जो रेडिट है या फिर कोरा है उसका कोई पोस्ट या आंसर फर्स्ट पेज में आ गया होता यार, तो फिर तो उससे गोल्डन कीवर्ड हो ही नहीं सकता कुछ और। क्योंकि फर्स्ट पेज पे ही अगर वो आ जा रहा है दैट मीन्स 2-3 वेबसाइट भी उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से होंगी एंड वो भी ख़राब सी होंगी। तो आप उस पे मेहनत करके एआई से काम करवा के बेस्ट वेबसाइट बना के पब्लिश कर सकते हो एंड आप उसमें टॉप पे रैंक कर सकते हो बहुत ईजिली। तो आपको ऐसे अंदाज़ा लगाना है कि कितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी। तो ये सब चेक्स आपको पूरे करने हैं एंड आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आप उस कीवर्ड पे रैंक करवा सकते हो नहीं करवा सकते, एंड इस कीवर्ड पे मेहनत करना वर्थ इट है भी या नहीं। तो आप देख सकते हो ऑनलाइन रूलर पे तो हमारे जितने भी सारे चेक्स थे सारे पास हो गए हैं। लेकिन आज हम रियल ऑनलाइन रूलर नहीं बनाएंगे, वो हमने ऑलरेडी बना दिया है। आज मैं आपको लाइव एक अलग वेबसाइट बना के दिखाऊंगा जो कि है फॉन्ट एक्सट्रैक्टर। अब ये मेरे को कैसे आइडिया आया इसका, ये आइडिया मेरे को पहले नहीं आया था बट अब जाके ये आइडिया मेरे को आया है। क्यों? क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो मैं एक यूट्यूबर बन गया, एंड जब मैं एक यूट्यूबर बना तो मुझे यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम्स पता चली। जब मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल्स बना रहा था तब मैंने क्लॉड कोड के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी या फिर गिटहब के ऊपर कोई वीडियोस बनाई थी। तो मुझे कुछ फॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ रही थी अपनी थंबनेल में लगाने के लिए ताकि वो मेरा थंबनेल अच्छा दिखे। तो मैं बाकी सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैं उनके थंबनेल्स देख रहा था एंड मेरे को उनसे इंस्पिरेशन लेनी थी क्योंकि वो काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स यूज़ कर रहे थे अपने थंबनेल में। तो मैंने अब सोचा यार ये कौन से फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। तब मैंने सर्च किया फॉन्ट एक्सट्रैक्टर। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार अगर मैं इस इमेज से पता लगा पाता कि कौन सा फॉन्ट है तो मैं उस फॉन्ट को अपने थंबनेल में भी यूज़ कर पाता। तो मैंने उन थंबनेल्स का स्क्रीनशॉट लिया एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने गूगल में सर्च किया फॉन्ट एक्सट्रैक्टर एंड मेरे को कुछ वेबसाइट्स मिली जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स थी। एंड मैंने यहाँ पर अपनी इमेज पेस्ट की एंड मैंने सर्च पे प्रेस कर दिया एंड मैंने आइडेंटिफाई फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक किया वैसे ही मेरे को इस वेबसाइट ने बहुत सारे फॉन्ट्स दिखा दिए एंड उन फॉन्ट्स के मेरे को नाम मिल गए जो कि मैं सर्च कर रहा था। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे को कोई फ़िल्टर नहीं मिला जिससे मैं फ़िल्टर कर पाऊँ कि मुझे बस फ्री वाले फ़ॉन्ट्स ही देखने हैं। तो ये एक कमी मेरे को दिखी यहाँ पर सारे मुझे पेड फ़ॉन्ट्स ही दिखे। तो मैं सेकंड वेबसाइट पे गया एंड मैंने उसमें सर्च किया एंड इस वेबसाइट ने भी मुझे सिर्फ पेड फ़ॉन्ट्स ही दिखाए एंड बहुत ही कम फ्री फ़ॉन्ट्स थे इसमें। एंड यहाँ पर भी कोई फ़िल्टर आउट का ऑप्शन नहीं था कि मैं सिर्फ फ्री फ़ॉन्ट्स देख पाऊँ। फिर मुझे एक वेबसाइट मिली जिसमें मुझे फ्री फ़ॉन्ट्स दिखाए एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने गेट फ़ॉन्ट में क्लिक किया ये गूगल फ़ॉन्ट्स में मेरे को ले गया एंड यहाँ से मैं वो फ़ॉन्ट्स यूज़ कर पाया। बट इसमें भी मुझे काफ़ी कमी दिखी, जैसे कि वेबसाइट पेड है एंड इस वेबसाइट में और ही बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फ़ॉन्ट जनरेटर हो गया, फ़ॉन्ट स्टूडियो हो गया, काफ़ी कुछ था इस वेबसाइट में। तो ये माइक्रो टूल वेबसाइट तो नहीं है, ये एक प्रॉपर सैस एप्लीकेशन है। प्लस उसके बाद मेरे को एक और वेबसाइट मिली जो कि इमेज से नहीं यूआरएल से फ़ॉन्ट फाइंड करती थी। तो मैं अगर यहाँ पर कंपाइल फ्यूचर लिखूँ compile-future.com एंड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ़ॉन्ट में क्लिक करूँ, मुझे यहाँ पर HTTPS लगाना पड़ेगा। ये भी एक दिक्कत मुझे इस वेबसाइट में दिखी कि मुझे HTTPS लगाना पड़ रहा है जबकि इसको ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए। तो इसने हमारी वेबसाइट के फ़ॉन्ट फाइंड करके हमको दे दिए एंड इस वेबसाइट का यूआई भी अच्छा नहीं था। ये वेबसाइट फ़ोन में बिल्कुल ही अजीब तरीके से वर्क कर रही थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर आईफ़ोन सेलेक्ट करके। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो भी मेरे को पूरा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट में क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो इसका जो लेआउट है वो इधर-उधर जा रहा है। मतलब ये फ़ोन के लिए बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो इससे मुझे काफ़ी आइडियाज़ मिले कि मेरे को अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है। मेरे को इमेज का ऑप्शन देना है, मुझे यूआरएल का ऑप्शन देना है। देन उसके बाद मेरे को सेकंड पेज पे एक वेबसाइट मिली जो कि सच में हमारा कंपटीशन था। ये एक माइक्रो टूल वेबसाइट थी जिसमें हम अपनी इमेज डाल के उसका फ़ॉन्ट पता कर सकते थे। बट इसमें भी काफ़ी कमियाँ थी जो हम पूरी कर सकते थे, जैसे कि इसका यूआई इतना अच्छा नहीं है, हम इससे अच्छा यूआई बना सकते हैं। इसके बाद अगर ये हमारा कंपटीशन है, हमें इसका ट्रैफ़िक देखना है कि इसमें मंथली कितना ट्रैफ़िक आ रहा है
इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर हम इसको बीट कर देंगे या फिर हम ऐसा ही कोई प्रोडक्ट बनाएंगे एंड वो अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसमें कितना ट्रैफिक आ सकता है। क्योंकि ये सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है तो इस पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, बट अगर फिर भी इसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक है दैट मीन्स इस कीवर्ड पे हम रैंक कर सकते हैं। तो किसी वेबसाइट का ट्रैफिक देखने के लिए हमें गूगल पे जाना है एंड लिखना है एhrefs ट्रैफिक चेकर। आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है, देन जिस वेबसाइट का आपको ट्रैफिक देखना है उसकी यूआरएल कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देनी है। देन आपको यहाँ पर चेक ट्रैफिक पे क्लिक कर देना है एंड आप देख सकते हो इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक अराउंड 51,000 आ रहा है, वो भी पर मंथ। एंड आप देख सकते हो कौन कौन से कीवर्ड पे ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। जैसे कि इंग्लिश कीवर्ड पे नहीं, ये ब्राज़ील में ज़्यादा रैंक कर रही है, तो इसका जो कीवर्ड है वो भी उसी लैंग्वेज का है। एंड आप देख सकते हो इसका पोर्टुगीज़ वाला जो पेज है वो ज़्यादा चल रहा है। तो अगर गूगल में मैं ये सर्च करूँगा तो इसकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी वेबसाइट बिल्कुल ही फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। ऐसे करके हमें अपने कंपटीशन को एनालाइज करना है कि उन्होंने क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है। एंड आप देख सकते हो ये वेबसाइट रिसेंटली बनाई है एंड मार्च में इसके पास सिर्फ 3.8K का ही ट्रैफिक था एंड अब इसके पास अराउंड 50,000 ट्रैफिक हो चुका है। तो इसका मतलब इस कीवर्ड में दम तो है। ऐसे करके आपको दूसरी वेबसाइट भी एनालाइज करनी है एंड आप देख सकते हो सब डोमेन रैंक करने लग गया है, वो भी सेकंड पेज पे, जो कि अच्छा साइन है। देन मुझे यहाँ पर एक और चीज़ मिली जो कि था एक्सट्रैक्ट फॉन्ट्स फ्रॉम PDF फाइल। तो मुझे इससे एक और आइडिया आ गया अपनी वेबसाइट के लिए कि मैं अपनी वेबसाइट में ये भी दे सकता हूँ एक ऐसा ऑप्शन जिसमें आप अपनी PDF अपलोड करके उसके अंदर से जो फॉन्ट्स है वो एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। देन थर्ड पेज में हमारा रेडिट आ गया, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर रेडिट आ गया तो इसका मतलब वो कीवर्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये थर्ड पेज में आया है, फर्स्ट पेज में भी नहीं आया, सेकंड पेज पे भी नहीं आया। दैट मीन्स ये पहले से थोड़ा सा हार्ड है रैंक करना, क्योंकि ऑनलाइन रूलर केस में सेकंड पेज पे ये रेडिट आ गया था। एंड यहाँ पर हमको वर्सल.ऐप की भी लिंक मिल रही है, वो भी थर्ड पेज से ही। दैट मीन्स इस कीवर्ड में हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इस पे रैंक करने में, क्योंकि ऑनलाइन रूलर से ये एक थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड है। एंड इसका जो मेन कीवर्ड है वो है फॉन्ट फाइंडर, क्योंकि जो पहली दूसरी वेबसाइट्स हैं उन सब ने फॉन्ट फाइंडर यूज़ किया है, ना कि फॉन्ट एक्सट्रैक्टर। तो अब हम इसका ट्रैफिक देख लेते हैं कि इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है। तो फॉन्ट फाइंडर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड मैं इसका ट्रैफिक चेक करता हूँ कि है कितना। तो आप देख सकते हो जैसा कि मैंने एनालाइज किया था कि इस पे रैंक करना थोड़ा सा हार्ड होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस पे 10,000 का ट्रैफिक है। दैट मीन्स इसमें काफ़ी टफ होगा रैंक करना। बट फिर भी आज की इस वीडियो में मैं आपको यही वाला वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। आपके कीवर्ड में 100 या 1000 ही देखना आप, क्योंकि 10,000 वाले कीवर्ड पे रैंक कर पाना थोड़ा सा हार्ड होता है। देन अब हम फॉन्ट एक्सट्रैक्टर का कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखते हैं या फिर वॉल्यूम देखते हैं कि इस पे कितना वॉल्यूम है। इस पे शायद कम होगा एंड आप देख सकते हो इस पे अराउंड 100 का ही है। तो अगर हम फॉन्ट एक्सट्रैक्टर पे बना दें तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस है रैंक करने के इस पे, क्योंकि इस पे तो सिर्फ 100 का ही ट्रैफिक है। एंड यहाँ से हमको और भी आइडियाज़ मिल जाएंगे, जैसे कि फॉन्ट एक्सट्रैक्टर फ्रॉम इमेज, फ्रॉम GIF, फ्रॉम वेबसाइट। देन यहाँ पर PDF भी आ गया। तो अगर हम ये सारे टूल्स अपनी एक वेबसाइट में डाल दें, क्योंकि एट द एंड हमारा जो टूल होगा वो फॉन्ट एक्सट्रैक्टर ही होगा, तो अगर मैं उसमें इमेज, GIF, वेबसाइट और PDF ये सारे फीचर्स दे दूं तो इन सब पे हम रैंक करने लग जाएंगे। एंड एक और बात, जो ये वॉल्यूम था जो आप देख रहे थे यहाँ पर 100 या फिर 10,000 या फिर 1000, ये सारा यूनाइटेड स्टेट्स का था, मतलब ये सारा US का था। अगर आप यहाँ पर और कोई कंट्री सेलेक्ट करोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो अलग होगा। तो आप ये मत समझना कि इसमें सिर्फ 100 ही ट्रैफिक है, ये सिर्फ एक कंट्री का है। ऐसे करके दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं एंड सबकी रैंकिंग अलग अलग है एंड सबकी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग होती है। जैसे कि इंडिया में, US में, यहाँ पर हम इंग्लिश में सर्च करते हैं या फिर ज़्यादा ज़्यादा हिंदी में सर्च कर लेंगे हम इंडिया में। बाहर के देशों में अपनी लैंग्वेज में सर्च होता है। जैसे कि उस वेबसाइट ने, जो डिटेक्टर वाली वेबसाइट थी, वो पोर्टुगीज़ वाले कीवर्ड पर रैंक कर रहा था। तो आप ये भी देख सकते हो, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इंग्लिश में रैंक करने के लिए या फिर US में रैंक करने के लिए, क्योंकि US के लिए हर एक बंदा वेबसाइट बनाने के लिए तुला हुआ है। क्यों? क्योंकि US में सबसे अच्छा CPM मिलता है एड्स का, मतलब सबसे ज़्यादा अर्निंग US से होती है, क्योंकि उनकी जो इनकम है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो सेम कीवर्ड पे आप अगर ब्राज़ील पे काम करो या फिर अगर आप किसी और कंट्री की लैंग्वेज पे काम करो, आप अपनी वेबसाइट किसी और लैंग्वेज पे बना दो, तो उससे आप अपनी वेबसाइट को टारगेट किसी और कंट्री में कर रहे होगे एंड उस पर कॉम्पिटिशन भी कम होगा। बट यार ये वाली जो वेबसाइट है वो इन कीवर्ड्स पे कैसे रैंक कर रही है जो कि अलग लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं या फिर अलग कंट्रीज़ के कीवर्ड हैं? तो आप देख ही सकते हो, क्योंकि इसने अपनी वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज बनाया हुआ है। आप देख सकते हो जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है वो इंग्लिश में है, बट अगर यहाँ पर मैं
दूसरी कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करूँ तो इसकी जो वेबसाइट है वो ट्रांसलेट हो जाती है ऑटोमेटिकली दूसरी लैंग्वेज में। यहाँ पर हम पोर्टुगीज़ करेंगे तो यहाँ पर /pt/ आ जाएगा। एंड आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेशनल कैसे बनाना है, ताकि अगर ऐसा मौका कोई मिलता है हमको कि हम अलग लैंग्वेज में रैंक कर पाएँ, तो उससे बढ़िया और क्या बात होगी। एंड ये काम भी हम एआई से करवाएंगे। और जब हम अपना कोड एआई से लिखवा रहे होंगे तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हम i18n की मदद से हम अपनी पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट करेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट ग्लोबली रैंक कर पाए। एंड यार ये सब हिडन चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको आज पूरा ट्रांसपेरेंट होके सब कुछ बता रहा हूँ, अपनी सारी नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप मैक्सिमम ट्रैफिक ग्रैब कर पाओ एंड मैक्सिमाइज कर पाओ अपनी अर्निंग्स को। तो अब हमने कीवर्ड रिसर्च अपनी पूरी कर ली है। हमने फीचर्स भी नोट डाउन कर लिए हैं कि हमने कौन कौन से फीचर्स देने हैं अपनी वेबसाइट में। आपको ये सब करके एक आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है। इसके बाद हमारा जो मेन स्टेप है वो आता है डोमेन नेम सर्च करना, या फिर वेबसाइट का नाम क्या रखना है वो सोचना। तो इसके लिए हमको गूगल में सर्च करना है इंस्टेंट डोमेन सर्च, एंड आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमको यहाँ पर डोमेन नेम देखनी है कि हम कौन सी डोमेन लेंगे। तो हमारा जो कीवर्ड था वो था फॉन्ट फाइंडर। हम देखते हैं इस डोमेन को, एंड आप देख सकते हो ये वाली डोमेन ऑलरेडी बुकड है। अगर यहाँ पर ग्रीन आता है इसका मतलब वो डोमेन अवेलेबल है, तो हम उस डोमेन को ले सकते हैं। तो अब डोमेन हमें सिलेक्ट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा जो मेन कीवर्ड है जिसमें हमको रैंक करना है वो कीवर्ड हमारे डोमेन में होना ही चाहिए। देन सेकंड कंडीशन ये है कि हमारी वो डोमेन .com ही होनी चाहिए, हमें कोई और डोमेन लेनी ही नहीं है। जैसे कि जो ऑनलाइन रूलर कीवर्ड था, अगर हम उसको भी देखें तो वो भी ऑलरेडी बुक्ड था। लेकिन अब करना क्या है, क्योंकि हमें तो .com डोमेन मिल ही नहीं रही। तो अब हम गूगल पे जाएंगे एंड इसके लास्ट में स्पेस लगाएंगे। इसके बाद गूगल हमको कुछ कुछ और सब कीवर्ड्स देगा, जैसे कि ऑनलाइन रूलर वर्टिकल, ऑनलाइन रूलर सेंटीमीटर्स। लेकिन ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे काफ़ी स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सेंटीमीटर लगा दूंगा तो मेरी वेबसाइट सिर्फ सेंटीमीटर ही बताएगी। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो मैं फर्स्ट में स्पेस लगाऊंगा, मतलब मैं कीवर्ड के फर्स्ट में जाऊंगा एंड एक स्पेस प्रेस करूंगा। तो इससे हमें क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे और कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि रियल ऑनलाइन रूलर, फ्री ऑनलाइन रूलर, पीडी ऑनलाइन रूलर, 12 इंच ऑनलाइन रूलर। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया फ्री ऑनलाइन रूलर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को, बट ये भी अवेलेबल नहीं है। देन मैंने यहाँ पर रियल ऑनलाइन रूलर सर्च किया एंड उस टाइम पे हमको वो मिल गया था, एंड हमने उस पर वेबसाइट भी बना दी थी, ये डोमेन बाय करके, वो भी लाइव। बट ये भी अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने ले लिया है। तो ऐसे करके आपको ऐसा कोई कीवर्ड लेना है जो कि अवेलेबल हो। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है यहाँ पर, तो आप आई लिख सकते हो या फिर ए लिख सकते हो। जैसे कि हमें ए लिखने के बाद मिला एक्यूरेट ऑनलाइन रूलर, या फिर आप जेड लिख सकते हो। ऐसे आप हर एक लेटर ट्राई कर सकते हो। तो आप ऐसे करके अपना डोमेन का नाम ढूंढ सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक्यूरेट ऑनलाइन रूलर करूं एंड देन उसके बाद देखूं, तो ऑफ कोर्स मेरी वीडियो के बाद अराउंड 100+ वेबसाइट बना दी इन लोगों ने ऑनलाइन रूलर पे। तो आपको ऑनलाइन रूलर पे तो कोई भी कीवर्ड नहीं मिलने वाला। तो मेरे को एक और कीवर्ड मिल गया यहाँ से, फॉन्ट डिटेक्टर। तो मैंने ये सर्च किया। अब तो हमारे पास दो कीवर्ड आ गए, फॉन्ट फाइंडर एंड फॉन्ट डिटेक्टर। एंड फॉन्ट डिटेक्टर पे ये वाली वेबसाइट अराउंड 5th पे रैंक कर रही थी। तो मैंने दोनों कीवर्ड का कीवर्ड डिफिकल्टी एंड वॉल्यूम देखा। तो जो फॉन्ट फाइंडर की कीवर्ड डिफिकल्टी एंड वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम इसका 10,000 था अराउंड, एंड फॉन्ट फाइंडर बाय इमेज का भी 10,000 है। मतलब ये थोड़े से हार्ड है रैंक करना। देन मैंने फॉन्ट डिटेक्टर का देखा एंड फॉन्ट डिटेक्टर का भी 10,000 था, बट इसका फॉन्ट डिटेक्टर बाय इमेज का सिर्फ 1,000 था। मतलब ये थोड़ा सा ईजी होगा रैंक करने के लिए। बट एक और बात है कि इसके पास .com नहीं है, बट इसके पास पूरा का पूरा कीवर्ड है फॉन्ट डिटेक्टर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड होगा हमारी रैंक करना। बट जैसे रियल ऑनलाइन रूलर पे था उसमें काफ़ी इजी था, एंड इसका ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स कंपटीशन ज़्यादा होगा ही। यहाँ पर मुझे माई फॉन्ट फाइंडर भी दिखी, फॉन्ट डिटेक्टर वाले कीवर्ड पे ही ये रैंक कर रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है फॉन्ट डिटेक्टर पे रैंक करना थोड़ा सा ईजी होगा। देन मैं यहाँ लिखूंगा fontdetector.com। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रेड है। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉन्ट डिटेक्टर के आगे स्पेस लगाऊंगा एंड यहाँ पर देखूंगा कि कोई ऐसा कोई नेम है जो मैं ले सकता हूँ, जिसकी फॉन्ट डिटेक्टर AI। अगर मैं AI लिखूंगा तो ये अवेलेबल है। अगर मैं फॉन्ट डिटेक्टर के पीछे जाके स्पेस प्रेस करूंगा तो देखता हूँ यहाँ पर AI फॉन्ट डिटेक्टर, यहाँ पर भी AI आ रहा है, AI फॉन्ट डिटेक्टर, ये भी अवेलेबल है। एंड अगर मैं फॉन्ट फाइंडर में देखूँ तो AI फॉन्ट फाइंडर अवेलेबल नहीं है, फॉन्ट फाइंडर AI अवेलेबल है। लेकिन हम इस कीवर्ड का एक बार सर्च वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, फॉन्ट फाइंडर AI का। एंड आप देख सकते हो काफ़ी कम है इसका, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि हमें तो मेन कीवर्ड फ़ॉन्ट डिटेक्टर या फिर फ़ॉन्ट फाइंडर एआई में रैंक करना है। एक बार फाइंडर का भी देख लूँ, फ़ॉन्ट फाइंडर एआई एंड इसका भी 100 ही है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं फ़ॉन्ट डिटेक्टर एआई ले लूँ और हमारा टूल फ्री होने वाला है, तो मैं एक बार फ्री भी करके देख लेता हूँ। फ्री फ़ॉन्ट फाइंडर ये अवेलेबल नहीं है। अगर मैं फ्री फ़ॉन्ट डिटेक्टर करूँ तो यार फ्री फ़ॉन्ट डिटेक्टर अभी अवेलेबल है। तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि फ्री फ़ॉन्ट डिटेक्टर भी ले सकता हूँ मैं, और मैं फ़ॉन्ट फाइंडर एआई भी ले सकता हूँ। तो यार मैं फ़ॉन्ट फाइंडर एआई चूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है, ये वाला काफ़ी बड़ा है एंड डिटेक्टर काफ़ी कम सर्च हो रहा है। तो हम टारगेटेड कीवर्ड अपना फ़ॉन्ट फाइंडर ही रखेंगे क्योंकि इस पे ज़्यादा ट्रैफिक भी है एंड इसका हमें डोमेन भी मिल रहा है ईज़िली। एंड अगर मैं सोचूँ तो फ़ॉन्ट फाइंडर काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च करते होंगे, क्योंकि ये मेरे दिमाग में भी आया था। फ़ॉन्ट डिटेक्टर काफ़ी कम दिमाग में आता है, तो मेरे हिसाब से मैं fontfinderai.com परचेज़ करूँगा एंड इसके ऊपर वेबसाइट अपनी बनाऊँगा। तो ऐसे करके आपको अपना डोमेन नेम फाइंड करना है। अब डोमेन बाय करने से पहले हमको वेबसाइट बना लेनी है। हम पहले कोड करेंगे, पूरी वेबसाइट बनाएँगे, उसके बाद डोमेन बाय करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही बाय कर लिया है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी-कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने डोमेन तो बाय कर ली, बट मैंने उसकी वेबसाइट को कभी बनाया ही नहीं। तो पहले आपको डोमेन बाय नहीं करनी है, आपको कोड लिखना है, आपको वेबसाइट को कंप्लीट करना है, उसके बाद डोमेन बाय करके उस डोमेन को कनेक्ट करना है। क्योंकि कभी-कभी जोश-जोश में हम डोमेन तो बाय कर लेते हैं, ₹1000 दे देते हैं, बट हम उसमें कभी काम ही नहीं करते, या फिर कोई और काम आ जाता है हमें एंड हम उसको भूल जाते हैं। तो उसमें पैसे वेस्ट होते हैं एंड वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो आज इसलिए मैं जो ये हमारा बाइंग और डोमेन वाला पार्ट है, ये बाद में करेंगे हम एंड मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे करना है। तो यार अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो यार अब आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो एंड आपके पास एक वेबसाइट का आइडिया आ चुका है एंड हमने इस आइडिया को वेरीफाई भी कर लिया है एंड इस पे काम करना हमारे लिए वर्थ इट है। एंड अब हमने हमारी डोमेन भी सिलेक्ट कर लिया है, बस हमने अभी उसको करंटली बाय नहीं किया क्योंकि हम उसको लास्ट में करेंगे वेबसाइट को बनाने के बाद। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप में, जिसमें हम अपनी वेबसाइट रियल में कोड करवाएंगे, वो भी एआई के थ्रू। तो यार अब एआई से कोड कैसे करवाना है, तो यार मैं आज क्लाउड कोड यूज़ करने वाला हूँ इस वेबसाइट को कोड करने के लिए, ताकि मैं आपको ईजी वे में समझा पाऊँ कि आपको करना क्या है। क्योंकि जो भी एआई एजेंट आप यूज़ करोगे, चाहे आप क्लाउड कोड यूज़ करो या फिर कोई और एआई एजेंट आप यूज़ करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड सारे एआई कोडिंग एजेंट्स ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। हमारे पास कोडेक्स है, क्लाउड कोड है, गूगल का एंटी ग्रेविटी है, हमारे पास ओपन कोड भी है जो कि ओपन सोर्स है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है। बट ये जो क्लाउड कोड है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम करता है। इसका हमें एक प्लान लेना होता है, उसके बाद ये काम करता है। बट इस क्लाउड कोड के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि एंटी ग्रेविटी हो गया, ओपन कोड हो गया, जो कि फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं क्लाउड कोड के। एंड ये जितने भी एआई एजेंट्स हैं, ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। तो आप ये मत समझना कि अगर मैं ये काम क्लाउड कोड में करवा रहा हूँ तो ये सिर्फ क्लाउड कोड में ही होगा। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए क्लाउड कोड यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने अपने चैनल पे फ्री एआई एजेंट्स की एक वीडियो बनाई हुई है जो कि 1 घंटे की है। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना पहले। इस वीडियो से आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको एआई से कोडिंग कैसे करवानी है। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। एंड मैं अपने चैनल पे फ्री में एआई से कोड कैसे करवाना है ये सब बताते रहता हूँ। तो यार अब हमको अपनी वेबसाइट को कोड करना है, वो भी एआई से। बट हमको वेबसाइट को बनाने के लिए कोई स्टैक चूज़ करना होता है, टेक स्टैक, कि हम कौन सी लैंग्वेज में कोड करेंगे एंड हमारी वेबसाइट मल्टी पेज होगी या फिर सिंगल पेज होगी, एंड हम उसको डिप्लॉय कहाँ पर करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम फ्री में अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे, वो भी क्लाउडफ्लेयर पेजेस या फिर वर्कर्स में। तो यार जब मैंने आपको ये बोला कि हम अपनी वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर पेजेस या फिर क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि ये हमको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है एंड हम अपनी वेबसाइट यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री में होस्ट कर पाएंगे। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार नेटलीफाई और वर्सल भी तो हैं, ये भी हमको फ्री में साइट को डिप्लॉय करने का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो मैं नेटलीफाई या फिर वर्सल क्यों नहीं यूज़ करता। तो यार ये डाउट मेरे को भी अपने टाइम पे आया था एंड मैंने ये तीनों ट्राई कर रखे हैं, उसके बाद मैं क्लाउडफ्लेयर पेजेस या फिर वर्कर्स यूज़ करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि नेटलीफाई या वर्सल क्यों नहीं यूज़ करता मैं। तो जो नेटलीफाई और जो वर्सल है, ये 100 जीबी ऑफ बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं पर मंथ। एंड यहाँ तक कि जो वर्सल है उसमें अगर आप कमर्शियल यूज़ करते हो तो उसमें पेड टियर लेना ही होता है। वर्सल सिर्फ पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए फ्री है एंड ये जो 100 जीबी की बैंडविड्थ है, ये आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो 100 जीबी बैंडविड्थ है,
वर्सल और नेटलीफाई की, ये अराउंड ट्रांसलेट होती है 50,000 पेज व्यूज़ पे। वहीं हमको जो क्लाउडफ्लेयर पेजेस होते हैं, ये हमको अनलिमिटेड, ट्रूली अनलिमिटेड ट्रैफिक देती है। मतलब इसमें कितना भी ट्रैफिक आए, हमारी वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगी। बट अगर वर्सल और नेटलीफाई पे अगर हमने ये 50,000 पेज या फिर 100 जीबी बैंडविड्थ पर मंथ ये हमने ख़त्म कर दी, तो हमारी जो वेबसाइट है वो ऑफलाइन हो जाएगी। एंड जैसे ही हमारी वेबसाइट ऑफलाइन हुई, वैसे ही हमारी जो गूगल पे जो रैंकिंग है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, वो डाउन हो जाएगी एंड उसको आप ऊपर नहीं ले जा पाओगे, बहुत मुश्किलें आएंगी। देन जो क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स हैं, उसमें हमको अराउंड 1 लाख पेज व्यूज़ फ्री मिलते हैं। एंड यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स में बैंडविड्थ लिमिट नहीं है। तो यार आपको ये डाउट आ रहा होगा, क्लाउडफ्लेयर पेजेस या फिर क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स ये सेम है या फिर क्या है ये? तो यार जो क्लाउडफ्लेयर पेजेस है, उसमें हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करते हैं। मतलब जैसे हमने पिछली बार रियल ऑनलाइन रूलर बनाई थी, वो एक स्टैटिक वेबसाइट थी, उसको हमने क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे डिप्लॉय किया था। मतलब हमें ट्रूली अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलेगा उस पे, हमें उस वेबसाइट के लिए कभी पे नहीं करना होगा। तो आप जब वेबसाइट बना रहे होगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट हो सके तो स्टैटिक हो, अगर पॉसिबल है तो। ये हमें एआई बता देगा कि स्टैटिक होगी या नहीं होगी। स्टैटिक वेबसाइट में कोई भी डायनेमिक राउट नहीं होता, या फिर उसमें कोई भी एपीआई वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। हम कोई और एपीआई वगैरह यूज़ कर लेते हैं अगर हमें यूज़ करनी भी है तो। बट 99% वेबसाइट जो हम बनाएंगे वो काफ़ी माइक्रो नीश होंगी, वो माइक्रो टूल्स होंगे, तो वो ज़्यादातर क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे ही डिप्लॉय होंगे एंड वो ज़्यादातर स्टैटिक ही होंगे। बट मान लो अगर आपकी वेबसाइट डायनेमिक भी है, आपको एपीआई यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको खुद की एपीआई भी बनानी पड़ रही है, तो हम उसको क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे हमको अराउंड 1 लाख से 30 लाख तक ट्रैफिक फ्री मिलता है। एंड यार अगर आपके पास इतना ट्रैफिक आ गया, तो यार क्लाउडफ्लेयर का जो पेड प्लान है वो ओनली $5 अ मंथ का है। तो अगर आपका इतना ट्रैफिक आ रहा है तो आप कहीं गुना ज़्यादा अर्न कर रहे होगे, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हम ऑलरेडी अर्निंग बहुत ज़्यादा कर चुके होंगे इतने ट्रैफिक से ही। एंड जितनी माइक्रो नीश या फिर माइक्रो टूल वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, उनमें इतना 30 लाख तक ट्रैफिक आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफ़ी कम ट्रैफिक होता है, क्योंकि वो काफ़ी माइक्रो निश वेबसाइट है, उसमें थोड़ा ट्रैफिक कम है, तभी उसमें कंपटीशन कम है, तभी हम जल्दी रैंक कर पा रहे हैं। बट हाँ, जैसे-जैसे हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसे-वैसे हम हायर ट्रैफिक वाली वेबसाइट पे भी ट्राई करते रहेंगे एंड मैं फ्यूचर में वो वीडियोज़ भी लाऊँगा एंड हम उन पे भी रैंक करेंगे एंड हम उनसे काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक भी जनरेट करेंगे। बट हमें भी स्टार्ट अभी बेसिक से करना है, क्योंकि उन पे रैंक करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, हमें बैकलिंक्स बनानी पड़ती हैं, हमें बैकलिंक्स को बाय करना होता है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। तो यार ये रीज़न है कि हमारे लिए क्लाउडफ्लेयर पेजेस सबसे बेस्ट है साइट को डिप्लॉय करने के लिए। तो हमारी कुछ-कुछ चीज़ें तो क्लियर होगी, हमें क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे डिप्लॉय करना है या फिर क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे डिप्लॉय करना है। एंड हमारी वेबसाइट हमें जहाँ तक पॉसिबल हो स्टैटिक बनानी है। तो इसके लिए कौन-सा टेक स्टैक सबसे बेस्ट है? तो मैंने काफ़ी रिसर्च की एंड मुझे पता चला कि एस्ट्रो.जेएस करके एक फ्रेमवर्क है। एंड एसईओ के लिए हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो वेबसाइट है वो मल्टी पेज वेबसाइट होनी चाहिए। मतलब जैसे कि हमारी ये वाली वेबसाइट है, इसमें अगर मैं कोई और लिंक खोलता हूँ तो यहाँ पर एक फुल पेज रिलोड होता है। आप देख सकते हो वहाँ पर पूरा एक लोडिंग स्क्रीन आएगी, उसके बाद ही पेज लोड होगा। तो इनको हम कहते हैं मल्टी पेज वेबसाइट्स। इसके अलावा सिंगल पेज वेबसाइट्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही पेज होता है एंड उसके अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट से बस एचटीएमएल चेंज करते रहते हैं। एंड ये सिंगल पेज वेबसाइट ज़्यादातर रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जेएस से बनी होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सिर्फ टाइटल और पेज चेंज हो रहा है, हमारा फुल पेज रिलोड नहीं हो रहा। तो इन वेबसाइट में जो एसईओ होता है वो काफ़ी बेकार होता है। मतलब इनका जो एसईओ होता है वो रैंकिंग में दिक्कत करता है। बट ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि रिएक्ट वाली वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट से सारा कंटेंट लोड होता है। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली एचटीएमएल नहीं आता ऑन पेज लोड, बल्कि जावास्क्रिप्ट पहले लोड होती है एंड जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल इंजेक्ट करती है। तो एट द एंड जब बॉट्स होते हैं, गूगल के जब बॉट्स हमारी वेबसाइट को विजिट करने के लिए आते हैं, तो उनको सिर्फ एक डिव दिखता है जिसकी आईडी होती है रूट एंड उनको कोई भी कंटेंट नहीं दिखता। तो इसका सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट जेएस ने निकाल दिया है। वो क्या करता है, वो सारा एचटीएमएल पहले ही दे देता है, उसके बाद उसको रिएक्ट से हाइड्रेट करता है। बट मैंने नेक्स्ट जेएस में वेबसाइट बनाई, बट वो फिर भी इतनी अच्छी रैंक नहीं की। एंड जितना भी रिएक्ट का इन्वायरमेंट है, ये पूरा इन्वायरमेंट काफ़ी जावास्क्रिप्ट हैवी इन्वायरमेंट है। तो इससे होता क्या है कि हम क्लाइंट के डेस्कटॉप पे, हम क्लाइंट के ब्राउज़र पे काफ़ी हैवी जावास्क्रिप्ट फाइल्स भेज देते हैं एंड उनसे क्लाइंट साइड राउटिंग वगैरह करवाते हैं।
तो बहुत सारे लोगों के पास काफ़ी अच्छे डिवाइसेस नहीं होते, तो उनमें ये वेबसाइट इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, लैग करती है। तो यार मैं तो रिएक्ट यूज़ नहीं करता, बट अगर आपका ऐप क्लाइंट हैवी ऐप है, मतलब कोई डैशबोर्ड है या फिर आप ऐसा कुछ बना रहे हो जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारा यूज़र इंटरैक्टिविटी है उसके अंदर, डैशबोर्ड टाइप का कोई ऐप काइंड ऑफ थिंग है, तो यार वो आप नेक्स्ट.जेएस पे बनाना, क्योंकि काफ़ी ईज़ी होता है उसको बनाना नेक्स्ट.जेएस में। उसको स्टैटिक बना पाना बहुत मुश्किल है, या फिर उसको मल्टी पेज बना पाना बहुत ही हार्ड काम है। एट द एंड आपको काफ़ी सारी जावास्क्रिप्ट उसमें भी लगानी पड़ जाएगी। बट हम जो माइक्रो टूल्स बनाएँगे वो इतने ज़्यादा क्लाइंट हैवी नहीं होते, उसमें इतनी यूज़र इंटरैक्टिविटी नहीं चाहिए होती, तो हम एस्ट्रो.जेएस ही यूज़ करेंगे। तो एस्ट्रो.जेएस काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं एंड ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है एंड ये सर्वर फर्स्ट फ्रेमवर्क है, मतलब जितनी भी राउटिंग वगैरह होती है वो सब सर्वर करता है, ना कि क्लाइंट का ब्राउज़र। तो अगर क्लाइंट के पास कम रैम है या फिर कम पावर का डिवाइस है, तो भी हमारी वेबसाइट बिल्कुल ही स्मूथली काम करती है उसमें। प्लस ये कंटेंट ड्रिवन फ्रेमवर्क है, मतलब एसईओ ऑप्टिमाइज्ड फ्रेमवर्क है एंड आप इसकी स्पीड कंपेयर कर ही सकते हो बाकी सभी से। एंड जो एस्ट्रो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 जावास्क्रिप्ट भेजता है, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट ही जावास्क्रिप्ट भेजता ही नहीं है। तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल ही फास्ट बन के आती हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। एंड हाँ, अगर आप नेक्स्ट.जेएस में बना रहे हो तो बेस्ट वे यही है कि आप वर्सल पे डिप्लॉय करो, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस के लिए वर्सल बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि वर्सल ने ही नेक्स्ट.जेएस बनाया है। प्लस मैं आपको यही बता दूं कि रिसेंटली क्लाउडफ्लेयर ने एस्ट्रो.जेएस को खरीद लिया है एंड अब जो एस्ट्रो.जेएस है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो चुकी है क्लाउडफ्लेयर के लिए। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम एस्ट्रो.जेएस यूज़ करें। तो मैं इसलिए अपने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एस्ट्रो.जेएस ही यूज़ करता हूँ। तो हमने अब टेक स्टैक कन्फर्म कर लिया कि हम एस्ट्रो.जेएस यूज़ करने वाले हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या है? तो यार सबसे पहले कुछ चीज़ें आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी मशीन में गिट इंस्टॉल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड गिट के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ये वाला है विंडोज़ ट्यूटोरियल कि हमें इंस्टॉल कैसे करना है गिट को विंडोज़ में, एंड ये है मैकबुक का ट्यूटोरियल कि हम मैक ओएस में गिट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी होम ब्रू के थ्रू। तो आप इन दोनों में से एक वीडियो देख लेना, आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा। गिट इंस्टॉल करने के बाद आपको नोड.जेएस इंस्टॉल करना है एंड नोड.जेएस इंस्टॉल करने का जो मैक का ट्यूटोरियल है वो ये रहा, एंड जो विंडोज़ का ट्यूटोरियल है वो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है ऑलरेडी। तो आप इन दोनों में से एक वीडियो देख सकते हो, इससे आपका नोड.जेएस भी इंस्टॉल हो जाएगा आपकी मशीन पे। देन हमको इंस्टॉल करना है वीएस कोड। तो हम जो अपना कोड देखेंगे वो हम वीएस कोड के ऊपर देखेंगे, ना कि नोटपैड के ऊपर। वीएस कोड एक कोडिंग का ऑप्टिमाइज्ड टूल है जिससे हम कोड को मैनेज या फिर कोड को हम व्यू कर सकते हैं। तो वीएस कोड के इंस्टॉलेशन भी मैंने विंडोज़ 11 और मैकबुक के लिए वीडियोस बना रखी हैं। ये 6 की 6 वीडियोस की जो लिंक है ना, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको जाके देख सकते हो। तो आपने अब अपना मैकबुक या फिर विंडोज़ रेडी कर लिया है डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए, एंड आपने हमारी फ्री एआई कोड ऑल्टरनेटिव्स वाली वीडियो भी देख ली है। इससे आपको एआई से कैसे कोड करना है ये भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं एआई से कोड करवाने के लिए। एंड हाँ, अगर आपको क्लॉड यूज़ करना सीखना है, आपके पास अगर ऑलरेडी क्लॉड का सब्सक्रिप्शन है तो आप क्लॉड भी यूज़ कर सकते हो। तो क्लॉड का मैंने सारा एक्सपीरियंस अपना 30 मिनट्स में बताया हुआ है। ये वाली वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। इसमें क्लॉड को इंस्टॉल करने से लेके मैंने पूरा बताया सब कुछ, तो आप इससे क्लॉड के प्रो बन जाओगे। अब हम करते हैं अपना कोडिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको एस्ट्रो को इंस्टॉल करना है। एस्ट्रो को इंस्टॉल करने के लिए हमें एस्ट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। देन हमको एक पहला कमांड मिलेगा, हमको इसको कॉपी कर लेना है। देन इसके बाद हमको अपना टर्मिनल खोलना है एंड हमको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर हमको अपना कोड करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना फाइंडर विंडो खोल लिया है या फिर फाइल मैनेजर खोल लिया है एंड यहाँ पर मेरे को एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं रखूँगा fontextractor.com। तो यार ये वाले पार्ट में मैंने fontextractor.com के हिसाब से फ़ोल्डर बनाया है। आपको अपने हिसाब से बनाना है, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर लिया था। तो आपने जो भी डोमेन नेम सोचा है उसका आपको फ़ोल्डर नेम बनाना है। मैं इसको भी बाद में फ़ॉन्ट फाइंडर एआई के नाम से रीनेम कर दूँगा। अगर आप भी अपना माइंड चेंज कर लेते हो बाद में, तो आप एआई से रीनेम करवा सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपना नाम चेंज कर लिया वेबसाइट का, तो मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ fontfinderai.com। तो अब हम इस पे वेबसाइट बनाएंगे। इस फ़ोल्डर को हमें टर्मिनल में खोलना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है cd स्पेस एंड इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एंड मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। विंडोज़ में भी सेम ही है, सेम तरीके से पावर शेल में इसको परफॉर्म कर सकते हो। टर्मिनल में उस फोल्डर में जाने के बाद आपको उस कमांड को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था एस्ट्रो.जेएस को इंस्टॉल करने के लिए।
एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको कहाँ पर कोड करना है, या आपको नया फ़ोल्डर बनाना है कोई नाम से, या फिर करंट डायरेक्टरी में। तो मैं यहाँ पर डॉट लगाऊँगा एंड एंटर प्रेस कर दूँगा, क्योंकि मेरे को करंट डायरेक्टरी में एस्ट्रो को इनिशियलाइज़ करना है। देन मैं यहाँ पर फिर से एंटर करूँगा, देन मैं यहाँ पर फिर से एंटर करूँगा। इसके बाद ये मेरे से पूछेगा कि गिट को इनिशियलाइज़ करना है कि नहीं। तो यार गिट को इनिशियलाइज़ करना बहुत ही यार ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एआई कभी-कभी ऐसे काम कर देता है जो कि हमको नहीं चाहिए। मान लो हमने उसको बोला कि यार कलर को रेड कर दे, बट उसने रेड की जगह कोई और शेड ऑफ रेड कर दिया एंड हमको पसंद नहीं आया वो चेंज। तो अगर हम उसको बोलेंगे कि यार वापस पहले ऐसा कर दे, तो उसमें भी टोकन्स लेगा एंड हमारे पास टोकन्स की कमी होती है। मतलब एआई में लिमिट्स की प्रॉब्लम्स तो हैं ही हमारे पास। लिमिट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आपको पूरा बताऊँगा कि लिमिट्स को मैं कैसे मैनेज करता हूँ एंड कम से कम लिमिट यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएँगे। तो आपने गिट तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, मैंने जो वीडियो बताई आपको उसको देखकर। बट यहाँ पर हमें बस इनिशियलाइज़ करना है गिट को, मतलब इस फ़ोल्डर में गिट आ जाएगा। अब गिट क्या करता है? एक वर्ज़न हिस्ट्री मेंटेन करता है। मतलब अगर कोई गलत चेंज किया हमारे एआई असिस्टेंट ने, तो हम सिंपली गिट में एक बटन दबाएँगे एंड हमारा वो चेंज रिवर्ट हो जाएगा एंड हमारे पास जो हमें लास्ट पसंद होगा कोड, वहाँ पर हम आ जाएँगे। तो मैं इसको येस कर दूँगा। इसके बाद मेरा जो एस्ट्रो.जेएस है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा हमारे इस करंट वाले फ़ोल्डर में, जो कि है fontextractor.com। एंड हमारा जो एस्ट्रो.जेएस है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है हमारी इस डायरेक्टरी में या फिर हमारे इस फ़ोल्डर में। अब हमको ये फ़ोल्डर खोलना है हमारे वीएस कोड में। आपने वीएस कोड तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, या फिर आप एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे होगे हमारी। अगर आपने एआई वाली वीडियो देखी होगी तो आप एंटी ग्रेविटी भी यूज़ कर रहे होगे शायद। तो अगर आप एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली एंटी ग्रेविटी में खोल लो ये वाला फ़ोल्डर। या फिर अगर आप एंटी ग्रेविटी यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके पास क्लाउड कोड है, तो आप वीएस कोड में खोल सकते हो। एंटी ग्रेविटी और वीएस कोड बिल्कुल ही सेम चीज़ है, बस कमांड थोड़ी अलग है। एंटी ग्रेविटी में खोलने के लिए या तो आप फाइल मैनेजर में वापस जाके आप सिंपली इसको ड्रैग कर दो वीएस कोड पे या फिर एंटी ग्रेविटी पे। एंड ध्यान रहे एंटी ग्रेविटी का आईडी इंस्टॉल करना है हमने, मैंने बताया था वो वाली वीडियो में। तो सिंपली आपको इस फोल्डर को एंटी ग्रेविटी के आइकन पे या फिर वीएस कोड के आइकन में ड्रैग कर लेना है। तो मैं अगर एंटी ग्रेविटी के आइकन में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो मेरा ये वाला फोल्डर एंटी ग्रेविटी में ओपन हो जाएगा। अगर आपको टर्मिनल से खोलना है तो आप AGY-ID स्पेस डॉट कर सकते हो। इससे क्या होगा, सेम काम ही होगा कि आपका जो फ़ोल्डर टर्मिनल में ओपन होगा, वही फ़ोल्डर आपका एंटी ग्रेविटी में ओपन हो जाएगा। अगर आपको वीएस कोड में खोलना है तो आप सिंपली कोड स्पेस डॉट कर सकते हो। इससे क्या होगा, यही सेम फ़ोल्डर आपका वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारा जो fontextractor.com है, ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो गया है। एंड मैं फ़िलहाल एंटी ग्रेविटी यूज़ करूँगा। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ज़ेड यूज़ करना है, आप ज़ेड भी यूज़ कर सकते हो। ज़ेड भी काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ ज़ेड को भी। बट इस वीडियो के लिए मैं सिंपल वाला यूज़ करूँगा एंटी ग्रेविटी, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो एंटी ग्रेविटी में हमें कुछ सेटअप करना होगा, हमें एक्सटेंशंस डालनी होंगी। सबसे पहले हमें एस्ट्रो की एक्सटेंशंस डालनी है। वीएस कोड में भी सेम है एंड ज़ेड में भी सेम है। आपको बस एक्सटेंशंस में जाना है, यहाँ पर ये एक्सटेंशंस टैब है एंड आपको एस्ट्रो सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन हमको इसको क्लोज करके वापस फाइल वाले टैब में आ जाना है। देन आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिलेगा एक, जिसका नाम है सोर्स कंट्रोल। तो ये हमारा गिट है, यहाँ पर हम गिट को मैनेज करेंगे। यहीं से हम चेंजेस को रिवर्ट या फिर रीडू करेंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। अगर मान लो कोई और स्टैक यूज़ कर रहे हो आप एंड आपका इनिशियलाइज़ नहीं हुआ गिट, तो यहाँ पर इनिशियलाइज़ का बटन आएगा, आप उसमें प्रेस करके इनिशियलाइज़ कर देना, आपका गिट इनिशियलाइज़ हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो हमारा एस्ट्रो.जेएस यहाँ पर इनिशियलाइज़ हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है। बेसिकली एक बेसिक टेम्पलेट है जो कि एस्ट्रो.जेएस हमको प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद हमको कुछ बेसिक सेटअप करना होगा हमारी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले, ताकि जो एआई एजेंट है हमारा वो हमें एक अच्छी वेबसाइट बना के दे। क्योंकि आजकल एआई से जो भी लोग वेबसाइट बना रहे हैं वो कुछ ग्रेडियंट टाइप की, कुछ एआई स्लोप टाइप की वेबसाइट बन के आती हैं एंड वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती दिखने में। जैसे कि ये फ़ॉन्ट डिटेक्टर था, इसने भी ये वेबसाइट एआई से बनाई है, साफ साफ पता लग रहा है। अगर आप गूगल पे एआई स्लोप वेबसाइट लिखोगे तो आप देख सकते हो एआई स्लोप वेबसाइट के एग्जांपल, जैसे कि ये हो गई, ये काफ़ी बेकार लगती हैं दिखने में एंड साफ साफ पता चल जाता है कि यार एआई ने बनाई है वेबसाइट, एंड यूज़र भाग जाता है, यूज़र यूज़ ही नहीं करता उस वेबसाइट को एंड गूगल भी उन वेबसाइट को इतनी प्रायोरिटी नहीं देता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा सेटअप कराऊंगा जिससे आप कोई भी एआई एजेंट यूज़ कर रहे होगे, चाहे वो कोडेक्स हो, चाहे वो क्लाउड कोड हो, चाहे वो एंटी ग्रेविटी हो, चाहे वो ओपन कोड हो, चाहे वो किलो कोड या कोई भी एआई एजेंट दुनिया का, वो आपको सेम वेबसाइट बना के देगा जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि एआई के जो मॉडल्स हैं, अगर आप उनको अच्छे से सेटअप करके इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो ऐसे ही कुछ भी बना देंगे, जो भी उनको आता है वो ऐसे ही कर देंगे एंड वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मैं क्या बना के दूँ। क्योंकि अगर हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया अच्छे से कि यार हमें ये चाहिए,
तब तक उनको भी कुछ नहीं पता, तो वो कुछ भी बना के दे देते हैं हमको। तो ये सेटअप जो है, ये आपको हर एक वेबसाइट में करना है अपनी। इससे आपको एक क्लीन लुकिंग मिनिमल वेबसाइट बन के आएँगी एंड एआई आपको एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बना के देगा। मैं अपनी हर एक वेबसाइट में ये सेटअप करता हूँ एंड मेरी हर एक वेबसाइट बिल्कुल प्रीमियम, बिल्कुल ही प्रोफ़ेशनल लगती है। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एआई एजेंट्स की स्किल। तो अब स्किल्स क्या होती हैं? तो स्किल्स एक ऐसा इकोसिस्टम है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम एआई एजेंट को सिखा देते हैं, जिससे कि उसको वो वाला काम करना आ जाता है। जैसे कि एआई एजेंट को हम एजेंट ब्राउज़र की स्किल दे दें अगर हम, तो उसको ब्राउज़र यूज़ करना आ जाएगा कि उसको ब्राउज़र कैसे यूज़ करना है। उसका वो प्रो बन जाएगा एंड वो हैलुसिनेट नहीं करेगा कि भाई वो इधर-उधर भटकेगा नहीं। उसको पता होगा हमने स्किल में सब कुछ लिख रखा है। उसको ऑलरेडी पता होगा कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। तो स्किल में सारी डायरेक्शन सब कुछ लिखा होता है। तो मैं कुछ स्किल्स यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं टेलविंड सीएसएस की स्किल यूज़ करता हूँ। अब टेलविंड सीएसएस क्या है? तो टेलविंड सीएसएस हमारी एक सीएसएस लाइब्रेरी है। मतलब हम इससे स्टाइलिंग करते हैं, तो जो भी लुक जो आता है हमारी वेबसाइट का, जो स्टाइलिंग होती है, वो सब सीएसएस करता है एंड टेलविंड सीएसएस उसका इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है। तो हम टेलविंड सीएसएस यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पर टेलविंड लिखना है एंड आपको टेलविंड 4 डॉक्स इसमें क्लिक करना है। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर एक कमांड मिलेगी, आपको इसको कॉपी कर लेना है। देन आपको अपने टर्मिनल में जाना है, जो कि हमने खोला था जिसमें अपना फ़ोल्डर, आपको इसमें पेस्ट करके एंटर कर देना है। अब ये करता क्या है? तो यार होता ये है कि टेलविंड जो है ना, वो अपडेट होती रहती है। तो यार ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट में टेलविंड स्किल ऐड कर देगा। इसमें मैं क्लॉड कोड को सिलेक्ट कर दूँगा। अगर मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर क्लॉड कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्लॉड कोड में जाके स्पेस दबा दूँगा, तो ये क्लॉड कोड की स्किल में सेव हो जाएगा। अगर आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कमांड कोड यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यू डेव यूज़ कर रहे हो या फिर अगर आप ग्रॉक बिल्ड यूज़ कर रहे हो, आप जो भी यूज़ कर रहे हो, आपको स्पेस दबाना है, उसको एक्टिवेट कर देना है। एंड यार अगर आप जेमिनी यूज़ कर रहे हो, एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हो या फिर आप ओपन कोड यूज़ कर रहे हो, तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट डॉट एजेंट स्किल्स यूज़ करते हैं। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आएँगे ही आपके पास। इनमें आपको एक्टिवेट ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपका एआई एजेंट इसमें फ़ॉल करता है, तो आपको एक्टिवेट करना है। देन आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ग्लोबल या फिर प्रोजेक्ट। मैं जनरली प्रोजेक्ट रखता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट में मैं अलग-अलग स्किल्स यूज़ करता हूँ, अलग-अलग प्रोजेक्ट में। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट रखता हूँ। इसके बाद आप कॉपी टू ऑल एजेंट्स कर सकते हो या फिर सिम लिंक बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर जनरली सिम लिंक बनाता हूँ, इससे मेरी स्पेस थोड़ी बच जाती है, बट ज़रूरी नहीं है, इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिम लिंक पे क्लिक कर दूँगा। देन इसके बाद मैं येस कर दूँगा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो मेरी स्किल थी, वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो यार हमने टेलविंड की स्किल क्यों डाली? तो यार होता ये है कि टेलविंड ना अपडेट होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलविंड 3 पहले था, अब टेलविंड 4 आ गया है, तो इसमें ब्रेकिंग चेंजेस हैं। तो एआई ना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार जो मैंने ऑनलाइन निकाला है, टेलविंड 3 का डॉक्स निकाल लिया गलती से उसने एंड इंस्टॉल उसने टेलविंड 4 कर लिया, तो यार वो काम ही नहीं करेगा। हमारी वेबसाइट फालतू की ब्रेक होगी एंड हम वापस उसे फिक्स करवाएँगे, तो ऐसे फालतू के टोकन्स वेस्ट होंगे हमारे। हो तो जाएगा ही, बट फालतू के टोकन्स वेस्ट होंगे। तो हम पहले ही एआई एजेंट को ट्रेन कर देते हैं कि भाई टेलविंड 4 डॉक्स करके स्किल है, तेरे को यही स्किल यूज़ करनी है एंड तेरे को टेलविंड का वर्ज़न 4 ही यूज़ करना है। तो उसको कहीं फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्किल में ही सब कुछ है। टेलविंड का सारा डेटा इसी के अंदर है। तो ज़्यादा टोकन भी वेस्ट नहीं होंगे हमारे एंड हमें परफेक्ट काम मिलेगा। देन इसके बाद मैं एक और स्किल जनरली इंस्टॉल करवाता था, जो कि थी वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस। अब मैं ये स्किल यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यार हम ना डायरेक्टली अब वर्सल का जो एमडी फाइल है ना, वही यूज़ कर लेते हैं। उसमें ऑलरेडी सारी गाइडलाइंस होती हैं। तो वर्सल का जो डिज़ाइन एमडी है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे लिखना है वर्सल डिज़ाइन एमडी। देन आपको पहली वेबसाइट मिलेगी getdesign.md, आपको इसमें क्लिक करना है। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। देन आपको ये वाला कमांड कॉपी करना है। इसके बाद आपको वापस अपने टर्मिनल में जाना है एंड हाँ यार, आप अपने वीएस कोड या फिर एंटी ग्रेविटी का टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से अगर न्यू टर्मिनल में क्लिक करोगे, तो आपको एक टर्मिनल मिल जाएगा, आप इसमें भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। मैं बस अपना टर्मिनल ऐप डेडिकेटेड जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, जिसका नाम है सीमक्स, मैं ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को यहाँ पर टैब्स मिल जाती हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पर मैनेज करता हूँ। बहुत ईज़ी हो जाता है मेरे लिए एंड मैंने ये पूरा टर्मिनल सेटअप किया हुआ है, जिसमें मेरे को ये सब मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। तो अगर आप चाहते हो कि मैंने ये टर्मिनल कैसे सेटअप किया, अगर आपके पास ये मैकबुक है, तो आप कमेंट कर देना कि आपको टर्मिनल सेटअप गाइड चाहिए, तो मैं इसकी वीडियो आपके लिए बना दूँगा। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे पास अभी कितने मैक यूज़र्स हैं एंड कितने विंडोज़ यूज़र्स हैं। तो अगर आपको ये गाइड चाहिए होगी, तो आप कमेंट में मुझे बता देना। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं
यहाँ पर वो जो कमांड कॉपी की थी वर्सल का डिज़ाइन एमडी के लिए, वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या करेगा, हमारा जो प्रोजेक्ट का जो रूट फ़ोल्डर है उसके अंदर हमारी एक डिज़ाइन एमडी फ़ाइल है उसको डाल देगा। ये हमारा वर्सल का डिज़ाइन एमडी है, तो इससे हमारी वर्सल जैसी वेबसाइट बन के आएँगी। अगर आपको कोई और डिज़ाइन एमडी यूज़ करना है, अगर आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए, आपको वर्सल का डिज़ाइन पसंद नहीं आता अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप सिंपली getdesign.md में जाना, आप यहाँ पर क्लिक करना है हैमबर्गर आइकन में, देन आपको यहाँ पर फ्री डिज़ाइन.md मिलेगा, आपको इसमें क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर सारे डिज़ाइन.md मिल जाएंगे फेमस वेबसाइट के, जैसे कि यहाँ पर BMW का है, डेल का है, एयरबीएनबी का है, एप्पल का है। अगर आपको लगता है कि मेरे को एप्पल जैसा लुक वाली वेबसाइट चाहिए या फिर एप्पल जैसा लुक अपने टूल वेबसाइट में चाहिए, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आप इसको कॉपी करना एंड अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देना, तो आपकी वेबसाइट एप्पल जैसे बन के आएगी। यहाँ पर हमारे पास क्लाउड का भी है, बाइनेंस का भी है, फिग्मा का भी है, फ्रेमर का भी है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन एमडी हमको यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं। इसके बाद हमको अपने एआई एजेंट को ये सिखाना है कि यार एस्ट्रो.जेएस को यूज़ कैसे करना है। जैसे कि टेलविंड के वर्जन चेंज होते रहते हैं, वैसे ही हमारे एस्ट्रो.जेएस के जो वर्जन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो यार हमारे एआई एजेंट को कैसे पता होगा कि भाई क्या चेंज हुआ है या फिर क्या डॉक्यूमेंटेशन है एस्ट्रो.जेएस की। तो इसके लिए हमारे पास आता है एस्ट्रो का एमसीपी। तो हम लिखेंगे एस्ट्रो.जेएस एमसीपी गूगल पर एंड हमको पहले लिंक पे क्लिक करना है। देन हमको यहाँ पर एस्ट्रो डॉक्स का एमसीपी सर्वर मिलेगा। तो एमसीपी सर्वर क्या होता है, तो एमसीपी सर्वर में हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है सारी। हम एमसीपी सर्वर अपने एआई एजेंट में डालते हैं, जैसे क्लाउड कोड, कोडेक्स, कर्सर, इन सब पे। इसके बाद हमारा एआई एजेंट बेसिकली एस्ट्रो का प्रो बन जाएगा, या फिर जिस किसी का भी वो एमसीपी है उस स्किल का वो प्रो बन जाएगा, या फिर उस चीज़ का वो प्रो बन जाएगा। तो हमको अपने क्लाउड कोड को एस्ट्रो.जेएस का प्रो बनाना है, तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको नीचे जाना है। क्लाउड कोड के लिए तो सिंपल एक कमांड है, यहाँ पर हमें इस कमांड को कॉपी करना है, अपने टर्मिनल में जाना है एंड हमको पेस्ट कर देना है। कमांड पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। इससे क्या होगा, एस्ट्रो.जेएस का जो एमसीपी सर्वर है वो हमारे क्लाउड कोड में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप क्लाउड कोड यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप कोडेक्स सीएलआई यूज़ कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो। अगर आप कर्सर यूज़ करते हो तो आप सिंपली एक बटन प्रेस करके कर सकते हो एमसीपी सर्वर ऐड। अगर आप ओपन कोड यूज़ कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है। अगर आपके पास कमांड नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओपन कोड में कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको, तो सिंपली आप ओपन कोड खोलना या फिर जो भी एआई एजेंट है आपका, सिंपली यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका टेक्स्ट है वो सिंपली आप अपने एआई एजेंट को दे दो, वो खुद आपके लिए ऐड कर देगा, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आप इसे कॉपी करके अपने एआई एजेंट पर डाल देना। जैसे कि मैं अगर ओपन कोड खोल लूँ अपना, तो मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद क्या होगा कि मेरे ओपन कोड में ये एमसीपी डल जाएगा अपने आप। तो यार हमारा जो एमसीपी है वो तो इंस्टॉल हो गया। तो अब हमारा जो एआई एजेंट है वो टेलविंड का प्रो बन गया, वो एस्ट्रो.जेएस का प्रो बन गया एंड हमको जैसा डिज़ाइन चाहिए हमने उसको डिज़ाइन एमडी भी दे दिया। अब हम बनाना शुरू करेंगे अपनी वेबसाइट को। तो यार अब हम क्लाउड कोड से अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। हमारा जितना भी सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं अब अपने टर्मिनल में क्लाउड लिखूंगा एंड मैं अपने क्लाउड कोड को मैं खोल लूँगा। अब इसके बाद मैं अपना नोशन खोलूँगा या फिर कोई भी नोट्स ऐप जो आप यूज़ करते हो, एंड मैंने अपनी वेबसाइट के लिए वेबसाइट क्रिएशन प्रॉम्प्ट लिखा है। ये सारे जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैं यूज़ करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अब वहाँ से कॉपी कर लेना। आपको पहली वाली लाइन सेम रहने देनी है। आपको यहाँ पर नाम एंड डोमेन चेंज करना है, देन आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, देन आपको यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर का यूआरएल डाल देना है एंड आपको ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। देन आपको अपना क्लाउड कोड खोलना है या फिर जो भी एआई एजेंट आप यूज़ कर रहे होगे। देन आपको यहाँ पर प्लान मोड में जाना है। मैं यहाँ पर शिफ्ट और टैब प्रेस करता हूँ मोड्स को चेंज करने के लिए एंड मैं यहाँ पर प्लान मोड ऑन कर देता हूँ। इसके बाद आपका जो एआई एजेंट होगा उसमें भी आपको प्लान मोड मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये वाला डायरेक्टली आपको प्रॉम्प्ट दे देना है एंड वो डायरेक्टली कर देगा आपके लिए। तो मैं यहाँ पर पहले प्लान मोड यूज़ करता हूँ। प्लान मोड में मैं ये प्रॉम्प्ट कॉपी एंड पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, क्लाउड कोड मेरा एक फुल प्लान बना देगा इस वेबसाइट के लिए, सब कुछ एनालाइज करने के बाद, एंड वो सारे एमसीपी टूल और स्किल्स यूज़ कर लेगा जो भी हमने उसको दी थी। एंड आप देख सकते हो हमारी जो राइवल की वेबसाइट है उसको ये एनालाइज कर रहा है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। एंड मैंने लास्ट वाली लाइन में इसको ये भी बोला है कि मुझे सजेशंस दे जिसकी मदद से मैं अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि हमें अपने कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बनानी होगी। उससे ऊपर रैंक करने के लिए हमें ज़्यादा फीचर्स भी देने होंगे। आपको सारे फीचर्स की लिस्ट बना लेनी है। जैसे कि मैंने जब सर्च किया फॉन्ट फाइंडर, अपना जो कीवर्ड था उसको जब मैंने Ahref कीवर्ड जनरेटर में डाला तो मैंने देखा यहाँ पर एक इमेज का था, देन यहाँ पर एक पीडीएफ का भी था, फॉन्ट फाइंडर फ्रॉम अ पीडीएफ। तो आप ये सब फीचर्स अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हो एंड ये सब के लिए आपको अलग पेज बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेन टूल है आपका वो होम पेज पे रहेगा, बट जो
अलग-अलग टूल्स हैं। मान लो आपके टूल में अलग-अलग पेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट फाइंडर बाय इमेज, फ़ॉन्ट फाइंडर बाय यूआरएल, फ़ॉन्ट फाइंडर बाय वेबसाइट, फ़ॉन्ट फाइंडर बाय पीडीएफ। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, तो आपको अलग-अलग पेजेस बनाने हैं। तो वो आपको अपने एआई एजेंट को बोलना है कि इन सब के लिए अलग-अलग पेजेस बना दे, तो वो आपके लिए बना देगा। अभी मेरे से पूछ रहा है कि एपीआई कौन-सी यूज़ करनी है, क्योंकि फ़ॉन्ट आइडेंटिफ़िकेशन फ्री नहीं है। उसमें आप एआई यूज़ करोगे या फिर कुछ ऐसी एपीआई यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पर 5th ऑप्शन में जाके यहाँ टाइप कर देता हूँ, इज़ देयर एनी फ्री एपीआई और फ्री टोटली फ्री ऑप्शन अवेलेबल। अभी मेरे से होस्टिंग का पूछ रहा है कि मेरे को कहाँ पर डिप्लॉय करना है। तो यार ये वेबसाइट जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये डायनेमिक वेबसाइट होगी। ये स्टैटिक वेबसाइट नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमें इमेज अपलोड करनी होगी फ़ॉन्ट फाइंडिंग करने के लिए। क्योंकि यूज़र्स आएँगे हमारी वेबसाइट पे, इमेज अपलोड करेंगे, जिसका उन्हें फ़ॉन्ट देखना है, फाइंड करना है। तो हमें इमेज अपलोडिंग के लिए क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स ही यूज़ करना पड़ेगा। हम इसमें स्टैटिक नहीं कर सकते इसको। तो मैं यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स चूज़ कर लेता हूँ। एंड अगर पॉसिबल होता तो ये क्लाउडफ्लेयर पेजेस का भी ऑप्शन दे देता, बट ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसने हमें वो ऑप्शन नहीं दिया। तो मैं इसमें क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स चूज़ कर लेता हूँ। एंड ये है प्लान मोड की खासियत। इसने ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके उसने देख लिया कि उसके पास अलग-अलग पेजेस हैं, जैसे कि पीडीएफ फ़ॉन्ट डिटेक्टर, लोगो फ़ॉन्ट फाइंडर, ये सारे वो पेजेस है वो अपने आप डाल देगा। तो मैं यहाँ पर फुल एसईओ बिल्ड कर दूँगा। एंड मैं यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा कि मेरे को फ्री अनलिमिटेड नो अकाउंट्स चूज़ करना है, क्योंकि मेरे को यार अपना टूल फ्री रखना है, अनलिमिटेड रखना है। एंड मुझे कोई अकाउंट्स का झंझट नहीं चाहिए। यूज़र आएँगे, फ़ॉन्ट सर्च करेंगे, वो भी विदाउट लॉगिन। तो मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्लिक कर दूँगा एंड मैं यहाँ पर करूँगा सबमिट आंसर्स। ऐसे करके आपका एआई एजेंट आपसे क्वेश्चन पूछते रहेगा, आपको जो चाहिए आप उसको समझा देना, वो आपके लिए वैसा कोड करके दे देगा। सबके टूल्स अलग हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में एक स्टैटिक टूल बनाना सिखाया था, रियल ऑनलाइन रूलर। वो स्टैटिक वेबसाइट थी। उसको मैंने क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे डिप्लॉय कर रखा है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मेरे को बोला कि यार डायनेमिक वेबसाइट भी दिखाओ, कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है। तो आज मैं डायनेमिक वेबसाइट आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये फुल्ली डायनेमिक है, इसमें एपीआई वगैरह बनेगी अभी। एंड इसको हम क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे डिप्लॉय करेंगे। एंड क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे एक चीज़ अलग होती है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, हमें वो वर्कर्स डॉट डेव वाले जो डोमेन्स हैं उनको टर्न ऑफ करना होता है। एंड आप देख सकते हो जो मैंने इसको पहले बोला था कि कोई फ्री मेथड अवेलेबल है क्या, मैंने इसको बोला था ना, इज़ देयर एनी फ्री एपीआई और टोटली फ्री ऑप्शन अवेलेबल। तो इसने मेरे को निकाल के दिया है कि हम वर्कर्स एआई यूज़ कर सकते हैं गूगल फॉन्ट्स के साथ, ताकि हम इसको फ्री रख पाएँ। एंड यहाँ पर जो वर्कर्स एआई है वो आई थिंक प्रॉपरली फ्री नहीं होगा, इसमें कुछ लिमिट्स होगी। एंड ये कह रहा है कि यहाँ पर जो एआई की लिमिट्स है इसको हमें स्टॉप करना होगा कैसे भी करके। तो हमें कोई कैप्चा वगैरह लगाना होगा। इसमें ये पहला ऑप्शन हमको दे रहा है कि हमें 30 मिनट्स पर आईपी रखना है, या फिर कुछ रेट लिमिट्स लगा के हमको इसको अनलिमिटेड रखना है, या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो है इनविजिबल गार्ड्स रखने हैं एंड कैप्चा लगा देना है। तो मुझे कैप्चा वगैरह नहीं लगाना है, मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही लग रहा है, मैं इसको ओके कर दूंगा एंड मैं अपने आंसर्स को सबमिट कर दूंगा। तब तक हम जाके देख लेते हैं कि क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स ये है कि कितनी फ्री लिमिट्स है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि 10,000 न्यूरॉन्स पर डे फ्री हैं अभी के लिए। एंड फिलहाल के लिए इसमें क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं फ़िलहाल इसी में चलने दूंगा इसको। अगर मेरी वेबसाइट फेमस हो जाती है तब मैं सोचूंगा कि मेरे को क्या करना है। एंड यार जनरली आपकी वेबसाइट जितनी भी आप बनाओगे ना वो सारी फ्री होने वाली हैं, क्योंकि वो छोटी मोटी वेबसाइट होंगी एंड स्टैटिक होंगी। ये वाली वेबसाइट मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है। अगर आप ये सीख गए तो आप नॉर्मल वेबसाइट तो ऐसे ही बना दोगे। एंड काफ़ी कमेंट्स आए थे मुझे पिछली बार कि डायनेमिक वेबसाइट ही बना के दिखाओ। एंड ऑफ कोर्स डायनेमिक वेबसाइट थोड़ी सी हार्ड होती है बनानी। हम तो लेकिन एआई का यूज़ करने वाले हैं तो हमारे लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ज़्यादातर जो एपीआईज होती हैं वो सारी पेड होती हैं, बट क्लाउडफ्लेयर ने लकीली हमको उसका भी फ्री टियर दे रखा है। अब इसने हमारा सारा प्लान रेडी कर दिया है। अब ये हमारे लिए वेबसाइट बनाएगा। तो मैं इसको बोलूँगा यस, हमारे लिए वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर दे। अभी हमारी पूरी वेबसाइट रेडी कर देगा, ए टू जेड लेके सब कुछ। इसके बाद हम बाकी एसईओ एंड बाकी सारी चीज़ें जो हमको दिखेंगी वो सब हम फिक्स कराएंगे। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें हमको देखेंगे वो सब बग्स वगैरह हम इससे फिक्स करा देंगे। इसको हम वेबसाइट को अभी चला के भी देखेंगे कि कैसी बनाई है इसने एंड आप कैसे फिक्स करा सकते हो। एंड यार करंटली नेम चेंज कर रहा है हमारा, क्योंकि पहले फॉन्ट एक्सट्रैक्टर करके हमने बना दिया था इसको। तो ये सब कुछ अपने आप ही संभाल लेता है, एआई सब कुछ अपने आप संभालता है। यही खास बात है कि अब हम एआई की मदद से ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन हम एक नई वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी आपको कोई आइडिया आता है आप नोट्स में लिखते रहो, जब भी टाइम मिले वेबसाइट बना के लॉन्च कर दो। एंड यार ऐसा कुछ फास्ट अर्निंग वाला मेथड नहीं है ये कि यार आज आपने वेबसाइट बनाई कल से अर्निंग स्टार्ट। एसईओ को किक इन करने के लिए कम से कम 6 मंथ्स लगते हैं। अगर आपका सब कुछ परफेक्ट है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो 1-2 महीने में भी आ सकता है आपकी रैंकिंग। डिपेंड करता है
कि वो कीवर्ड कितना हार्ड है, कितना सिंपल है। जैसे कि हमारा जो रियल ऑनलाइन रूलर था, मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो मैंने 1 से डेढ़ महीने के अंदर ही रैंकिंग स्टार्ट कर दी थी उसकी। रियल ऑनलाइन रूलर तो 1 महीने के अंदर ही टॉप पे आ गया था। लाइक अराउंड 3rd या 2nd रिज़ल्ट में वो 1 महीने के अंदर ही आ गया था। ये वीडियो मैं 2 महीने बाद बना रहा हूँ, वो अलग बात है। तो यार आपको एक वेबसाइट बना के रुकना नहीं है। अगर आपने 1 महीने में भी एक वेबसाइट बना ली, तो आप साल में 12 वेबसाइट लॉन्च कर दोगे, जो कि बहुत अच्छा खासा नंबर है। एंड एक वेबसाइट बना के अगर आप उसमें गलती से फेल हो जाते हो, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको वेबसाइट बनाते रहना है। मेरी पहली अराउंड 8th या 9th वेबसाइट चली थी, बाकी सारी फेल हो चुकी थी। तो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको सब कुछ सिखा तो रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। एंड 1-2 बार जब आप फेल होगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते ये सब। फेलियर से ही तो सीखते हैं हम। तो मैंने भी अपने जो 7-8 फेलियर्स हुए थे, उनसे मैंने सीखा एंड मेरी 8th या 9th वेबसाइट काफ़ी अच्छी चली थी। बट आपको तो मैं सब कुछ पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि पहली वेबसाइट ही चल जाएगी। नहीं चली तो सेकंड चलेगी, सेकंड नहीं चली तो थर्ड तो चलेगी ही चलेगी। क्योंकि थर्ड वेबसाइट पे आते-आते आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको सब कुछ ही पता चल जाएगा कि यार कि कैसे मेरे को यार क्या करना है। तो 1 साल तो एटलीस्ट आपको देने पड़ेंगे। किसी भी काम में आपको कम से कम 1 या 2 साल तो देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप उससे अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितने भी यूट्यूब पे आपको फास्ट इंस्टेंट अर्निंग वाले वीडियोज़ मिलेंगे, वो ऑलमोस्ट सारे फेक ही हैं। मैंने भी सारे देखे थे अपने टाइम पे। वो सब उल्लू बनाते हैं एंड कुछ नहीं होता उनसे। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कोई नहीं था बताने वाला, जो मेरे को गाइड कर पाए सही डायरेक्शन में। मैं मेहनत कर तो रहा था, लेकिन मैं सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा था। मेरे को सही डायरेक्शन काफ़ी टाइम के बाद मिली एंड मैं काफ़ी भटका इधर-उधर। तब जाके मेरे को अपने एक्सपीरियंस से ये सब मैंने डिस्कवर किया एंड अब मैं हूँ आपके पास गाइड करने के लिए। तो आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सही डायरेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। एंड अगर आप इस डायरेक्शन में मेहनत करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि 1 से 2 साल अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आप उसमें फेल होगे। आप ऑलरेडी बहुत बार फेल हो चुके होगे। उसके बाद सक्सेस लेनी बहुत ही ईज़ी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि जितने भी फेलियर्स आपने लिए होंगे, उससे आपको वो सारी बातें पता चल गई होंगी जो आपको नहीं करनी है। तो आप सिर्फ़ वही करोगे जो आपको पता है एंड आपको वो चीज़ सक्सेसफुल बनाएगी। एंड यार मैं तो ऐसी वीडियोज़ डालते ही रहूँगा अपने चैनल पे। आप बस फ़ॉलो करते रहो एंड सीखते रहो। बाकी सब कुछ तो अपने आप ही हो जाएगा। एंड कुछ लोगों ने कमेंट करके मेरे को बोला था कि यार आजकल एसईओ काम नहीं करता, ये सब हो गया है, एआई आ गया है, तो यार ये सारे मेथड्स अब काम नहीं करते। तो यार मैंने आपके सामने ही 1.5 महीने के अंदर 800 यूज़र्स पर डे ट्रैफ़िक वाली वेबसाइट बना दी है। सब कुछ आपके सामने हुआ है। मैंने उस दिन डोमेन भी आपके सामने ही ली थी। तो यार सब कुछ तो मैंने आपके सामने प्रूफ़ कर ही दिया है कि ये मेथड काम करता है कि नहीं। आप अभी जाके उस वीडियो को जाके देख लो, उसमें मैंने सब कुछ लाइव किया है आपके सामने। तो इसका मतलब तो यही है कि ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। तो आप उन सारे कमेंट से डिमोटिवेट मत होना, आप बस अपनी मेहनत करते रहो। एंड यार अगर आप जॉब करते हो, अब तो जॉब की भी सर्टेनिटी नहीं रही। कभी भी कितने भी बंदे फायर कर देते हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़। कितने सारे ले ऑफ चल रहे हैं, मेरे काफ़ी दोस्त ले ऑफ भी हो गए हैं। बट अगर आपने 1 साल इसमें दे दिया, तो यार भले ही आप 1 साल में थोड़ा कम कमा पाओ, क्योंकि इनिशियली थोड़ा कम कमाते हैं, देन एक्सपोनेंशियली काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। जब आपकी सारी वेबसाइट को टाइम हो जाता है एंड टाइम के साथ जब वो चलने लगती है ना, तब वो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होता है ना, 10,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से सीधा 4 लाख, ये वाली जो ग्रोथ है ना, ये आपको यहीं पर ही मिलेगी। प्लस मान लो अगर स्टार्टिंग में आपकी अर्निंग नहीं भी हो रही है, बट आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये बोलोगे कि यार अब मेरे लिए पैसा कमाना इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर मेरा सब कुछ बंद भी हो जाए, मेरे को ले ऑफ भी कर दिया गया, तब भी मेरे पास ऐसी स्किल है जिससे मैं मेहनत करके कितना भी अमाउंट वापस 1-2 साल में अर्न करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपको ये स्किल जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपको ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है एंड आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाओगे। आपको किसी जॉब, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। फिर यहाँ पर ये एआई में थोड़ा बहुत अटक गया था, तो मैंने इसको बोला कि यार मुझे एआई का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है एंड बिल्कुल ही फ्री में करना है मेरे को, तो क्या ये पॉसिबल है? तो क्लॉड ने मुझे बोला कि हाँ, ये पॉसिबल है, हम रिप्लेस कर सकते हैं एंड ये रिकमेंड भी कर रहा है हमें कि एआई को यूज़ करना चाहिए। तो जस्ट मेरे को अपडेट देना था कि मैं इसको विदाउट एआई भी कर सकता था। बट ये बोल रहा है कि एआई का यूज़ करके हम इसको काफ़ी ईज़िली टैकल कर सकते हैं। तो मैंने उसको एआई का अप्रूव कर दिया है प्लान। इसने अब रियल कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो यार इसने हमारी वेबसाइट बना के रेडी कर दिया है एंड अब ये टेस्ट कर रहा है हमारी वेबसाइट को मोबाइल फ़ोन में एंड लाइट मोड, डार्क मोड चला के देख रहा है एंड ये टेस्टिंग करके
खुद ही बग्स फाइंड करके ये अपने आप ही फिक्स कर देता है। इसको छोटा सा एक बग मिला, इसने फिक्स कर दिया। तो ये खुद ही रन करके देखता है हमारी वेबसाइट को, देन उसके बाद बग्स फाइंड करता है एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ही फिक्स कर देता है। एंड यार एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप जो डोमेन के जो 1000 रुपीज़ हैं, इनको देने से आप डरना मत, क्योंकि क्योंकि नॉर्मल बिजनेस जब आप करने जाओगे तो उनमें लाखों रुपए लगते हैं, बट यहाँ पर इतना अच्छा बिजनेस आपका सिर्फ 1000 रुपये में स्टार्ट हो रहा है। एंड यार इससे मिनिमम मैं कर नहीं पाया इसको, क्योंकि डोमेन का कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। एंड अगर हम डोमेन के पैसे नहीं देंगे तो हमारी जितनी भी मेहनत जो हमने की है वो सारी फेल हो जाएगी, क्योंकि सब डोमेन्स जो कि वर्सल डॉट ऐप, नेटलीफाई डॉट ऐप या फिर वर्कर्स डॉट डेव हो गया, पेजेस डॉट डेव हो गया, ये सारी डोमेन्स रैंक नहीं करती। यहाँ तक कि डॉट एक्स वाई जी, ये सारी जो पेड डोमेन्स होती है ना सस्ती वाली, ये तक रैंक नहीं करती हैं। तो यार आप ये 1000 रुपये के चक्कर में अपने जितने भी इतने प्रेशियस जो आइडियाज़ हैं आपके पास, इनको आप ख़राब मत करना। कि पहले मैं भी सोचता था यार कि 1000 रुपये जा रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है कि वह मेरी वेबसाइट चलेगी भी या नहीं चलेगी, आई डोंट नो। अगर वेबसाइट नहीं चली मेरी तो यार 1000 रुपये मेरे ऐसे ही चले जाएंगे। तो यार हम तो यार महीने में 1000 रुपये तो क्या, हम तो कितने सारे मनी लगा देते हैं खाने पीने में, कपड़े वगैरह में। बट अगर हम 1000 रुपये सेव करते हैं मंथली एंड हम अगर एक वेबसाइट ही अगर लॉन्च कर देते हैं, तो उससे आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कितना फ़ायदा होने वाला है आगे। अगर 12 में से 1-2 वेबसाइट भी चल गई ना आपकी, एंड कम से कम अगर सबसे मिनिमम भी मान लूँ मैं, 5 से 10,000 रुपये तो कमा ही लोगे। ये तो बेयर मिनिमम हो गया। सोचो अगर आप 5 से 10,000 रुपये महीने कमा लोगे तो आप 5 से 10 वेबसाइट हर महीने लॉन्च कर पाओगे, उन्हीं पैसों को रीइन्वेस्ट करके। तो सोचो जब आप 5 वेबसाइट अगर महीने की जब बनाने लग जाओगे, इस रेट पे जब पहुंच जाओगे, तो आप अराउंड 60 वेबसाइट एक साल में लॉन्च कर रहे होगे। एंड अगर 60 में से 12 वेबसाइट भी चल गई, मैं 10 में से सिर्फ 2 वेबसाइट ले रहा हूँ कि आपकी 10 में से सिर्फ 2 वेबसाइट ही चली हैं, एंड उनसे अगर 10,000 रुपये, बेयर मिनिमम 10,000 रुपये भी आने स्टार्ट हो गए, तो भी अराउंड 1.2 लाख रुपीज़ आप अर्न कर रहे होगे मंथली, वो भी 1 से 2 साल के अंदर, अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो तो यार डोमेन खरीदने से पीछे मत हटना। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से अभी तक बात की है, सब लोग डोमेन के चक्कर में अपने इतने प्रेशियस आइडियाज़ को वेस्ट कर देते हैं। एंड ये मैंने भी किया है, मैं ही नहीं बोल रहा कि मैंने नहीं किया, स्टार्टिंग में मैंने भी किया है। बट तब मैंने ये नहीं सोचा था कि यार बाकी सारे बिजनेसेस में लाखों रुपए लगते हैं एंड वो भी फेल हो जाते हैं कभी कभी। एंड रियल वर्ल्ड में तो 90% बिजनेसेस फेल ही हो जाते हैं। एंड यहाँ पर कितना कम रिस्क है, यहाँ पर रिस्क तो है ही नहीं, यहाँ पर तो विन विन सिचुएशन है, आपको फ़ायदा ही करेगी। इंटरव्यूअर जब ये देखेगा .com पे लॉन्च कर रखी है वेबसाइट इसने, वो भी पैसे दे के, उसको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सीरियस बंदा है। तो यार हमारी वेबसाइट अब बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं एक बार इस वेबसाइट को चला के देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को चलाने के लिए एक और टर्मिनल खोलना है एंड लिखना है npm run dev। इससे क्या होगा, हमारी जो एस्ट्रो की जो वेबसाइट है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी एंड हमको ये यूआरएल दे देगी। इस यूआरएल को हमें ब्राउज़र में जाके न्यू टैब में पेस्ट कर देना है। एंड आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट बन के रेडी हो चुकी है। इसका ये लाइट मोड है एंड इसमें डार्क मोड भी दिया है इसने। एंड आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है वेबसाइट। हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो। इसने हमारे लिए 5 आइकन भी जनरेट कर दिया है, बट इसको हम अभी जनरेट करेंगे खुद से। यहाँ पर अगर मैं फ्री फॉन्ट्स में जाता हूँ तो इसने हर एक फ़ॉन्ट का एक अलग पेज लोड करके रखा हुआ है, तो ये मेरे लिए सारे फ़ॉन्ट्स लोड कर देता है। एंड इसमें डार्क मोड भी इसने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है एंड हर एक फ़ॉन्ट का एक अलग से पेज ही बनाया हुआ है इसने। इसने पूरा एक गूगल फ़ॉन्ट की जैसी वेबसाइट बना दी है। मैं अगर टूल्स में जाऊँगा तो यहाँ पर जितने भी टूल्स होंगे जो भी इसने देखे थे वो इसने बना दिए हैं। एंड यहाँ पर इसने एक ब्लॉग सेक्शन ही बनाया है जिसमें हम अपने ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है इसने। एंड डार्क मोड भी काफ़ी सही वर्क कर रहा है, ऑलमोस्ट हर एक पेज पे सही वर्क कर रहा है। अब हम इसकी मेन फंक्शनैलिटी टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं अपनी इमेज चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ आइडेंटिफाई फॉन्ट में। एंड अब ये हमारे एआई को लोड कर रहा है एंड हमारी इमेज को एनालाइज कर रहा है अराउंड 1900 फॉन्ट्स के अगेंस्ट। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने इसको बोला था कि फ्री फॉन्ट्स ओनली वाला भी ऑप्शन मुझे चाहिए, तो इसने वो भी दिया है। एंड यहाँ पर इसने एआई एनालिसिस भी किया है हमारे इस फॉन्ट का। एंड आपने देखा ये कितनी जल्दी इसने कर दिया है। एंड आप देख सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पर फ्री फॉन्ट्स ओनली ना करूँ तो आई थिंक इसने लास्ट में दिए होंगे सारे फॉन्ट्स जो कि पेड होंगे। ये रहे, ये पेड फॉन्ट्स इसने यहाँ पर दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर इसने फ़ॉन्ट डिटेल्स का बटन दिया है जिसमें मैं जाके फ़ॉन्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो जाके देख सकता हूँ। एंड इसने यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया है। डाउनलोड का ऑप्शन सीधा गूगल फॉन्ट्स में चले जाएगा। एंड यहाँ पर मैं साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। एंड यहाँ मैंने आपके देखने के लिए रेजोल्यूशन कुछ ऐसा सा कर रखा है जिससे ये काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा है, बट रियल में कुछ ये ऐसा दिखेगा।
तो ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो यार वेबसाइट तो बन गई हमारी, बट हमको उसका एसईओ करना है। तो एसईओ के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है एंड उस प्रॉम्प्ट में आपको बस अपना मेन कीवर्ड डाल देना है एंड आपको सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी डालने हैं। जो हमारा मेन कीवर्ड है वो तो है हमारा फ़ॉन्ट फाइंडर, इसको कॉपी कर लेना है। देन आपको सपोर्टिंग कीवर्ड्स ढूँढने के लिए ब्राउज़र पे जाना है। देन आपको href कीवर्ड जनरेटर टूल में जाना है। देन आपको अपना कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट करके फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। इसमें जितने भी रिलेवेंट कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं कि हाँ यार मेरे टूल पे ये वैलिड है, उन सारे कीवर्ड्स को आपको सपोर्टिंग कीवर्ड्स में डालना है। जैसे कि मैं एक-एक करके सारे कीवर्ड्स यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स आपको सही लग रहे हैं, उन सबको डालना है आपको यहाँ पर। मैं यहाँ पर सारे डाल देता हूँ एंड आपको इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं डालने हैं यहाँ पर। जैसे कि द फ़ॉन्ट फाइंडर, ये कोई ऑलरेडी वेबसाइट है, उसका कीवर्ड है। आपको ये नहीं डालना अपनी वेबसाइट पे। जैसे कैनवा वाला भी नहीं डालना क्योंकि ये कैनवा वेबसाइट का कीवर्ड है। तो आपको ये सारे कीवर्ड से बच के रहना है, आपको वो वाले कीवर्ड्स नहीं डालने। जैसे कि ये कीवर्ड अडोबी का है, तो हमें ये भी नहीं डालना, बाकी सारे मैं डाल रहा हूँ। व्हाट द फ़ॉन्ट भी ऑलरेडी वेबसाइट है, इसको भी नहीं डालना आपने। इमेज फ़ॉन्ट फाइंडर ये मैं डाल देता हूँ। जैसे कि हमारी कोई एक्सटेंशन है नहीं, तो हम ये भी नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एसईओ का प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिया है। आप भी ऐसे क्रिएट कर सकते हो, बाकी सब सेम रहने देना। देन आपको इसको कॉपी कर लेना है प्रॉम्प्ट को। देन इसके बाद वापस अपने एआई एजेंट पे जाना है एंड आपको लिखना है /new। इससे क्या होगा, एक नया सेशन खुल जाएगा आपका क्लाउड कोड का। मैं तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। देन इसके बाद आपको एसईओ प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है यहाँ पर एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो यार इस प्रॉम्प्ट से हमारा जो क्लाउड कोड है या फिर जो भी एआई एजेंट आप यूज़ कर रहे होगे, वो हमारी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर देगा। मतलब हमारी वेबसाइट एसईओ में टॉप लेवल पे हो जाएगी। मतलब हमारी वेबसाइट का जितना भी एसईओ वाला पार्ट होगा वो सारा फिक्स हो जाएगा एंड हमारी वेबसाइट फ़ॉन्ट फाइंडर पे रैंक करना स्टार्ट कर देगी। एंड यार रैंकिंग के लिए कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। अगर कीवर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो 1 से 2 साल भी लग जाती है। अगर कीवर्ड थोड़ा सा ईज़ी है, ईज़ी टू रैंक, या फिर उसमें ट्रैफ़िक कम है, जैसे कि ऑनलाइन रूलर था, तो 6 से 7 महीने में भी हो जाता है। एंड अगर कुछ ज़्यादा ईज़ी है तो 1 से 2 महीने में भी हो जाता है। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है तो यार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि 1-2 दिन में ही रैंक करने लग गया मेरा टूल। तो यार कीवर्ड पे डिपेंड करता है वो एंड आपने जो काम किया है उस पे डिपेंड करता है कि यार कितनी देर में उसकी रैंकिंग होना स्टार्ट होगी। एंड यार आपको जो भी नया-नया काम, नए-नए प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, वो आपको /new करके या फिर न्यू सेशन बना के ही डालने हैं। क्योंकि जितना लंबा सेशन आप कर दोगे, उतना ही ज़्यादा टोकन्स आपका एआई एजेंट यूज़ करने लग जाएगा। बट हमारे पास लिमिटेड टोकन्स हैं, हमारे पास लिमिटेड लिमिट्स हैं, तो हमें उस हिसाब से अपना टोकन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो यार एसईओ का मैं क्विक ओवरव्यू देता हूँ आपको कि हम एसईओ में देखते क्या हैं। तो यार एसईओ में मेन जो हमारा टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और जो हमारे ओजी टैग्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी। एंड ये क्लाउड कोड अपने आप ही संभाल लेता है। तो ये ओजी टैग्स क्या होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यार ओजी टैग्स होते हैं ओपन ग्राफ टैग्स। ये क्या करते हैं, ये हमारी वेबसाइट का एक ओवरव्यू देते हैं कि यार उसका टाइटल क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें इमेज, उसकी जो इमेज है जो शो करनी है वो क्या है, उसकी यूआरएल क्या है, उसका टाइप क्या है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, उनको हमारी वेबसाइट डिस्प्ले करनी है, या फिर हम जब भी लिंक शेयर करते हैं तो उसका एक प्रीव्यू आता है। तो इन ओजी टैग से हमारा वो प्रीव्यू बनता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं एसईओ के लिए। इसके बाद स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एसईओ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड हम क्लाउडफ्लेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउडफ्लेयर की जो स्पीड होती है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि वो एज सर्वर है। हम किसी होस्टिंग में डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। होस्टिंग होती है वो थोड़ी स्लो होती है क्योंकि वो एज डिप्लॉयड नहीं होती। लेकिन जो क्लाउडफ्लेयर है वो एक सीडीएन नेटवर्क है, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब ये क्या होता है, इसके सर्वर्स हर एक कंट्री में होते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट कोई इंडिया से देख रहा है तो इंडिया में जो क्लाउडफ्लेयर के सर्वर्स होंगे वो वहीं से उस वेबसाइट को सर्व कर देंगे। मतलब डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो वो मिली सेकेंड्स में सर्व हो जाएंगी। बट मान लो आपने नॉर्मल होस्टिंग में इसको डाल रखा है, तो अगर आपकी होस्टिंग यूएस की है या फिर अगर आपकी होस्टिंग यूरोप की है, तो अगर कोई बंदा इंडिया से वेबसाइट देखेगा आपकी, तो एज़ यूरोप बहुत दूर है, तो आपकी वेबसाइट थोड़ी स्लो खुलेगी। बट क्योंकि हमने इसको क्लाउडफ्लेयर डिप्लॉय किया है, तो क्लाउडफ्लेयर एक सीडीएन है एंड सीडीएन के हर एक कंट्री में अलग अलग सर्वर्स होते हैं। तो जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा क्लाउडफ्लेयर का, वेबसाइट वहाँ से सर्व हो जाएगी। मतलब वहाँ से उसको वो दिखा देगा। तो ऐसे हमारी वेबसाइट बिल्कुल बिल्कुल फास्ट होती है। तो हमें स्पीड की टेंशन तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्लाउडफ्लेयर पे अगर हमारी वेबसाइट है तो। रह गई बात ऑन पेज एसईओ की, वो तो अब हम करा ही रहे हैं अपने क्लाउड कोड से, वो ये सब अपने आप ही देख लेगा। देन साइट मैप एंड स्कीमा, ये हम अभी बनवाएंगे। इसका भी प्रॉम्प्ट मैं देने वाला हूँ आपको। सबके प्रॉम्प्ट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। प्लस मैं एफए क्यूब का मार्कअप भी अभी हम नेक्स्ट यही करने वाले हैं। एंड हम एक robots.txt भी बनाएंगे
इससे क्या होता है कि जो गूगल के बॉट्स हैं उनको पता चलता है कि हमारी वेबसाइट को कैसे क्रॉल करना है एंड कहाँ-कहाँ नहीं जाना। मान लो आपका एडमिन पैनल है, आपको उसको रैंक नहीं करवाना ऑफ कोर्स, तो हम उसको robots.txt में डिसअलाउ कर देते हैं। तो ये भी हम अभी बनवाएँगे क्लाउड कोड से। तो आप देख सकते हो हमारा जो एसईओ है वो हमारे क्लाउड कोड ने कर दिया है एंड आप इसको पढ़ सकते हो कि इसने क्या-क्या किया है। इसने सारा एसईओ एक ही बार में कंप्लीट कर दिया है एंड इसने जो जेसन एलडी होती है, मतलब जो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, वो भी इसने हमारी वेबसाइट में डाल दिया है। तो इससे हमारी जो रैंकिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। एक बार मैं फिर से खोल के देख लेता हूँ अपनी वेबसाइट को। आप देख सकते हो इसने कुछ-कुछ कंटेंट चेंज किया है एंड इसने कंटेंट काफ़ी डाल दिया है, जैसा कि हमने इसको बोला था कंटेंट डालने के लिए, एंड काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट इसने डाल दिया है। एंड हमने अभी तक एफएक्यू के लिए बोला भी नहीं है एंड इसने पहले ही एफएक्यू डाल दिए हैं, बट हम ऑफ कोर्स ये वाला एफएक्यू यूज़ नहीं करेंगे, हम अलग से डालेंगे। मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है ये। जो हमारी राइवल वेबसाइट थी, इसने वहाँ से आइडिया लेके इसने डाल दिया है, बट हम एफएक्यूज़ को स्ट्रक्चर वे में डाल देंगे जेसन एलडी के साथ, वो अब हम करने वाले हैं। तो यार ये है हमारा एफएक्यू प्रॉम्प्ट। अब इसमें हमें एफएक्यू डालने हैं, आपने सिंपली कॉपी कर लेना है एंड आपको यहाँ पर अपने सारे एफएक्यूज़ एक-एक लाइन में एक क्वेश्चन लिखना है। यानी क्वेश्चन आप कहाँ से लाओगे? आपको सिंपली यहाँ पर एhref कीवर्ड जनरेटर में जाना है, देन आपको यहाँ पर अपना कीवर्ड टाइप करना है, जो मेन कीवर्ड है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस टैब मिलेगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन उठा लेने हैं एंड आपको यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं सारे क्वेश्चंस, जो भी रेलेवेंट होंगे। इसके ये रेलेवेंट नहीं है तो हम नहीं डालेंगे इसको, ऑलरेडी है हमारे पास। एंड यहाँ पर हमें थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले। इसके बाद अगर आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं मिलते हैं तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है एंड आपको सर्च करना है अपना जो मेन कीवर्ड है वो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना है, देन आपको नेक्स्ट पे जाना है, देन फिर से थोड़ा नीचे जाना है, देन फिर से नेक्स्ट पे जाना है। अगर आपको पीपल ऑल्सो आस्क फॉर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर वॉट लगा देना है एंड आपको एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा पीपल ऑल्सो आस्क। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ये क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं। फॉर एग्जांपल, कैन गूगल आइडेंटिफाई अ फॉन्ट? तो आपको इसको एक्सपेंड करना है। जैसे आप एक्सपेंड करोगे ना, वैसे और क्वेश्चन लोड हो जाएंगे। आप इसको एक्सपेंड करोगे और क्वेश्चंस लोड हो जाएंगे। तो आपको एक एक करके जो भी आपको क्वेश्चंस बढ़िया लग रहे हैं ना, वो सारे आप उठा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। एंड यार एफएक्यू काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं एसईओ में। ये आपकी साइट को रैंक अच्छे से करवाते हैं एंड जल्दी करवाते हैं। आपको जो भी सही लग रहा है ना आपके साइट के हिसाब से, आपको वो इस प्रॉम्प्ट में डालना है। तो यार मैंने काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। अब मेरे को ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है एंड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जेसन एलडी, जो कि एसईओ के लिए चाहिए होता है एफएक्यू का, वही मैंने डाल रखा है आपके लिए। तो आपको सिंपली अपने एआई एजेंट में जाना है एंड आपको पहले /न्यू करना है, क्योंकि हम न्यू टास्क दे रहे हैं इसको। एंड ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। इससे आपका एफएक्यू सेक्शन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड आपकी वेबसाइट में सही सही एफएक्यूज़ भी आ जाएंगे, जो कि गूगल पे ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, क्योंकि हमने जितने भी अपने एफएक्यूज़ हैं वो हमने गूगल से ही उठाए हैं। एंड यार वेबसाइट का एसईओ वगैरह करने के बाद अभी जब तक एफएक्यू हमारे बन रहे हैं, तब तक हमको ये भी चेक करना है कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं। उसके लिए हमको राइट क्लिक करना है एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टॉगल डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन्स मिलेंगे, आपको कोई भी एक फ़ोन चूज़ करके पेज को रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट फ़ोन में सही चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट फ़ोन में नहीं चल रही होगी सही, तो गूगल आपको अप्रूवल नहीं देने वाला एंड आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस के अप्रूवल में अप्रूव नहीं होगी। एंड आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट तो बहुत ही अच्छी लग रही है फ़ोन में भी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है मोबाइल रिस्पॉन्सिव में, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ कमी है, अच्छे से रिस्पॉन्सिव नहीं है आपकी वेबसाइट, तो आप सिंपली क्लाउड कोड में जाके आप सिंपली इसको बोल सकते हो, मेक द वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट को ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना देगा। एंड आप देख सकते हो इसने एफएक्यूज सारे ऐड कर दिए। हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। आप देख सकते हो जितने भी एफएक्यूज हमने दिए थे इसने वो डाल दिए। एंड यार मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है, जिस चेकलिस्ट को आपको हमेशा हर एक वेबसाइट के लिए वेरीफाई करना है। तो हमने क्रिएट कर दिया वेबसाइट विथ प्रॉम्प्ट, देन हमको फेव आइकन बनाना है। अब जो फेव आइकन वो ऑलरेडी हमारे क्लाउड कोड ने हमारे लिए बना दिया है, बट हम लोगो फास्ट से एक बार बना के देखते हैं कि कैसा बनता है। यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को खोल लेता हूँ एंड इसके बाद अगर मैं आइकन देखता हूँ कोई, तो कौन सा आइकन सबसे बेस्ट लगेगा इसके ऊपर, तो आप यहाँ से
कोई भी आइकन उठा सकते हो। तो मेरे को ये वाला आइकन काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप ये वाला आइकन भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर प्रीसेट मिलेंगे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट उठा सकते हो। तो मैं पहला प्रीसेट लूँगा सबसे पहले। आइकन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, साइज़ थोड़ा छोटा। उसके बाद जो बॉर्डर की जो विड्थ है उसको मैं थोड़ा छोटा बड़ा कर देता हूँ। देन उसके बाद हमको यहाँ पर बैकग्राउंड में जाना है। देन हमको थोड़ा सा राउंडेड कर देना है इसको। मैं यहाँ पर इसको 60 के राउंड रखता हूँ। देन मैं पैडिंग बिल्कुल ही 0 कर देता हूँ एंड शेडो नन एंड बस। इसके बाद थोड़ा सा आइकन और रीसाइज कर देता हूँ। तो ऐसे आपका आइकन रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करो एंड आप इसका पीएनजी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है रियल 5 आइकन जनरेटर पे एंड आपको यहाँ पर पिक करनी है जो इमेज आपने जस्ट डाउनलोड की है, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इधर या फिर पिक कर लो। देन इसके बाद आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो। देन यहाँ पर नाम एंड शॉर्ट नेम, यहाँ पर फुल नेम लिखना है आपको एंड आपको यहाँ पर शॉर्ट नेम लिखना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। इससे आपका जो 5 आइकन है वो डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको ये कोड को कॉपी कर लेना है। इसके बाद हमको ये जो जिप है इसको हमें अनजिप करना है डबल क्लिक करके। अनजिप करने के बाद आपको ये जितने भी फाइल्स हैं इसके अंदर इसको कॉपी कर लेना है। देन अपने एंटी ग्रेविटी में जाना है। इसके बाद पब्लिक में जाना है एंड आपको इसमें पेस्ट कर देना है, कमांड वी या कंट्रोल वी। तो आपके पब्लिक में ये सारे फाइल्स पेस्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एआई एजेंट में जाना है एंड आपको लिखना है /new नया सेशन खोलने के लिए। देन इसके बाद जो कोड अभी आपने कॉपी किया था इसको आपको पेस्ट कर देना है। जो ये वाला कोड था ना, ये सारा कॉपी करना है आपको इस बटन से। क्लाउड कोड में पेस्ट करके आपको इसमें लिखना है आई हैव एडेड ऑल द 5 आइकन इमेजेस इन द पब्लिक डायरेक्टरी, प्लीज ऐड दीज कोड 5 आइकन कोड एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इससे क्लाउड कोड क्या करेगा, हमारा 5 आइकन ऐड कर देगा। एंड यार इसके बाद हमको जो 5 आइकन का जो लोगो है जो हमने नया डिज़ाइन किया है उसको हमको अपनी वेबसाइट के लोगो से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट ओल्ड लोगो यूज़ कर रही है। तो हम क्लाउड को इसका एसवीजी देंगे। तो यहाँ से जब हमने डाउनलोड किया था तो अब हमको एसवीजी डाउनलोड करना है एंड हमको इस पर क्लिक करना है ताकि हमारा एसवीजी यहाँ पर ओपन हो जाए। देन हमको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। देन हमको यहाँ पर एसवीजी टैग मिलेगा, इसको राइट क्लिक करके कॉपी एलिमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमको क्लाउड कोड में ये पेस्ट कर देनी है पूरी एसवीजी। देन हमको यहाँ पर बोलना है इन द वेबसाइट यूज दिस एसवीजी आइकन एज द लोगो ऑफ द वेबसाइट, 5 आइकन इज ऑलरेडी डन, डू नॉट टच इट। ये लिख के आपका जो ये 5 आइकन वाला जो लोगो होगा वही सेम लोगो वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर लिया जाएगा। एंड आप देख सकते हो हमारा जो लोगो है वो अपडेट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर पीएनजी क्यों नहीं यूज़ किया, एसवीजी क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब हम डार्क मोड यूज़ कर रहे हैं तो ये लोगो अपने आप वाइट हो जा रहा है। अगर हम पीएनजी यूज़ करते तो ब्लैक ही रहता। तो यार हमने लोगो भी ऐड कर दिया है। अब हमको वापस चेकलिस्ट में जाना है। हमने 5 आइकन बना दिया है, हमने लोगो बना दिया है, हमने यहाँ पर मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी कंप्लीट कर दिया है। हमारी वेबसाइट बिल्कुल मोबाइल रिस्पॉन्सिव है एंड अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पर एसईओ विथ प्रॉम्प्ट ये भी हमने कर दिया है। हमने एसईओ करवा दिया पूरी वेबसाइट का। हमने एफएक्यू सेक्शन भी करवा दिया है। अब आ गई हमारी एडसेंस अप्रूवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। तो एडसेंस ऐसी साइट को अप्रूवल नहीं देता जिसमें ये सारे पेजेस ना हो। तो ये सारी बेयर मिनिमम चीज़ हैं जो कि एडसेंस के लिए चाहिए ही चाहिए। तो सिंपली आपको ये कॉपी कर लेना है एंड आपको क्लाउड कोड में जाके /new करना है या फिर न्यू सेशन स्टार्ट करना है आपके एआई एजेंट का एंड आपको ये पेस्ट कर देना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, एआई एजेंट आपके लिए ये सारे पेजेस बना देगा एंड इसके बाद आप अपनी वेबसाइट में जाके देख सकते हो ये सारे पेजेस आपके ऑलरेडी बने हुए होंगे। मेरे क्लाउड कोड ने ये ऑलरेडी बना के रख दिए थे। एंड यार मैं आज आपको फ्री में मेल सेटअप भी करना सिखाऊंगा कि हमें जो प्रोफेशनल मेल होता है जैसे कि fontfinderai.com का जो पर्सनल कंपनी मेल होता है, मैं आपको क्लाउडफ्लेयर से वो भी बनाना सिखाऊंगा क्योंकि ये पेड होता है। बट क्लाउडफ्लेयर मेल राउटिंग भी बिल्कुल ही फ्री में देता है। तो अगर कोई बंदा आपको कांटेक्ट करना चाहता है, अगर आपकी वेबसाइट में कोई बग है या फिर कुछ भी है, तो वो इस ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट कर पाएगा। तो आज तो मैं सब कुछ ही बता देने वाला हूँ आपको, A to Z सब कुछ, क्योंकि आज टाइम की कोई कमी नहीं है। पिछले वीडियो मेरे को 1.5 घंटे में कंप्लीट करनी थी, बट इस वीडियो को मैं उतना लंबा खींचूंगा जितना भी इस वीडियो के लिए चाहिए होगा, क्योंकि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे को बतानी है आपको एंड उसके लिए टाइम लगता है। मेरे को सारी चीज़ें समझा के चलना ज़्यादा अच्छा लगता है ताकि आपको भी समझ में आए सारी चीज़ें। एंड फ्यूचर वाली वीडियोज़ भी सब ऐसी होने वाली हैं, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल ही टू द पॉइंट। जो कुछ भी ज़रूरी होगा मैं सब आपको बताऊंगा। अब हमने प्राइवेसी पेजेस भी ऐड कर दिए हैं। देन अब हमको एरर पेजेस ऐड करने हैं। इसके लिए भी हमको इसको कॉपी करके क्लाउड कोड में जाके /new करना है। देन हमको यहाँ पर एरर पेजेस भी ऐड कर देने हैं। या प्रॉम्प्ट दे दो इसको, ये अपने आप ही एरर पेजेस संभाल लेगा। जैसे कि फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से
अगर मैं कोई ऐसी यूआरएल टाइप करूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी इसने ऐड कर रखा है या फिर अभी किया है। हाँ, इसने ऑलरेडी मेरा कर रखा है, बट आप ये प्रॉम्प्ट दोगे तो आपका कुछ ऐसा-सा पेज बन जाएगा। अगर कोई गलती से कोई यूआरएल टाइप कर देता है तो एक 404 पेज आएगा, बट मेरा ऑलरेडी इसने कर रखा है। मेरे ख्याल से 500 वाला पेज नहीं किया था इसने, तो अभी ये 500 वाला पेज भी ऐड कर दे रहा है। तो इसने अब हमारे लिए 404 एंड 500 वाला दोनों पेज ऐड कर दिए हैं। ये दोनों एरर पेजेस होते हैं। 404 मतलब होता है नॉट फाउंड, मतलब अगर कोई गलत यूआरएल डालेगा तो 404 आएगा, बट 500 होता है सर्वर एरर पेज। ये तभी आता है जब आपके सर्वर में कोई एरर आ गया या फिर जो यहाँ पर पीछे प्रोसेसिंग हो रही है उसमें कुछ एरर आ गया। मान लो अगर फॉन्ट जो प्रोसेस हो रहा है पीछे एआई में कोई एरर आ गया तो 500 पेज एरर आ जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है robots.txt एंड sitemap.xml। तो यार आपको सिंपली जाना है अपने क्लॉड पे एंड इसको बोलना है /new करके क्रिएट आ robots.txt फाइल। अब टोकन्स मुझे थोड़े से बचाने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले अपनी वेबसाइट में जाके देख सकता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी robots.txt है कि नहीं। एंड आप देख सकते हो हमारे क्लाउड कोड ने ये सब ऑलरेडी कर चुका है। तो आपको लोकल होस्ट :4321 पे जाना है एंड स्लैश करके robots.txt टाइप करके आपको सिंपली देख लेना है कि ये ऑलरेडी है या नहीं। यहाँ पर आपको सेकंड जो हमारा टास्क है जो कि है sitemap.xml, इसमें हमारी जितनी भी यूआरएल्स होती है ना ये सब मिलती हैं। तो बॉट जो आते हैं ना गूगल के, वो कुछ ऐसे आते हैं। पहले वो robots.txt में आते हैं एंड देखते हैं कि भाई अच्छा सब कुछ अलाउ है तो सब कुछ स्क्रॉल कर लो। यहाँ पर अगर कुछ डिसअलाउ होता तो वो उसको पहले ही मार्क कर देते। देन अब वो खुद से जाएं यार, खुद से इधर उधर जाएंगे, ढूंढेंगे यूआरएल्स, हर एक पेज में जाएंगे, फिर उस पेज में जाएंगे, ऐसे करके वो हर एक यूआरएल को क्रॉल करेंगे। बट यार ये गूगल के लिए भी काफ़ी हार्ड होता है, तो हम यूज़ करते हैं sitemap.xml। हम गूगल के लिए आसान कर देते हैं। हम एक sitemap.xml बनाते हैं जिसमें हम अपने वेबसाइट की सारी यूआरएल्स रखते हैं ताकि गूगल को परेशानी ना हो हमारी यूआरएल्स को ढूंढने में। तो आप देख सकते हो कि sitemap.xml आपके एआई एजेंट या फिर क्लाउड कोड ने बनाई या नहीं। तो जैसे हमने robots.txt स्लैश के बाद डाला था अपनी यूआरएल में, वैसे ही मैं डालूंगा sitemap-index.html, क्योंकि मेरे को robots.txt में sitemap की यूआरएल क्लाउड कोड ने दी है। दैट मीन्स इसने कर दिया होगा पक्का। तो सिंपली इस यूआरएल पे जाऊंगा। अब ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट अभी डिप्लॉयड नहीं है तो यहाँ पर ये वाली यूआरएल काम नहीं करेगी, तो हमको सिर्फ लास्ट वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर लोकल होस्ट वाली यूआरएल में। देन हमको एंटर प्रेस कर देना है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कोई साइट मैप नहीं है, तो हमको साइट मैप बनवाने पड़ेंगे। तो मैं जाऊँगा अपने एआई एजेंट में, मैं करूँगा /new एंड मैं इसको बोलूँगा क्रिएट sitemap.xml फॉर दिस वेबसाइट, यूज़ एस्ट्रो डॉक्स MCP फॉर चेकिंग हाउ टू एडिट। अभी क्या करेगा, हमारे एस्ट्रो की डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा एंड उसके बाद देखेगा कि यार एस्ट्रो में कोई ऐसा फीचर है साइट मैप ऐड करने का। मुझे पता है क्योंकि है ऐसा, तो ये उसको जाके एंड हमारे लिए साइट मैप ऐड कर देगा। बट ये बोल रहा है कि साइट मैप तो ऑलरेडी एडिड है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि दिस URL इज़ गिविंग मी 404 एरर। तो अभी इसको देखते हैं फिक्स करेगा कैसे करेगा। ओके, सो ये बोल रहा है कि जब मैं इसको पूरा बिल्ड कर दूंगा ना इसका, तब उसके बाद चलेगा। उसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर npm रन dev किया था अभी, मतलब डेवलपमेंट सर्वर रन किया था। तो होता क्या है कि npm रन डेव में सिर्फ डेवलपमेंट सर्वर ही रन होता है, बिल्ड नहीं बनता। मतलब जब फाइनली जो वेबसाइट जैसी होगी ना हमारी, तो उसके लिए हमें npm रन बिल्ड करना होता है। इससे क्या होगा, एस्ट्रोजेस हमारा एक बिल्ड तैयार कर देता है। तो जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं, हमारी जो वेबसाइट डिप्लॉय होती है, तो पहले एक बिल्ड बनता है। ये देखो हमारी सारी बिल्ड बना रहा है, ये हमारे पास कितने सारे पेजेस हैं, ये सारे जनरेट कर रहा है। उसके बाद हमको करना होता है npm रन प्रीव्यू, उस बिल्ड को प्रीव्यू करने के लिए। तो अगर अब हम जाएंगे इस वेबसाइट पे, अभी वेबसाइट हमारे बिल्ड से चल रही है ना कि डेवलपमेंट सर्वर से। तो अगर मैं अब करूँगा इसमें साइट मैप XML, तो अब शायद खुल जाना चाहिए। हाँ, तो अब साइट मैप खुल गया है। अगर मैं यहाँ पर साइट मैप $0.xml करूँगा तो यहाँ पर सारी यूआरएल्स हमको दिखेंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी सारी यूआरएल्स दिख रही हैं। तो होता है ये डायनेमिक वेबसाइट है ना हमारी, तो इसके जितने भी यूआरएल्स होते हैं वो डायनेमिकली जनरेट होते हैं। तो जब हम बिल्ड करते हैं ना, तब सारे पेजेस बनते हैं एंड तभी साइट मैप भी बनता है। तो हमारा साइट मैप भी रेडी हो चुका है। तो यार साइट मैप के बाद हमको गूगल एनालिटिक्स का कोड डालना होगा अपनी वेबसाइट पे। ये हम थोड़ी देर बाद में सेटअप करेंगे ताकि मैं वेबसाइट को कैसे अपडेट करना है आपको वो भी बता पाऊँ, क्योंकि एक बार वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी देन आपको मेरे को ये भी बताना होगा कि कैसे उसको अपडेट करना है या फिर कैसे उसमें न्यू न्यू फीचर ऐड करके उसको वापस डिप्लॉय करना है। तो ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैं उसके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैं तब बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, बट अभी थोड़ा आगे चल के जब हम डिप्लॉय कर देंगे अपनी वेबसाइट उसके बाद। देन अब इसके बाद हमको अपनी वेबसाइट को करना है डिप्लॉय। अब वो कैसे करेंगे हम, तो यार डिप्लॉय करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि है गिट। हमने इनिशियलाइज तो कर दिया था,
तो यार गिटहब कैसे यूज़ करना है, मैं वो आपको तब तक बता देता हूँ। तो यार या तो आप एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे होगे, या तो आप वीएस कोड यूज़ कर रहे होगे, या तो आप कर्सर भी यूज़ कर सकते हो। तो सभी में एक सोर्स कंट्रोल का टैब होता है, आपको वहाँ जाना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर आपके जितने भी चेंजेस होंगे ना आपने किए हैं, वो सारे मिलेंगे। आपको इन चेंजेस में प्लस का आइकन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, आपके जितने भी चेंजेस हैं वो सारे स्टेज हो जाएँगे। स्टेज हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज लिखना है उस कमिट मैसेज का। जैसे कि मेरा पहला कमिट है तो मैं लिखूँगा इनिशियल कमिट। तो मैं लिखूँगा इनिशियल कमिट एंड यहाँ पर मैं कमिट पे क्लिक कर दूँगा। इससे क्या होगा कि हमने गिट पे कमिट कर दिया है। अब होता ये है, हमारे जितने भी कमिट्स होते हैं यहाँ पर ग्राफ में क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएँगे। हमारा पहला कमिट एस्ट्रो ने किया था जो इनिशियलाइज़ किया था हमने, एंड हमने सेकंड कमिट अब किया है। तो जो ये मैंने अभी बताया आपको, चेंजेस को ऐड करना, देन उसके बाद मैसेज लिख के कमिट करना, ये आपको हर बार करना है जब भी आप एआई से कोई काम करवा रहे हो। प्रॉम्प्ट देने से पहले आपको ये काम पक्का कर लेना है। एंड क्या मैसेज लिखना है वो आपको उसी चेंज के हिसाब से लिखना है। मान लो आपने कोई काम करवाया एआई से, जैसे कि हमने अभी robots.txt करवाई थी। जैसे हम अभी मान लो एसईओ करवा रहे हैं अपने वेबसाइट का, तो हम लिख देंगे इसमें एडेड एसईओ फॉर द वेबसाइट एंड हम कमिट कर देंगे। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, और मैं बोल रहा हूँ कि हर एक प्रॉम्प्ट देने से पहले यहाँ पर कमिट करना ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है, तो मान लो अगर आपने क्लॉड को कुछ करने के लिए बोला बट उसने 404 पेज में 4041 कर दिया, उसने कुछ ऐसा कर दिया जो कि आपको पसंद नहीं आया, जैसे कि इसने 404 पेज में 401 कर दिया, या फिर कोई भी ऐसा चेंज जो आपको पसंद नहीं आया, तो यार आप अब क्या करोगे। अब आप जाके क्लॉड को बोलोगे भाई पहले ऐसा कर दे, अब वो फिर से टोकन्स लेगा, अब वो फिर से आपकी लिमिट यूज़ करेगा। ऐसे तो आपकी फालतू में लिमिट्स यूज़ हो जाएगी ना। तो इसके लिए हम गिट यूज़ करेंगे और इससे हमारा कोड भी सेफ रहता है। अब हमें बैक जाना है कि हमने जब ये चेंजेस नहीं करवाए थे एआई से, 404 नहीं किया था एआई ने, हमें तब जाना है। तो उसमें जाने के लिए हमको फिर से सोर्स कंट्रोल टैब में जाना है। जैसे कि हमने कमिट किया था, अगर ये चेंज सही होता तो हम सीधा ऐड करके कमिट कर देते, बट ये चेंज है गलत। अब हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटली यहाँ पर चेंजेस के बगल में एक रिवर्ट का साइन होता है, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस का। तो इससे क्या होगा कि जितने भी चेंजेस यहाँ पर जितनी फाइल्स में होंगे वो सारे रिवर्ट हो जाएंगे आपके लास्ट कमिट में। और लास्ट कमिट कब किया होगा आपने, जब आपका लास्ट काम करवाया होगा आपने, एंड वो सही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके बाद तो आपने यही वाला प्रॉम्प्ट लिखा है ना जो गलत किया है काम। एंड अगर आपको कोई एक फाइल में चेंजेस रिवर्ट करने हैं तो आप सिंपली उस फाइल के आगे जो ये एरो बटन है डिस्कार्ड चेंजेस, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स जो सारा टास्क किया है वो सारा ही गलत है, तो मैं चेंजेस के साइड में जो एरो बटन है इसमें क्लिक करूंगा एंड डिस्कार्ड फाइल कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो मेरा 4041 किया था एआई ने, जो गलत चेंज किया था एआई ने, वो रिवर्ट हो जाएगा एंड हमारे टोकन्स भी यूज़ नहीं होंगे। एंड आप देख सकते हो अभी 404 आ गया वापस। तो यार ये फ़ायदा है गिट का, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब से जितने भी प्रॉम्प्ट आप करोगे उस प्रॉम्प्ट को करने से पहले आपको कमिट ज़रूर करना है ताकि आपका कोड सेफ रहे। तो यार हमने यहाँ पर npm रन बिल्ड करके चलाया था, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ एंड npm रन डेव करके वापस चला लेता हूँ, क्योंकि जो npm रन प्रीव्यू था ना वो बिल्ड से चलता है एंड बिल्ड एक ही बार बनता है एंड उसमें चेंजेस दिखते नहीं है फिर हमें। तो मैं फिर से यहाँ पर npm रन डेव कर देता हूँ ताकि हमारा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो जाए। एंड डेवलपमेंट सर्वर का फ़ायदा क्या होता है, जैसे हम कोई चेंजेस करते हैं ना तो वो इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो गया, हमें रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट जो npm रन प्रीव्यू था ना वो बिल्ड बनने के बाद होता है, वो प्रोडक्शन होता है, उसमें ये इंस्टेंट चेंजेस नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर फिर से npm रन डेव करके अपना डेवलपमेंट सर्वर रन कर दिया है। अब हम देखते हैं आगे कौन सा चीज़ें हमारी बची हैं। तो अब हमको अपना कोड, तो यार अब हमने कोड तो कर लिया है, अब हमको उसको डिप्लॉय करना है। तो यार सबसे पहले हमको अपना कोड डिप्लॉय करना है क्लाउडफ्लेयर पे नहीं, हमको डिप्लॉय करना है गिटहब पे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यार हमारा जो कंप्यूटर है उस पे हमारा कोड है, बट हमको ऐसा भी कुछ बैकअप चाहिए जिससे हमारा कोड थोड़ा सेफ रहे। तो गिटहब एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना कोड रखते हैं एंड ये कोड हमारा क्लाउड पे रहता है, सर्वर्स पे रहता है गिटहब के। तो गिट एक टूल है जिसमें हम वर्जन कंट्रोलिंग करते हैं, मतलब जो हम रिवर्ट कर रहे थे ना यहाँ पर, ये जो लोकल में चल रहा था हमारे, ये था गिट। एंड गिटहब एक अलग चीज़ है। गिटहब क्या होता है, गिटहब एक वेबसाइट मान के चलो, एक ऐसा गूगल ड्राइव टाइप का थिंग है जो कि कोड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है एंड हम उसमें फाइल्स की जगह कोड स्टोर करते हैं, कोड की फाइल, ताकि वो हमारे गिटहब के सर्वर पे सेफ रहे। अगर मान लो मेरे को अपना कोड कहीं किसी और कंप्यूटर से एक्सेस करना है तो मैं सीधा अपने github.com पे जाऊँगा, अपना आईडी पासवर्ड डालूंगा, साइन इन करूँगा एंड उसमें मेरे को सारा कोड मिल जाएगा। एंड अगर मान लो आपको टीम में काम करना है, आपको अपने दोस्त के साथ मिलके काम करना है,
तो आप गिटहब के थ्रू वो कर पाओगे। आप गिटहब में यहाँ से पुश कर देना चेंजेस और वो अपने कंप्यूटर में वहाँ से पुल कर लेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सीमलेस हो चुकी हैं। मतलब आपको ज़िप करके कोड को भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ एक गिट पुश करोगे और वो अपनी मशीन में गिट पुल करेगा एंड सब कुछ सेट है। तो इन सब की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। तो यार गिट में इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपना कोड को सेव करना है। तो उस सेव का मैं आपको करके दिखाऊंगा आज के कोड को सेव कैसे करना है ताकि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें github.com पे साइन इन करना होगा। तो आप अपना अकाउंट बना लो इसमें एंड आप साइन इन कर लो। मैंने यहाँ पर अपने गिटहब अकाउंट में साइन इन कर लिया है एंड इसके बाद आपको गिटहब का जो CLI है इसको यूज़ करना होगा। तो गिटहब का CLI यूज़ करने के लिए अगर आप मैक में हो तो आपको लिखना है अपने टर्मिनल में जाके brew install gh। अगर आप विंडोज़ पे हो तो आपको लिखना है winget install github.cli एंड आप लिनक्स में हो तो आपको लिखना है sudo apt install gh। तो मैं मैक यूज़ करता हूँ तो मैं brew install gh लिख देता हूँ। मेरे को यहाँ पर अपने टर्मिनल में जाना है। आप यहाँ पर एंटी ग्रेविटी का टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसी को यूज़ कर लेता हूँ एंड मेरे को लिखना है brew install gh। अगर आप विंडोज़ पे हो तो पावर शेल यूज़ करके आप सिंपली लिख सकते हो winget install github.cli या फिर आप डायरेक्टली इंस्टॉलर भी डाउनलोड कर सकते हो github.com से। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ github CLI विंडोज़। आपको ऐसे लिखना है, देन आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाना है एंड इसके बाद आपको यहाँ से विंडोज़ MSI सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मेरा यहाँ पर GH इंस्टॉल हो चुका है। देन इसके बाद अब हमको अपने पावर शेल या फिर टर्मिनल को गिटहब के साथ कनेक्ट करना होगा। एंड यार अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, तो आप ये जो डिप्लॉयमेंट वाला स्टेप है गिटहब के ऊपर, ये सिर्फ कोड सेव करने के लिए है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। आपको नीचे चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से नेक्स्ट वाले पार्ट में जा सकते हो जिसमें मैंने क्लाउडफ्लेयर में डिप्लॉय कैसे करना वो बताया है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली बस यहाँ पर gh auth लॉगिन लिखना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। देन आपको github.com पे एंटर प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पर HTTPS पे ही एंटर प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पर y टाइप करके एंटर प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पर करना है लॉगिन विथ अ वेब ब्राउज़र, इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको प्रेस एंटर करना है, इससे आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद मेरी लिंक मेरे ब्राउज़र पे खुल जाएगी जहाँ पर मेरा गिटहब लॉगिन है। देन मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे प्रेस करूँगा। देन इसके बाद मेरे को कोड डालना है, कोड मेरे टर्मिनल में होगा, इसको मेरे को कॉपी कर लेना है। इसके बाद मेरे को एक कोड यहाँ पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पर ऑथराइज गिटहब पे क्लिक कर देना है। देन हमारा जो टर्मिनल है वो हमारा गिटहब पे लॉगिन हो जाएगा। देन इसके बाद हमको गिटहब पे जाना है, नॉर्मल github.com पे। देन आपको यहाँ पर प्लस का आइकन मिलेगा, आपको यहाँ पर न्यू रेपो पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको अपने रेपो का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट फाइंडर AI। देन इसके बाद आपको यहाँ पर रेपो को प्राइवेट कर देना है एंड आपको क्रिएट रेपो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर HTTPS पे ही रहने देना है इसको। देन आपको यहाँ पर गेट इनिट नहीं करना है, आपने ऑलरेडी कर रखा है। ये भी नहीं करना है, कमिट भी नहीं करना है क्योंकि कमिट भी हमने कर रखा है। आपको ये वाली कमांड ज़रूर चला देनी है, एक बार आपको चेक करना है आपकी जो ब्रांच है वो मेन होनी चाहिए। तो आप सिंपली ये वाली कमांड चला दो, मेरी ऑलरेडी मेन थी ब्रांच। देन आपको ये वाली कमांड गिट रिमोट वाली कमांड पूरी कॉपी करके पेस्ट कर लेनी है। देन इसके बाद गिट पुश, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। इससे क्या होगा, आपका जितना भी कोड होगा ना ये सारा गिटहब पे चले जाएगा एंड आप अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको अपने गिटहब पे सारा कोड दिखेगा जो भी आपने किया है। तो आप कभी भी जाओगे ना अपने github.com पे एंड साइन इन करोगे तो आपको यहाँ पर अपना नया प्रोजेक्ट दिख जाएगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा कोड आपको दिख जाएगा। आप सीधा जाके कोड भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आपका सारा कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कोड सेफ। एंड जब भी आप अपना काम बंद करोगे ना, मान लो आपने आज का काम खत्म कर दिया, तो आपको सिंपली अब ये सब करने की जरूरत नहीं है जो हमने टर्मिनल्स के साथ किया था, गेट पुश वगैरह ये सब हो गया। अब ये सब आप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको क्लोज कर दो। अब क्या करना है आपको, एक बार पुश हो गया ना तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मान लो मैंने कोई एडिट करना है, जैसे कि मान लो 404 पेज से मेरे को डॉट हटानी है, या फिर कोई भी चेंज किया मैंने AI के थ्रू, या फिर कोई भी फीचर इंप्लीमेंट कर दिया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले कोई भी चेंज कराने के बाद आपको पहले कमिट करना है। तो पहले आप चेंजेस से प्लस का आइकन में क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पर एक मैसेज लिखोगे जिसकी रिमूव्ड डॉट। देन आपको यहाँ पर कमिट पे क्लिक करना है। कमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अब सिंक चेंजेस की बटन मिलेगी। अब आपको कमिट के साथ साथ सिंक चेंजेस भी करना है। कमिट क्या होता है, कमिट होगा आपके लोकल पे गिट पे सेव करेगा, ना कि गिटहब पे। जब आप सिंक चेंजेस करोगे ना तो आपके वही चेंजेस गिटहब पे भी सिंक हो जाएंगे। मतलब जो रिमूव्ड डॉट था ना वो गिटहब पे भी आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, ये देख सकते हो नाउ आ रहा है ना रिमूव्ड डॉट। तो ये सब आपको अब करना होगा
इससे क्या होगा, आपके चेंजेस लोकल एंड गिटहब दोनों पे सिंक रहेंगे। तो जो हमने यहाँ पर सिंक चेंजेस किए ना, इसी को गिट पुश कहते हैं। अगर हम टर्मिनल के थ्रू करेंगे तो गिट पुश लिखेंगे तो हो जाएगा। एंड आपका दोस्त यहाँ से अगर बाई चांस अगर आप कर रहे हो ना काम उसके साथ, तो सीधा पुल करेगा तो आपके चेंजेस यहाँ पर आ भी जाएंगे। तो ये काफ़ी सीमलेस बना रखा है गिटहब ने कोडिंग को। इसकी डिटेल में अगर वीडियो चाहिए ना गिटहब की, अगर आपको गिटहब के बारे में सब कुछ सीखना है कि ये कितना अच्छा है, कितना क्या क्या प्रोवाइड करता है हमको, तो आप कमेंट कर देना, मैं फ्यूचर वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। अब इसके बाद हमारा कोड है वो सेफ हो चुका है गिटहब पे, लेकिन अब हमको इस कोड को डिप्लॉय करना है हमारे क्लाउडफ्लेयर पे। अब क्लाउडफ्लेयर डिप्लॉय कैसे करना है, क्योंकि मेन टास्क यही है। अब हमारा कोड हो गया, साइट बन गई है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, वो भी हम करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मेन चीज़ें रह गई हैं। अब हमको अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना है क्लाउडफ्लेयर पे, ताकि पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेस कर पाए। हमने अभी तक डोमेन नहीं लिया है, डोमेन हम बाद में लेंगे। क्लाउडफ्लेयर में डिप्लॉय कर देंगे, टेस्ट कर लेंगे एक बार वेबसाइट को, उसके बाद डोमेन लेके क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट कर देंगे। तो क्लाउडफ्लेयर हमको टेम्परेरी डोमेन देता है, जो कि होती है pages.dev या फिर workers.dev की। उससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। तो यार अब टाइम आ गया है मैं आपको वो बोनस ट्रिक बताऊं जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको। तो यार मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी हेल्प करेगी आपको ग्रो करने में एसईओ के अंदर। तो इसको ध्यान समझना। एसईओ के लिए एक मेजर फैक्टर होता है बैकलिंक। अब बैकलिंक होता क्या है? तो बैकलिंक, अगर कोई और साइट अपने ब्लॉग पोस्ट में या फिर अपनी वेबसाइट में आपके साइट की लिंक देती है, एंड ऐसी अगर 10-15 वेबसाइट हैं जो कि आपकी वेबसाइट का लिंक दे रही है अपनी वेबसाइट में, तो इसको हम बैकलिंकिंग कहते हैं। एंड ये सारी लिंक्स को हम बैकलिंक्स कहते हैं, मतलब ये बैक आपके वेबसाइट पे आ रही हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है साइट की रैंकिंग का। तो अगर बहुत सारी बैकलिंक्स है, अगर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आपको रेफर कर रही हैं, इससे क्या होता है कि गूगल की नज़रों में ये इंप्रेशन जाता है कि यार इतनी सारी वेबसाइट्स इस वेबसाइट को लिंक कर रही हैं, दैट मीन्स ये वाली वेबसाइट ट्रस्टेड है उन 10 के 10 वेबसाइट से जिन्होंने इस वेबसाइट को बैकलिंक दी है। एंड इससे जो एसईओ जूस होता है वो आपकी वेबसाइट में जाता है। एंड ये कैसे होता है? मान लो वो 10 की 10 वेबसाइट जहाँ से आपको बैकलिंक मिली है, उन 10 की 10 वेबसाइट का रैंकिंग एंड जो इम्प्रेशन है गूगल की नज़रों में वो काफ़ी अच्छा है। अगर उनमें से एक वेबसाइट का भी इम्प्रेशन अच्छा है, बाकी का भी थोड़ा बहुत तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो पुरानी वेबसाइट होंगी। एंड हाँ, जितनी पुरानी वेबसाइट से बैकलिंक मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। बट मान लो अगर पुरानी नहीं भी है, तो नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी रैंकिंग में। तो उन 10 वेबसाइट का जो एसईओ होगा उसका लिंक जूस, मतलब हम इसको एसईओ लिंक जूस कहते हैं। वो कुछ ऐसे काम करता है कि पहले गूगल पे रैंक करती है वो 10 वेबसाइट्स, उसके बाद वहाँ से एसईओ जूस वहाँ पहुँचा उसकी वेबसाइट पे। देन उसके बाद उसने आपको रेफ़र कर दिया, मतलब आपकी वेबसाइट को लिंक दे दी। देन वहाँ से जो एसईओ लिंक जूस होता है वो आपकी वेबसाइट में आ जाता है। सिंपल भाषा में यही है कि जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स उतनी अच्छी रैंकिंग। एंड हाँ, ये कभी-कभी बैकफायर भी कर जाता है। कभी-कभी बैकलिंक से भी आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाती है। अगर आपकी बैकलिंक एक स्पैमी वेबसाइट से आ रही है तो आपको मेक श्योर करना है कि जो बैकलिंक्स हैं वो अच्छी वेबसाइट से ही आ रही है आपके पास। एंड जो स्पैमी बैकलिंक्स होती हैं वो कोई-कोई ऐसे ही बना देता है, एंड उसको रिमूव करने का भी तरीका है एक। मैंने सब कुछ किया है एसईओ में। तो अगर आपको एसईओ के ऊपर बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट से बता देना, मैं उसको भी फ्यूचर में ले आऊँगा। बट यहाँ पर जो मेन बात है, यार बैकलिंक्स कोई वेबसाइट फ्री में थोड़ी देगी हमको। तो हाँ यार, बैकलिंक्स पेड होती हैं। अगर आपको अच्छी बैकलिंक्स चाहिए तो आपको उस वेबसाइट के ओनर को कॉन्टैक्ट करना होता है, एंड नेगोशिएशन से आपको एक बैकलिंक परचेज़ करनी होती है। एंड इसमें भी श्योर नहीं होता कि आपकी रैंकिंग बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। तो मैं इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ एक। इसकी ट्रिक ये है कि हम एक वेबसाइट तो नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं 12 वेबसाइट्स। तो हमारे पास खुद के लिए तो बैकलिंक होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सारे टूल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि अगर मेरी एक वेबसाइट भी रैंक कर रही है ना, तो उसका जो एसईओ लिंक जूस है वो मेरे सारे 12 के 12 वेबसाइट्स में फैल जाता है। एंड इससे गूगल को लगता है कि यार ऑफ कोर्स मेरी एक वेबसाइट अगर गूगल की नज़रों में अच्छी है, वो अगर इस दूसरे नई टूल का लिंक प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स ये किसी ट्रस्टेड बंदे की वेबसाइट है या फिर ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो वो उसको और ऊपर प्लेस करने लगता है। अब आप बोलोगे यार रियल ऑनलाइन रूलर भी आपने ऐसे ही करी थी क्या रैंक? नहीं यार, मैंने उसमें एक भी बैकलिंक नहीं बनाई थी, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मेरे टूल्स पब्लिक हो जाएँ। तो उसमें तो मैंने ऑर्गेनिक आपके सामने, आप जाके देख भी सकते हो बैकलिंक्स। उसमें कोई भी आपको वैसी बैकलिंक नहीं मिलेगी जो कि मेरी साइट की हो, वो ऑर्गेनिक बैकलिंक्स है। अब मैं आपको यही बताने वाला था कि ऑर्गेनिक बैकलिंक्स क्या होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बैकलिंक्स बनानी ही बनानी है।
पेड ही बैकलिंक्स बनानी है। कुछ ऑर्गेनिक बैकलिंक्स अपने आप ही बन जाती हैं। मान लो किसी को आपका टूल बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड उसकी भी एक वेबसाइट है एंड उसने अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐसे ही कुछ रूलर का ब्लॉग पोस्ट होगा उसका एंड उसने अगर ऐसे ही डाल दिया कि अगर आपको कुछ मेजर करना है तो आप ये वाली साइट यूज़ कर सकते हो। तो वो एक ऑर्गेनिक बैकलिंक होगी। मतलब आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया, ना ही उसको कॉन्टैक्ट किया आपने, अपने आप ही वो बैकलिंक आपको मिल गई। तो ऐसे करके काफ़ी बैकलिंक्स अपने आप ही मिल जाती हैं। मैं आपको बस एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इससे आपकी जो रैंकिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अपने सारे टूल वेबसाइट को 12 के 12 टूल वेबसाइट को आपको एक दूसरे के साथ लिंक रखना है। आप सीधा क्लाउड को बोल देना, दीज़ आर माय वेबसाइट्स, गिव बैकलिंक टू ईच ऑफ देम। एंड हाँ, ये आपको कब करना है? तो यार पहले वेबसाइट को ऐसे ही छोड़ दो बना के, कोई बैकलिंक नहीं बनानी है। अगर आप बहुत ही जल्दी 12 के 12 बैकलिंक दे दोगे, तो गूगल की नज़रों में लगेगा कि यार ये तो स्पैम कर रहा है, मतलब इतनी जल्दी कैसे हो गई? वो ऑर्गेनिक लगेगा नहीं। इससे क्या होगा, उल्टा आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं करने वाली। ये भी मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपको 1 महीना तो कोई बैकलिंक नहीं देनी। मान लो आपके पास 5 वेबसाइट पहले से ही हैं, ठीक है? और आपने 6th वेबसाइट बनाई, तो 6th वेबसाइट में 1 महीना तो आपने कोई बैकलिंक नहीं बनानी, ऐसे ही छोड़ देना है। 1 महीने के बाद आपको 1 बैकलिंक देनी है, फिर आपको डेढ़ महीने के बाद 1 और बैकलिंक देनी है, फिर आपको 2 महीने के बाद 2 और बैकलिंक दे देनी है। समझ रहे हो? ऐसे नेचुरल वे में देनी है बैकलिंक्स। आपको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा नेचुरल रखना पड़ेगा ये सब, तभी आप गूगल की नज़रों में ऑर्गेनिक लगोगे। ऑफ कोर्स ये सब ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि एट द एंड हमारी मर्ज़ी है, हम किसको बैकलिंक दे रहे हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट है वो। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो ये वेटिंग वाली ट्रिक है ना, ये वर्क करती है एंड मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ। तो मैं यही चाहता था कि ये वाली जो ट्रिक है, वो मैं सिर्फ़ उन्हीं को बताऊँ, जो कि सच में इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। एंड हाँ, काफ़ी लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि अपनी वेबसाइट्स का नाम बता दो, अपने आइडियाज़ का, जो भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। बट यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी भी अपने आइडियाज़ किसी को बताओ मत। उससे क्या होता है कि अगर आपके आइडियाज़ किसी और के पास चले जाते हैं, तो आप एक तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ा देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने ऑनलाइन रूलर वाली वीडियो बनाई थी, तब उसमें सिर्फ़ 5-6 वेबसाइट ही थी, जो कि सच में ऑनलाइन रूलर वाली वेबसाइट थी। मेरी अराउंड 6th या 7th ही होगी। बट मेरी उस वीडियो के बाद कम से कम 100 डोमेन से लोगों ने सेम वेबसाइट बना दी। तो उससे क्या होता है, मेरी वेबसाइट को ज़्यादा टाइम लगा रैंक करने में। बट ऑफ़ कोर्स उन 100 वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पहले बनी थी, तो ऑफ़ कोर्स मेरे को एज मिला वहाँ पर एंड मेरी जल्दी रैंक की। बट इससे होता ये है कि अगर आपको कुछ अच्छा-सा आइडिया मिला है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपको मिल गई है, ठीक है, गोल्डन कीवर्ड आपने ढूँढ निकाला है, तो यार आप पब्लिकली सबको बता दोगे एंड बाकी सारे लोग भी उस पे वेबसाइट बना देंगे। तो जितना हो सकता है, आपको अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करने। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सबके पास यूनिक आइडियाज़ हैं। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, सबके आइडियाज़ यूनिक हैं। कोई लॉ वाला बंदा अगर वेबसाइट बनाएगा, तो उसके लॉ वाले आइडियाज़ होंगे। कोई यूट्यूबर अगर अपना वेबसाइट बनाएगा, तो यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम पे बनाएगा। कोई डेवलपर बनाएगा, तो डेवलपर्स की प्रॉब्लम पे बनाएगा। तो मेन जो चीज़ है, वो यहाँ पर आइडिया है। बाकी सारा प्रोसेस तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। बस आपके आइडियाज़ यूनिक होंगे। तो इसलिए मैं अपनी कोई वेबसाइट या फिर कोई आइडिया यहाँ पर बताता नहीं हूँ। जो मेरे छोटे-मोटे आइडियाज़ होते हैं, जैसे जो मैं ये वीडियोज़ में बता रहा हूँ, ये सब छोटे-मोटे आइडियाज़ हैं मेरे, जो कि मेरे लिस्ट में सबसे नीचे हैं। मतलब जिनको मैं इतनी प्रायोरिटी नहीं देता। तो अगर मैं ये पब्लिक भी कर दूँ, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, क्योंकि मेरे को अर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है इन सब से। आप देख सकते हो रियल ऑनलाइन रूलर पे इतना ट्रैफ़िक आ रहा है, बट फिर भी मैंने उसमें एड्स नहीं लगाए हैं, ना ही मैं उसमें लगाऊँगा, जब तक वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी वेबसाइट ना बन जाए। बट मुझे पता है कि वो इतनी बड़ी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। वो काफ़ी नीचे रैंक करती है मेरे टू डू लिस्ट में। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आप भी अपने आइडियाज़ किसी को ना बताएँ। आप रेडिट पे पोस्ट डालो, हर जगह फैला दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने दोस्तों एंड सेम फील्ड में जो बंदे हैं, उनको शेयर मत करो। तो यार यही थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स थे, जो मेरे को आपको बताने थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यार डिप्लॉयमेंट हमने गिटहब पे तो कर दिया है, जो कि नेसेसरी नहीं था, ऑप्शनल था। अगर आपको अपना कोड सेफ रखना था, तो आप गिटहब पे उसको पुश कर सकते हो। अब हमको अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना है क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे या फिर क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे। तो अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक है, जो कि 99% आपकी वेबसाइट स्टैटिक ही होगी, तो भी आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। जहाँ पर चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। एंड अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, क्योंकि जो ये पुरानी वीडियो थी, इसे मैंने स्टैटिक वेबसाइट ही बताई थी कैसे डिप्लॉय करनी है। बट आपको ऑफ कोर्स ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वेबसाइट में ही आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। तो क्लाउडफ्लेयर पे डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल खोल लेना है। आप कोई भी टर्मिनल खोल लो, बस आपको उस प्रोजेक्ट पे जाना है जहाँ पर हमें प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है। जैसे कि मैं आ गया हूँ font finder ai.com वाले प्रोजेक्ट पे
एंड मैंने ये टर्मिनल अपने डायरेक्टली वीएस कोड या फिर एंटी ग्रेविटी में ही खोल लिया है। इसमें आपको लिखना है npx wrangler login। एंड हाँ, इसको लिखने से पहले, इसमें एंटर प्रेस करने से पहले आपको अपने ब्राउज़र पे क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट में जाके, जो cloudflare.com है, इसमें लॉगिन कर लेना है। आपको अपना साइन अप करना है इस पे। साइन अप करने के बाद अगर आपके पास अकाउंट पहले से ही है तो आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। मेरी ऑलरेडी यहाँ पर वेबसाइट है, आपकी अगर नहीं होगी तो यहाँ पर आपको कोई वेबसाइट नहीं दिखने वाली। इसके बाद आपको उसी टर्मिनल में वापस जाना है जहाँ पर हमने लिखा था npx wrangler login। अब आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपका ब्राउज़र खुल जाएगा जहाँ पर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। मैं अपना वही वाला ब्राउज़र खोल लेता हूँ एंड यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है, तो मैं यहाँ पर ऑथराइज़ कर दूँगा। अगर लॉगिन नहीं था आपका यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो एंड फिर एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इस विंडो को क्लोज़ कर देना है एंड आपको वापस अपने टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में आपको यहाँ पर कैपिटल वाई लिख के एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपका जो रैंगलर है वो लॉगिन हो जाएगा। मतलब हमारा टर्मिनल, हमारा जो लोकल इन्वायरमेंट है, वो हमारे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के साथ अब कनेक्ट हो चुका है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद हमको टर्मिनल में अपना क्लाउड कोड या फिर जो भी आपके पास एआई एजेंट है, आपको वो खोल लेना है। अगर आप एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हो तो एंटी ग्रेविटी में डायरेक्टली यहाँ पर एजेंट है, वो खोल लेना है आपको। मैं क्लाउड कोड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्लाउड कोड खोल लेता हूँ। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, क्लाउडफ्लेयर डिप्लॉयमेंट प्रॉम्प्ट्स। अगर आप क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे डिप्लॉय कर रहे हो, मतलब आपकी वेबसाइट स्टैटिक है, जो कि 99% केस में स्टैटिक ही होगी। मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी वेबसाइट स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है एंड उसको क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे डिप्लॉय करना है या फिर क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे, तो आप सिंपली अपने एजेंट से ही पूछ सकते हो। आपको बस लिखना है दिस वेबसाइट इज़ स्टैटिक और नॉट एंड शुड आई डिप्लॉय इट इन क्लाउडफ्लेयर पेजेस और वर्कर्स। अगर आप ये लिख दोगे तो आंसर भी आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये जो क्वेश्चन है वो, ताकि आपको आसानी हो। तो ये क्वेश्चन पूछ के आपको वो वाला प्रॉम्प्ट चूज़ करना है जिसकी आपको नीड है। अगर क्लाउड आपको कहता है कि यार क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं हम इसको, तो आपको सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। बट अगर क्लाउड कहता है कि नहीं यार हमको तो क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे ही डिप्लॉय करना है, तो आपको क्लाउडफ्लेयर वर्कर वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। एंड जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हो, हमारी वेबसाइट डायनेमिक है, मतलब हम थोड़ी हार्ड वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। तो ऑफकोर्स हम क्लाउडफ्लेयर पेजेस वाला काम तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वो तो स्टैटिक ही होता है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पर वर्कर्स वाला प्रॉम्प्ट डिप्लॉयमेंट वाला कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं अपने क्लाउड कोड में पेस्ट कर दूंगा एंड मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद क्या होगा कि ये मेरी वेबसाइट को डिप्लॉय कर देगा मेरे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में एंड मेरे को एक लिंक दे देगा एंड मेरे को क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स डॉट डेव की लिंक मिलेगी। अगर आपका क्लाउडफ्लेयर पेजेस है तो आपको .pages.dev की लिंक मिलेगी, जो कि एक सब डोमेन होती है क्लाउडफ्लेयर की। एंड मैंने इन दोनों ही प्रॉम्प्ट में इसको लास्ट में बोला है कि ऐड अ डिप्लॉय स्क्रिप्ट टू package.json। एंड इसमें क्या होगा, अब हमारा जो package.json है उसमें हमारी एक डिप्लॉय स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी आप कोई अपडेट डालोगे, आप कुछ नया फीचर ऐड करोगे अपनी वेबसाइट पे, तो आपको सिंपली npm रन डिप्लॉय करना होगा अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर में अपडेट करने के लिए। आपको ये सारा प्रोसेस कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ चेंजेस करने हैं, यहाँ पर ऐड करके कमिट करके पुश करने हैं गिटहब में, अगर आप गिटहब यूज़ कर रहे हो। एंड उसके बाद आपको सिंपली अपने टर्मिनल में जाके npm रन डिप्लॉय करना है। बस आपका जो अपडेट होगा वो पूरा हो जाएगा एंड आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्लाउड क्या कर रहे हैं अभी। मैं इसको आंसर कर देता हूँ, परमिशन दे देता हूँ। इसको मैंने परमिशन दे दी है एंड इसने हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दी है एंड इसने हमें यूआरएल भी दे दी है। एंड आप देख सकते हो जैसा कि मैंने कहा था workers.dev की हमें यूआरएल मिली है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाके इसको पेस्ट करके देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट वर्किंग है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट यहाँ पर फुल्ली वर्किंग है एंड ये ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है। तो हमारी वेबसाइट अब क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे डिप्लॉय तो हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा डोमेन बाय करने का। एंड अब हमको डोमेन इस क्लाउडफ्लेयर वर्कर से कनेक्ट करनी होगी, ताकि यहाँ पर इतनी बड़ी सब डोमेन ना आए, यहाँ बस हमारी वेबसाइट का डोमेन आए। तो उसके लिए हमको पहले डोमेन बाय करनी होगी। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमको डोमेन लास्ट में बाय करनी है, जब हमारे ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो जाएं। तो अब देख सकते हो हमने अपने ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट कर दिए। एंड डोमेन बाय करने से पहले एक बार अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर लेना कि सब कुछ परफेक्टली वर्किंग है भी या नहीं। अगर सब कुछ परफेक्टली वर्किंग है
तो अब आपको डोमेन बाय करनी है। अब जैसा कि हमने डोमेन फाइनलाइज़ कर ही ली थी कि हमारी डोमेन होने वाली है fontfinderai.com। तो डोमेन बाय करने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या कह लो डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं, जहाँ से हम डोमेन को बाय कर सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट दी है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे ऊपर मैंने नेमचीप को रखा है। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ पर्सनली? तो यार मैं पर्सनली अपनी सारी डोमेन्स नेमचीप पे रखता हूँ या फिर स्पेसशिप पे रखता हूँ। बट मैं पहले बिग रॉक यूज़ करता था। मैंने होस्टिंगर भी यूज़ किया है एंड गोडैडी भी यूज़ किया है। मैंने ये सारे यूज़ किए हैं। बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि नेमचीप जो है, इसमें आपका सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड चलेगा। स्टार्टिंग डेज़ में मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, ना ही मेरे पास कोई पावरफुल सा डेबिट कार्ड था। तो मैंने गोडैडी, होस्टिंगर, बिग रॉक ये सब यूज़ किए थे, क्योंकि इन तीनों में आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है एंड आप ईज़िली डोमेन बाय कर सकते हो। बट स्पेसशिप और नेमचीप में, स्पेसिफिकली नेमचीप में क्रेडिट कार्ड चलते हैं एंड कुछ-कुछ डेबिट कार्ड चलते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप स्पेसशिप का यूज़ कर सकते हो। जो स्पेसशिप है ना, वो भी नेमचीप ने ही बनाया है, बट स्पेसशिप में डेबिट कार्ड्स चल जाते हैं ऑलमोस्ट सारे। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नेमचीप पे नहीं चल रहा है फॉर सम रीज़न, तो आप स्पेसशिप से ले सकते हो। एंड अगर आपको यूपीआई में ही लेना है, तो आप इन तीनों में से जिस पे भी सस्ता मिल रहा होगा, उस पे ले सकते हो। ज़्यादातर मैंने देखा बिग रॉक पे ही सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है। मैंने लास्ट वीडियो में बिग रॉक से ही डोमेन ली थी। बट यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं नेमचीप ही की यूज़ करता हूँ या फिर स्पेसशिप ही की यूज़ करता हूँ। क्योंकि इन दोनों में जो डोमेन प्राइवेसी होती है, मतलब हमारे डोमेन जो हम लेते हैं, तो हमको अपना नाम, एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, ये सब डालना होता है। एंड ये जो डिटेल होती हैं, अगर हमको प्राइवेट रखनी है, तो हमको इसके लिए एक प्राइवेसी प्लान लेना पड़ता है। तो नेमचीप, स्पेसशिप और होस्टिंगर, इन तीनों में आपको फ्री डोमेन प्राइवेसी मिलती है। मतलब जो ये प्राइस कोट करते हैं ना डोमेन लेने का, उसी के अंदर इंक्लूड होता है डोमेन प्राइवेसी। एंड डोमेन प्राइवेसी कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम छुपाना है, तो आपको ये प्राइवेसी लेनी होती है। एंड ये तीनों आपको ये फ्री में देते हैं। इसलिए मैं इन तीनों में से एक यूज़ करता हूँ। होस्टिंगर तो मैं यूज़ नहीं करता। मैं ज़्यादातर नेमचीप और स्पेसशिप यूज़ करता हूँ। अगर आपको यूपीआई चाहिए एंड आपको प्राइवेसी भी चाहिए, तो आप होस्टिंगर यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको ये सब ना देख के सबसे सस्ता डोमेन चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में यार पैसे बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यार पहले मैं जिस पे भी सस्ता डोमेन मिलता था, चाहे वो गोडैडी हो, चाहे वो बिग रॉक हो, चाहे वो स्पेसशिप हो, चाहे वो होस्टिंगर हो, मैं उसी से लेता था। क्योंकि अब पहले 100 या 200 रुपए ही बहुत ज़्यादा होते थे यार। अगर वो भी बचते थे तो मैं बचाता था, क्योंकि मैं उसको कहीं और लगा सकता था, इन्वेस्ट कर सकता था। तो आप जैसा भी आपको सही लगे, आप वैसा यूज़ कर लो। मैंने ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता दिया है। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कहीं और डोमेन मिलती है, अगर कम प्राइस में मिलती है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, आप वहाँ से भी डोमेन ले सकते हो। बट अच्छी वेबसाइट से लेना जो कि रिनाउंड हो, जो कि ऑफ़िशियल रजिस्ट्रार हो। तो चलो प्राइसेस कंपेयर कर लेते हैं इन सब के। नेमचीप पे देखते हैं सबसे पहले। तो नेमचीप पे अगर मैं अपनी डोमेन डालूँ, तो नेमचीप में हमें अराउंड $11.28 की मिल रही है हमारी डोमेन। एंड ये अराउंड 1076 रुपए हैं। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। सेकंड हमारा है स्पेसशिप। स्पेसशिप में देखते हैं हमारी डोमेन कितने की मिल रही है हमको। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और सर्च कर दिया एंड ये अराउंड $8.88 की मिल रही है। तो 847 रुपीज़। एंड हाँ यार, ये थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है ऐड टू कार्ट करने के बाद, थोड़ा टैक्स वैक्स लग जाता है। देख लेते हैं कार्ट में ऐड करके फाइनल प्राइस कितना है इसका। एंड यार आपको ये सब नहीं लेना है, कुछ भी ऐड मत करना। अगर ऐड है तो हटा देना। हाइड सजेशन फॉर नाउ, कंटिन्यू। इसके बाद आप देख सकते हो $9.08, तो अराउंड 866 रुपए की ये मिल रही है। इसमें भी देख लेते हैं ऐड टू कार्ट करके फाइनल प्राइस क्या है। तो आप देख सकते हो हमारा टोटल यहाँ पर यही है, टैक्स वैक्स सब लगने के बाद। अब हम चलते हैं होस्टिंगर पे। तो होस्टिंगर में मैं जाता हूँ और अपनी वेबसाइट का नाम सर्च करके देखता हूँ कि ये कितने का दे रहे हैं हमको। तो आप देख सकते हो ये ₹1 में दे रहे हैं। यार खुश मत होना इसको देख के, ये फालतू की चीज़ें हैं। ये 3 साल का प्लान बेचते हैं, उसके बाद पहला साल ₹1 में कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना है, आपको 3-3 साल की डोमेन नहीं खरीदनी है, क्योंकि भाई हमें खुद ही नहीं पता हमारी वेबसाइट चलेगी या नहीं चलेगी। हमको सिर्फ़ 1 साल ही खरीदनी है। अगर चलेगी उसके बाद देख लेना, 3-4 साल का ले लेना प्लान। एक बार आपको पता चल जाए कि यार हमारी वेबसाइट चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो मैं यहाँ पर मेक इट योर्स पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये सब प्लान वलान बेचेंगे, इसको स्किप करके कंटिन्यू विद डोमेन ओनली पे क्लिक कर देना। यहाँ पर देख सकते हो 3 साल इन्होंने कर रखा है, इसको एडिट करके 1 साल कर देना। एंड ये प्रोटेक्शन शील्ड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो फ्री प्राइवेसी इंक्लूडेड, यहाँ पर भी फ्री प्राइवेसी है। एंड हमारा जो नेम चिप है इसमें भी फ्री प्राइवेसी हमें मिलती है। तो इन तीनों में तो फ्री प्राइवेसी थी। एंड अराउंड प्राइस इसका है 1081।
तो 1081 स्पेसशिप पे 866 एंड नेम चीप पे 1095। तो आप इन तीनों में से किसी से भी ले सकते हो एंड इनके प्राइसेस ना चेंज होते रहते हैं। तो आपको भी ऐसे करके देखना है, जहाँ पर ही सबसे सस्ता मिल रहा है ना आप वहीं से लेना। इन तीनों में तो प्राइवेसी भी है, तो सिंपली जो सस्ता दे रहा है आप उससे ले सकते हो। होस्टिंगर में एक अच्छी बात ये है कि इसमें यूपीआई भी है, बट यार ऑफ कोर्स ये महंगा भी दे रहा है फिर। तो इसके बाद अब हम चलते हैं गोडैडी पे। यार गोडैडी तो बहुत पहले चल रही है, बट ये महंगा देते हैं बहुत। जब मैं छोटा था तब इनके एड्स देखता था। पता नहीं कितनी पुरानी वेबसाइट है ये भी वही कर रहे हैं 1 रुपये में। इसको पहले मैं देख के खुश हो जाता था यार कि 1 रुपये में मिल रही है, फिर देखता था नीचे 3 साल की रजिस्ट्रेशन पे। चलो इसको भी हटाते हैं, अभी देखते हैं कितने का दे रहा है ये। इसको 3 साल से 1 साल कर दिया मैंने, इसमें कंटिन्यू टू कार्ट कर दिया। यार ये लॉगिन करने के लिए बोलने लग गया। तो हाँ, यहाँ पर ये मेरे को 1029 में दे रहा है गोडैडी, एंड प्राइवेसी के बिना। प्राइवेसी का ये लोग अलग से लेते हैं पैसा, तो ये तो भाई अलग ही सीन है। देखते हैं अब बिग रॉक का क्या सीन है। बिग रॉक पे मैं आ गया हूँ, अपनी डोमेन का नेम डाला है और मैंने यहाँ पर मेक इट योर्स पे क्लिक कर दिया। इस पे वही कर रखा है 1 रुपये वाला, इसको भी हमको हटा के 1 साल कर देना है। ये देखो डोमेन प्राइवेसी ये लोग 500 रुपये की बेच रहे हैं। तो अगर आपको प्राइवेसी से मतलब नहीं है तो आप इन सब से ले सकते हो, गोडैडी या फिर बिग रॉक पे, जहाँ पे सस्ता मिल रहा हो। एंड सिर्फ अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो, आपको अपने बजट में देखना है जैसे मैंने पहले किया था, तो आप इसको रिमूव कर देना, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको प्राइवेसी लेनी है तो नेमचीप, स्पेसशिप और होस्टिंगर, इन तीनों में से किसी एक से लेना, क्योंकि ये तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा फिर। यहाँ पर रिमूव फ्रॉम द कार्ट मैंने कर दिया है एंड ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, मतलब 749 नहीं है प्राइस, अभी टैक्स लगेगा इसके ऊपर। मैं कंटिन्यू टू कार्ट कर देता हूँ एंड इसके बाद आपको मेक श्योर करना है यहाँ पर कुछ है तो नहीं एडिड। अगर एडिड है तो रिमूव कर देना है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो सब टोटल बना है वो अराउंड 883 रुपीज़ का बना है, टैक्सेस वगैरह लगाने के बाद। तो अब हम प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। बिग रॉक 883, गोडैडी 1029, होस्टिंगर 1081, स्पेसशिप 866 एंड हमारा नेमचिप 1095। तो यह सबसे सस्ता तो स्पेसशिप ही दे रहा है, बट यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड लगा के देख लेना, ज़्यादातर डेबिट कार्ड स्पेसशिप में चल जाते हैं एंड ये डोमेन प्राइवेसी बिल्कुल फ्री में देता है। तो यार सबसे बेस्ट तो मुझे यही लग रहा है। एंड आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है कि जो रिन्यूअल प्राइस होगा, इसकी मान लो अगर आपकी वेबसाइट सच में चल गई, तो जो रिन्यूअल प्राइस होता है, मतलब ये लोग पहली साल में तो अच्छा ऑफर देते हैं, बट जब हम रिन्यू करने जाते हैं ना तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। जिसके अगर मैं इसमें नेम चिप में चेकआउट करूँ तो इसमें जो मेन प्राइस है वो है 14.98 का एंड ये 25% ऑफ 1 साल पे देते हैं फर्स्ट ईयर पे। तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट तो $15 दिखा रहा है, बट जनरली इसका $18 रिन्यूअल कॉस्ट होता है। मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो नेम चीप अराउंड 18.48 पर ईयर चार्ज करता है। तो ये तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, अराउंड अराउंड 1700 रुपीज़ के करीब। अगर मैं स्पेसशिप की बात करूँ तो इसमें $9.98 रहता है, जो कि हमारा रिन्यूअल कॉस्ट है वो। अगर मैं वेरीफाई करूँ, अगर मैं यहाँ पर स्पेसशिप लिखूँ, देखते हैं इसका रिन्यूअल कॉस्ट क्या है, तो इसका $9.98 है, जो कि अराउंड 952 रुपीज़ पर ईयर है। तो यार ये भी काफ़ी सही बात है कि रिन्यूअल कॉस्ट भी हमारा कम है। एंड होस्टिंगर का देखें, अगर हम यहाँ पर मैं होस्टिंगर कर दूँ, चलो कंपेयर ही कर लेते हैं, नेम चीप वर्सेस स्पेसशिप वर्सेस होस्टिंगर वर्सेस गोडैडी वर्सेस बिग रॉक इन इंडिया INR। तो आप देख सकते हो सबसे सस्ता स्पेसशिप ही है। उसके बाद अपना आता है नेम चीप 1500 रुपये में, होस्टिंगर आता है अराउंड 1500 में ही, और गोडैडी भी अराउंड 1500 से 1900 रुपीज़, एंड बिग रॉक ये भी 1000 से 1500। तो यार सबसे बेस्ट तो स्पेसशिप ही लग रहा है, तो मैं अपनी डोमेन स्पेसशिप में ही बाय करूँगा। आप भी इसी से बाय कर लेना, क्योंकि सबसे बेस्ट यही मुझे लग रहा है। एंड यार जो मैंने स्टार्टिंग में ऑफ़र की बात की थी डोमेन की, तो यार वो स्पेसशिप पे अभी चल रहा है एंड मुझे नहीं पता है कि ये वाला ऑफ़र जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तब तक होगा या नहीं। तो इसलिए मैं प्रोसेस आपको पूरा बताता हूँ। लास्ट में जब स्पेसशिप से जब मैं चेकआउट कर रहा हूँगा ना, तब मैं एक प्रोमो कोड डालूँगा, ऑफ़र लगाऊँगा, तब आप उसको फ़ॉलो कर लेना। बट हाँ यार, ये सब ऑफ़र्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो अगर जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप सब प्लेटफ़ॉर्म में एक बार जाके देख लेना, क्या पता तब तक स्पेसशिप महंगा हो गया हो, हमें कुछ पता नहीं है। तो मैं तो अपने डोमेन्स मूव करते रहता हूँ, इधर-उधर ट्रांसफ़र करते रहता हूँ, जिस पे मेरे को सस्ता मिलता है, ऑफ़र मिलता है, मैं उस पे चले जाता हूँ। तो आपको भी यही करना है, आपको कोई एक के साथ स्टिक नहीं रहना, आपको बस जहाँ पर भी सस्ता डोमेन मिल रहा है ना, वहीं से लेना। तो यार 866 में हमें प्राइवेसी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो फ़िलहाल तो मैं इसी से लूँगा डोमेन। एंड हाँ, बाकी का आगे का प्रोसेस सबका सेम ही है, इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ नेम सर्वर्स ही चेंज करने होते हैं डोमेन के, एंड इसके बाद कभी खोलना नहीं होता इसको, 1 साल में एक बार खोल के बस पे करना होता है बस, बाकी सारा काम क्लाउडफ्लेयर से ही होता है।
तो बाकी सबको मैं बता दूँगा कैसे करना है। तो अभी मैं इसकी डोमेन परचेज़ कर लेता हूँ। तो मैं चेकआउट पे जाता हूँ एंड मैं अब यहाँ पर नेमचीप से भी लॉगिन कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर नया अकाउंट बनाता हूँ, साइन अप करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी हैं, मैं नेक्स्ट करूँगा अब। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल दो, देन यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर दो। देन आपको अपना ईमेल वेरीफ़ाई कर लेना है। आपको कोई मेल आया होगा, उसमें आपको वेरीफ़ाई कर लेना है ऐसे एंड वेरीफ़ाई पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर डिटेल्स डालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर डोमेन कॉन्टैक्ट आपको डालना होगा। मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ। देन आपको यहाँ पर एड्रेस पे ऐड एड्रेस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस, कंट्री, देन फ़ोन नंबर वगैरह डाल देना है, जो भी रिक्वायर्ड है वही डालना। सारे डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है, देन आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका एड्रेस सेव हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स हमने प्राइवेसी ले रखी है, तो ये एड्रेस, हमारा नंबर कोई नहीं देख पाएगा। तो हाँ यार, डोमेन कॉन्टेक्स्ट डालने के बाद अब यहाँ पर ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको डालना है COM67। अगर ये प्रोमो कोड चेंज होता है या फिर कुछ भी होता है, तो आपको सिंपली एक लिंक दूंगा मैं, spaceship.com/promos। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर आपको स्पेसशिप के डील्स एंड ऑफर्स मिल जाएंगे एंड इसमें आपको लिमिटेड टाइम ऑफर मिलेगा एक, एंड ये ऑलमोस्ट हर टाइम ही रहता है। तो आप यहाँ पर जो भी कोड होगा, अगर वो चेंज हो गया होगा, तो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना उसको। देन आपको यहाँ पर इस कोड को पेस्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है एंड आप देख सकते हो हमारी जो डोमेन 800-900 रुपये की थी, वो अब 374 की हो चुकी है। तो यार मैं ये बताना चाहता था आपको, ताकि ताकि आपकी हेल्प हो जाए एंड यार मेरे से जितना भी हो पाएगा उतना मैं करूँगा, जितना ही पॉसिबल है। बट यार डोमेन का जो प्राइस है ना यार, ये आपको इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1000 रुपये भी दे रहे हो ना, तब भी आप दे देना। अगर आपके टाइम पे ऑफ़र नहीं भी है ना, तब भी आप दे देना, क्योंकि यार ये 1000 रुपये आपको आगे जाके इतना ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अब ये मत सोचना कि यार यहाँ पर तो $4 का मिल गया एंड मेरे को तो यार $10 का मिल रहा है, या फिर मेरे को ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो मैं नहीं लूँगा। तो ऐसा मत करना यार। यार ये ऑफ़र्स अभी के लिए हैं, कल नहीं है। ये ऑफ़र्स मैं तो देखता भी नहीं हूँ। मैं ये ऑफ़र्स आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि जो बिगिनर्स हैं ना, उनको हेल्प हो जाए। क्योंकि जब मैं बिगिनर था यार, तब बहुत ही ज़्यादा लगते थे ये रुपए कि यार इतना पे करना पड़ रहा है मुझे। मुझे फीलिंग पता है कि यार कैसा फ़ील होता है उस समय पे। तो इसलिए जितना भी मेरे से हो पा रहा है मैं सब कर रहा हूँ एंड आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड ऐड करके आपको पे नाउ पे प्रोसीड कर देना है। ये कूपन कोड लगाने के बाद ही आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो अब मैं प्रोसीड करके आपको आगे बढ़ के दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पर जनरली कार्ड का ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इससे कर सकते हो। तो यार मैंने यहाँ पर प्रोसीड कर दिया है एंड मेरी डोमेन यहाँ पर अब आ चुकी है मेरे पास। डोमेन लेने के बाद आपको लॉन्च पैड में जाना है। लॉन्च पैड में डोमेन मैनेजर मिलेगा आपको, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डोमेन मिल जाएगी एंड आपको ऑटो रिन्यू यहाँ पर ऑफ़ कर देना है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, अगर आपकी वेबसाइट मान लो नहीं चल पाई जैसा आप चाहते हो वैसी, तो ये ऑटो रिन्यू नहीं होगा। देन इसके बाद हमको अपनी डोमेन पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद हमको क्लिक करना है नेम सर्वर्स एंड DNS पे। हमको बस यहाँ पर नेम सर्वर्स चेंज करने हैं एंड यहाँ पर कौन से नेम सर्वर्स डालने हैं हमको डालने हैं क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारा क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। तो अब क्लाउडफ्लेयर पे लॉगिन कर लो। देन आपको यहाँ पर अपने डोमेन्स पे जाना है, उसके बाद ओवरव्यू में जाना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड डोमेन का, आपको इसमें क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आएगा कनेक्ट अ डोमेन, आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको अपने डोमेन का नाम डालना है यहाँ पर, जो आपने अभी ली है। डोमेन का नाम डालने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है एंड आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। पता नहीं यार ये लोड ही नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मैं एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, डोमेन का नाम डालता हूँ, देन कंटिन्यू करता हूँ। क्या एरर आ गया यहाँ पर, देखते हैं गाइस क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर तो कोई एरर आ नहीं रहा है, ना ही कोई रिक्वेस्ट जा रही है। रिक्वेस्ट तो जा रही है बट ये लोड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं अगर डोमेन्स में जाऊँ देखता हूँ ऐड हुई है या नहीं। डोमेन तो ऐड ही नहीं हुई है, इसके बाद भी नहीं हो रहा। तो मैं एक बार ब्राउज़र ही चेंज कर लेता हूँ। मैंने ब्राउज़र ही चेंज कर लिया है। अब मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। क्लाउडफ्लेयर लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ पर डोमेन्स में जाके ओवरव्यू में जाऊँगा। देन इसके बाद ऐड डोमेन पे क्लिक करूँगा। देन मैं कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करके अपनी डोमेन का नाम डालूँगा। देन मैं कंटिन्यू पे प्रेस करूँगा एंड आप देख सकते हो अब मेरा जो क्लाउडफ्लेयर है वो वर्किंग है। तो कभी-कभी होता ये है कि आपकी एक्सटेंशंस कभी-कभी दिक्कत क्रिएट करती हैं। तो आप क्या करना कि एक नई क्रोम की नई प्रोफ़ाइल खोल लेना या फिर कोई दूसरा ब्राउज़र ट्राई करना जहाँ पर कोई एक्सटेंशंस ना हो। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्री प्लान मिलेगा, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद हमें थोड़ा-सा नीचे जाना है एंड यहाँ पर कंटिन्यू टू एक्टिवेशन पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद हमें यहाँ पर 2 नेम सर्वर्स मिलेंगे। जो मैंने बताया था ना नेम सर्वर्स चेंज करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर स्पेसशिप नेम सर्वर्स में दिखाया था कि यहाँ पर हमको क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स डालने होंगे। तो यहाँ पर आपको चेंज पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर कस्टम नेम सर्वर्स पे क्लिक करना है।
देन जो भी क्लाउडफ्लेयर आपको बोलेगा, आपको वो डालने हैं एंड ऑर्डर में डालने हैं। मतलब फर्स्ट वाला कॉपी करके फर्स्ट वाले में डालना है एंड सेकंड वाला कॉपी करके सेकंड वाले में डालना है। देन आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव करोगे, ये आपको बोलेगा कि यहाँ पर 48 आवर्स लगेंगे इसको चेंज होने में, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली 2 से 10 मिनट तक हो जाता है, क्योंकि नई डोमेन है ना हमारी, इसलिए। बट अगर मान लो पुरानी डोमेन का नेम सर्वर अगर आप चेंज करोगे, तो वो सच में 48 आवर्स ले लेता है। मेरे साथ हो रखा है ऐसा। तो जनरली मैं क्लाउडफ्लेयर अकाउंट्स वगैरह चेंज नहीं करता हूँ। तो ये करने के बाद आपको आई अपडेटेड माय नेम सर्वर्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ी देर में आपको यहाँ पर एक टिक बन के आ जाएगा। आप रिफ्रेश करोगे ना, 10 मिनट के बाद इसको रिफ्रेश कर लेना। आपका ये जो डोमेन है ना, ये आपके क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो मैं रिफ्रेश किया एंड मेरा तो ये 10 सेकंड में ही हो गया। रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास ऐसा आ गया, योर डोमेन इज़ नाउ प्रोटेक्टेड बाय क्लाउडफ्लेयर। इसके बाद हमको हमारे बैक टू डोमेन्स पे क्लिक करना है। देन हमको हमारे वर्कर में जाना है, जो कि होगा हमारे कंप्यूट सेक्शन में। एंड इसके बाद हमारा वर्कर्स एंड पेजेस। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर हमारा जो हमने डिप्लॉय किया था अभी, जो हमारा प्रोजेक्ट था, वो आपको मिल जाएगा। मेरे प्रोजेक्ट का नाम था फॉन्ट फाइंडर एआई। मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। तो ये है हमारा वर्कर वाला प्रोजेक्ट जो कि हमने डिप्लॉय किया है। वो हमारी डोमेन थी। एंड ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि होस्ट हो रखा है क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे। अब हमको यहाँ पर डोमेन्स में जाना है। यहाँ हमको अपनी डोमेन कनेक्ट करनी, जो हमने जस्ट अभी बाय की है। तो आपको यहाँ पर अभी ऐड डोमेन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर अपनी डोमेन्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना जो भी डोमेन आपको कनेक्ट करनी है। देन मेरे को सब डोमेन यहाँ पर कनेक्ट नहीं करनी, तो मैं इसको एम्प्टी रखूँगा एंड ऐड डोमेन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये बोल रहा है कि हमारे जो डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं वो ऑलरेडी सेट हैं। उसमें जो ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड है, इसे हमें डिलीट करने होंगे। उसके बाद हम ऐड कर पाएंगे। तो हमको इसको कैंसिल करना है। देन फिर से अकाउंट होम में जाना है। डोमेन्स पे जाके ओवरव्यू में क्लिक करके अपनी डोमेन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर डीएनएस रिकॉर्ड्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली लेफ्ट साइड में डीएनएस पे क्लिक करके रिकॉर्ड्स पे भी जा सकते हो। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। देन यहाँ पर ये जो 2 रिकॉर्ड्स हैं, आपको एडिट पे क्लिक करके इन दोनों को डिलीट कर देना है। एंड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना आपके यहाँ पर, मेरे पास 2 थे, अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो सारे डिलीट करने हैं आपको। ये सारे डिलीट करने के बाद आपको वापस जाना है अपने कंप्यूट में, बैक टू डोमेन्स पे क्लिक करके कंप्यूट पे जाना है। उसके बाद वर्कर्स एंड पेजेस। देन आपको फिर से अपने वर्कर पे या फिर पेजेस पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पेज होगा ना क्लाउडफ्लेयर पेजेस, तो आपको ऐसा आइकन मिलेगा। जो हमारा रियल ऑनलाइन रूलर था वो हमने क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे डिप्लॉय किया था, लेकिन क्योंकि अभी जो हमने वेबसाइट बनाई है वो स्टैटिक नहीं है, तो इसलिए वो हमने क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे डिप्लॉय की हुई है। यहाँ पर वर्कर का साइन आ रहा है ऐसा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर डोमेन्स पे जाऊँगा। अब मैं ऐड डोमेन करूँगा। देन अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लूँगा जो कि हमने अभी ऐड की थी। सब डोमेन हमें चाहिए नहीं, तो हम ऐड डोमेन पे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि हमारी डोमेन अब रेडी हो जाएगी। 1 से 2 मिनट लगता है इसमें, जनरली सेकंड्स में ही हो जाता है। बट इसके बाद हमको एक और काम करना है जो कि मैं भूल जाता था करना। एंड मेरे को बाद में एक्सपीरियंस से मुझे पता चला था कि यार ये भी करना होता है। तो जनरली लोग डोमेन का नाम ही डालते हैं, बट तो पहले आपने देखा होगा कि www भी डालते थे लोग, www डॉट। अभी बहुत सारी वेबसाइट यूज़ करती हैं इसको। एंड गूगल कभी कभी www भी यूज़ करता है, तो हमको ये भी सपोर्ट करना होगा। तो ये www जो था, ये सब डोमेन होता है, तो इसको भी हमें ऐड करना होगा। इसके लिए हमको ऐड डोमेन पे क्लिक करना है। देन हमको यहाँ पर फॉन्ट फाइंडर एआई पे जाना है। इसके बाद हमको www डाल देना है यहाँ पर। पिछली बार हमने इसको एम्प्टी रखा था, अब हमने 3 बार w डाल दिया है। देन अब ऐड डोमेन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा ये भी सपोर्ट करने लग जाएगा, तो हमारे दोनों चलेंगे। जो भी गूगल को चाहिए वो यहाँ से उठा लेगा। ये वैसे ऑप्शनल है, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि दोनों ही अवेलेबल रहें। मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा ही करो। ये सभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो मैं ऐसे करता हूँ, तो मैं आपको भी यही बता रहा हूँ। इसके बाद हमको अपनी वेबसाइट को देखना है कि ये खुल भी रही है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर पहले www वाली खोल के देखता हूँ। देखो ये खुल रही है। अब मैं इसको हटा के भी देख लेता हूँ, जो हमारी रूट डोमेन है वो। तो यार ये भी खुल रही है। तो यार जैसे ही हमारी वेबसाइट खुलने लग जाए, वो भी हमारी जो डोमेन है उससे, वैसे ही आपको एक काम करना है जिससे एसईओ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है। वो ये है कि आपको जो ये वर्कर्स डॉट डेव की जो डोमेन्स हैं या फिर पेजेस डॉट डेव की जो डोमेन्स हैं, इनको बंद करना होगा। क्योंकि यार गूगल की नज़रों में अगर सेम कंटेंट 2 यूआरएल में है, तो वो उसको डी रैंक कर देता है एंड वो उसको रैंक नहीं करता, क्योंकि वो डुप्लीकेट कंटेंट वाली कैटेगरी में चले जाता है। तो पिछली वाली जो वीडियो थी ना, जिसमें हमने रियल ऑनलाइन रूलर बनाया था, उसमें भी हमने यही किया था कि उसमें क्योंकि क्लाउडफ्लेयर पेजेस था, वो क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे डिप्लॉय था, तो उसमें तरीका अलग है।
क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स का तरीका अलग है। तो उस वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपको सिंपली अपने पब्लिक फ़ोल्डर में एक हेडर्स फ़ाइल बनानी होती है। मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ, क्योंकि जनरली सारे लोग क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे ही जनरली अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नाम की एक फ़ाइल बनानी है, अपना एंटी ग्रेविटी खोल के पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर एक न्यू फ़ाइल बनानी है राइट क्लिक करके, एंड उसका नाम रखना है अंडरस्कोर हेडर्स, एंड एंटर प्रेस कर देना है। देन इसके बाद हमको जो मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना, इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पेस्ट कर देना है इस फाइल के अंदर, एंड इसके बाद हमको यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी जगह इस प्रोजेक्ट का नाम रख देना है, या फिर जो भी ये पेजेस डॉट डेव की जो डोमेन थी ना आपकी, जो आपको मिली होगी, जिसको आप अभी तक एक्सेस कर रहे थे टेस्टिंग के लिए। अगर आप डोमेन भूल गए हो, अगर आपको फिर से निकालनी है डोमेन, तो ये डोमेन निकालने के लिए आप क्लाउडफ्लेयर पे जाओ। क्लाउडफ्लेयर पे जाने के बाद आप कंप्यूट पे जाओ। कंप्यूट पे जाने के बाद वर्कर्स एंड पेजेस पे जाओ। देन ऑफ कोर्स हम पेजेस की बात कर रहे हैं, तो आपको सिंपली अपना जो भी क्लाउडफ्लेयर पेजेस का डिप्लॉयमेंट होगा, आपको उसमें क्लिक कर देना है। मेरा यहाँ पर रियल ऑनलाइन रूलर पेजेस पे था। आपको यहाँ पर डोमेन सेक्शन में आपकी डोमेन मिल जाएगी। जो ये पेजेस डॉट डेव की जो डोमेन है ना, हमको ये कॉपी करनी है। ये आपको कॉपी करके जो हेडर्स फाइल थी ना, उसके यूआरएल में पेस्ट कर देना है। तो आप समझ गए होगे। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का नाम डॉट करके जो कुछ भी हो, लास्ट में पेजेस डॉट डेव, एंड यहाँ पर स्टार, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहने देना है। और ध्यान रहे यहाँ पर HTTPS होना चाहिए, एंड इसको हमें सेव कर देना है कमांड S के थ्रू। तो बस अगर आपका क्लाउडफ्लेयर पेजेस है ना, तो आपको बस इतना ही करना है। बट इस केस में हम क्लाउडफ्लेयर वर्कर स्पेस को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो मैं ये वाली फाइल नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। एंड वर्कर्स के लिए क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ अब। तो अगर आप क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स पे डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपको ये हेडर्स फाइल नहीं बनानी है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स की जो यूआरएल्स है ना, इसको टर्न ऑफ कर देना है सिंपली। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट पे जाऊँगा, कंप्यूट में जाऊँगा, देन अपना जो वर्कर्स वाला जो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट था, जो ये डायमंड शेप का होता है, मैं इस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं डोमेन्स पे जाऊँगा, एंड यहाँ पर मुझे वर्कर यूआरएल मिलेगा। अब ऑफ कोर्स मेरी जो डोमेन है वो इससे कनेक्ट हो चुकी है, तो मैं ऑफ कोर्स डोमेन से ही सब कुछ देखूँगा। मेरे को इन वर्कर्स डॉट डेव की सब डोमेन की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को सिंपली यहाँ से ये दोनों टर्न ऑफ कर देनी है। बस मुझे वर्कर्स वाले केस में इतना ही करना है। इससे होगा ये कि जो हमारी वर्कर्स वाली डोमेन थी ना, ये काम करनी बंद कर जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, पहले ये काम कर रही थी, अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा अब ये काम नहीं करेगी। तो ऑफ कोर्स अब कोई डुप्लीकेट कंटेंट गूगल की नज़रों में नहीं होने वाला। एंड हाँ, ये प्रोसेस आपको तभी करना है जब आपने डोमेन कनेक्ट कर दी अपने कस्टम डोमेन सेक्शन में। एंड हाँ, अगर आपको डोमेन कनेक्ट करना नहीं आ रहा है, क्लाउडफ्लेयर पेजेस पे कैसे करते हैं, तो मैं वो ही बता देता हूँ अभी। पिछले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, बट मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने क्लाउडफ्लेयर पेजेस जो डिप्लॉयमेंट आपने की होगी, उस पे आ जाना है। ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। यहाँ पर कस्टम डोमेन्स का सेक्शन है। आपको सिंपली यहाँ पर सेटअप अ कस्टम डोमेन, इस पे क्लिक करना है। देन आपको अपनी कस्टम डोमेन यहाँ पर टाइप करनी है। वर्कर्स वाले केस में सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर आपको टाइप करनी है। पहले आपको अपनी डोमेन टाइप कर देनी है। इसकी मेरे इस केस में मेरी डोमेन का नाम था रियल ऑनलाइन रूलर .com। सबसे पहले रूट डोमेन आपको टाइप करके कंटिन्यू करके ऐड कर देनी है। सेम वही टास्क आएगा कि भाई पहले आप अपना डिलीट करो रिकॉर्ड्स, जैसे हमने डीएनएस पे जाके किए थे। बट आई थिंक यहाँ पर ये क्लाउडफ्लेयर पेजेस के केस में अपने आप कर देता है। बट अगर नहीं करता तो सिंपली डीएनएस पे जाके, जैसा मैं प्रोसेस बताया था वैसा ही आपको सेम करना है। तो पहले रूट डोमेन यहाँ पर ऐड कर दी, उसके बाद जैसे वो ऐड होगी, उसके बाद यहाँ पर रूट डोमेन के अंदर ही www डॉट ये लगाने के बाद इसको ऐड कर देना। इससे क्या होगा, आपके 2 डोमेन ऐड हो जाएंगे, एक रियल ऑनलाइन रूलर .com और एक www वाला। एंड ऑफ कोर्स SSL सर्टिफिकेट जो कि HTTPS होता है, ये क्लाउडफ्लेयर के साथ हमें बिल्कुल ही फ्री में मिलता है, तो इसके लिए हमें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार, डोमेन कनेक्शन वाला काम भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हमारी जो डोमेन है वो हमारी कनेक्ट हो चुकी है। आप डोमेन सेक्शन में जाके देख भी सकते हो। एंड मैं इसको अगर मैं रिफ़्रेश करके भी देखूँ, तो मेरी जो वेबसाइट है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। एंड हाँ, इसके बाद स्पेसशिप का काम ख़त्म। इतना ही करना था हमने। अब इसको क्लोज़ कर दो। अब इसको 1 साल के बाद देखेंगे। अगर इसको रिन्यू करना होगा, अगर आपकी वेबसाइट चल गई होगी, तो सिंपली आपको डोमेन मैनेजर में आके यहीं पर आपको तो मेल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आप सिंपली वहाँ जाके रिन्यू कर सकते हो अपनी डोमेन को। तो स्पेसशिप वाला काम भी हमारा पूरा हो चुका है। मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो यार, अब हमारी डिप्लॉयमेंट पूरी हो चुकी है, एंड हमने नो इंडेक्स भी कर दिया है पेजेस डॉट डेव या फिर वर्कर्स डॉट डेव को। तो हमारा वो इशू भी सॉल्व हो चुका है। अब हम सेटअप करेंगे ईमेल्स। अब यार, ईमेल्स कैसे सेटअप करनी है? तो यार, क्लाउडफ्लेयर हमको ईमेल्स भी फ्री में देता है। इसका अगर आप प्राइस चेक करोगे ऑनलाइन, तो आप देख सकते हो ये भी अराउंड
29 टू 500 रुपीज़ अ मंथ होती हैं। एंड हाँ यार, इसका ही पैसा हमें पर मंथ देना होता है। तो यार ये सब तो बाय मैं अभी तक नहीं करता हूँ, क्योंकि यार इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी। बट फिर भी एक प्रोफ़ेशनल ईमेल होना काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कॉन्टैक्ट में अपनी जीमेल दे रहे हो, वेबसाइट के कॉन्टैक्ट एड्रेस में, तो यार जीमेल थोड़ी-सी अनप्रोफ़ेशनल लगती है। बट वहीं आप अगर ऐसी ईमेल दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट में दी हुई है, hello@fontfinderai.com वाली, तो ये काफ़ी प्रोफ़ेशनल फ़ील देती है अपनी वेबसाइट को। बट ऑफ़ कोर्स यार, इसके काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, तो यार इतना तो अफ़ोर्ड मैं कर नहीं सकता। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, एंड अभी भी यार इसको मेरे को लेना सही लगता नहीं है, क्योंकि यार आई डोंट नो कि मेरी वेबसाइट चलेगी, नहीं चलेगी। तो मैं ये सब क्यों परचेज़ करूँ? मैं अपने पैसे मैं क्यों इसमें खर्च करूँ? इससे अच्छा मैं एक नई डोमेन ले सकता हूँ हर महीने। अगर ये ₹500 मैं बचाऊँ, तो मैं इतने में तो एक नई डोमेन ले सकता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मैं आज देने वाला हूँ आपको। क्लाउडफ्लेयर क्या करता है, इसने रिसेंटली अपनी ईमेल राउटिंग, जो ईमेल सर्विस है इनकी, ये इन्होंने फ्री की हुई है। तो इसमें होता क्या है कि ईमेल रिसीविंग इज़ फ्री, मतलब आप यहाँ से बस इसको ऑन कर दो। मैं अभी ऑन करके सारा प्रोसेस आपको दिखाऊँगा। तो जो भी बंदा इस ईमेल में मेल करेगा, वो सारे मेल राउट होके आपकी जीमेल पे आ जाएँगे, एंड आप रिप्लाई वगैरह अपनी जीमेल से कर सकते हो। तो ऑफ़ कोर्स यार, वो पूरा एक ₹500 वाली चीज़ तो यहाँ पर नहीं मिलेगी, बट ऑफ कोर्स यार इतना ही मिल रहा है, वो भी बिल्कुल ही फ्री में, बहुत ही अच्छी बात है। तो यार क्लाउडफ्लेयर लिटरली इतना सब कुछ फ्री में देता है, तो मैं तो काफ़ी अमेज़ हो जाता हूँ ये सब देख के। एंड ये ईमेल सर्विस तो काफ़ी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट की है, नहीं तो पहले मैं कुछ और करता था। अब तो क्लाउडफ्लेयर में बहुत ईज़ी हो गया है। ईमेल वगैरह ये सब काफ़ी ज़्यादा हार्ड टास्क होते हैं, एसएमटीपी वगैरह सेटअप करना होता था पहले। अभी भी मैं अपनी बड़ी साइट के लिए करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को प्रोफ़ेशनल मेल से रिप्लाई भी करने होते हैं। तो मैं पूरा एक ईमेल सर्वर मैनेज करता हूँ अपना खुद का, क्योंकि यार इन सब सर्विसेज़ को पैसे देना इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। इतने में मैं अपना खुद का सर्वर बाय करता हूँ, एंड मैं उस सर्वर को एज़ अ मेल सर्वर यूज़ करता हूँ। तो यार ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि ईमेल कैसे सेटअप करना है। तो सिंपली आप क्लाउडफ्लेयर पे आ जाना, यहाँ पर नीचे कंप्यूट पे जाना, देन इसके बाद आएगा ईमेल सर्विस एंड ईमेल राउटिंग। देन आपको इसमें ऑनबोर्ड डोमेन पे क्लिक कर देना है। देन आपको अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं सेलेक्ट करूँगा fontfinderai.com। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपको सिंपली बस कंटिन्यू पे क्लिक करके एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लाउडफ्लेयर सब कुछ अपने आप ही कर देगा, एसएमटीपी, डीकेआईएम, डीएमएआरसी सब कुछ। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सिंपल कर दिया क्लाउडफ्लेयर ने। ये काम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते थे यार, मैंने अपने टाइम पे 2-2 4-4 दिन लगा के ये सब काम किए हुए हैं। ये सब सीख के, ये सब पहले तो एआई वगैरह भी नहीं था। तो मैं वेबसाइट भी खुद ही कोड करता था। 1-1 महीना लग जाता था सिर्फ़ एक वेबसाइट कोड करने में, और ये ईमेल वगैरह के लिए तो यार क्या ही बताऊँ मैं। तो यार वही मैं कह रहा हूँ कि एआई आया है, तो उसका हम फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अब ये सब काम तो बहुत ही ईज़ी हो गए हैं। अब अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, तो भी ईज़िली ये सब हो जा रहा है। मैं तो कोडिंग करता भी नहीं हूँ, सब कुछ एआई से ही करवाता हूँ। बहुत ही कम ऐसे केसेज़ होते हैं जहाँ पर मुझे कोड करना पड़ता है। बट ये जितने भी छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कोड करने की भी ज़रूरत नहीं है हमको। यार ये फिर से मेरे ख़्याल से वही वाला सीन हो चुका है। मेरे को फिर से क्रोम पे ही लॉगिन करके ही करना पड़ेगा। तो यार मैं फिर से क्रोम पे लॉगिन कर लिया है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है, तो सीधा क्रोम पे लॉगिन कर लेना आप। मेरा शायद वो ब्राउज़र में कोई इश्यू है। तो यार मैं तो हीलियम यूज़ करता था, बट इसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो मैंने यहाँ पर अभी क्रोम में, जहाँ पर कोई एक्सटेंशंस नहीं है, मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है। डोमेन ऐड करते टाइम भी यही दिक्कत आई थी। तो यहाँ पर अब मैं जाता हूँ कंप्यूट में, देन जाता हूँ ईमेल सर्विस, देन ईमेल राउटिंग। इसमें जाने के बाद मैं ऑनबोर्ड डोमेन में क्लिक कर दूंगा। देन इसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट फाइंडर एआई में क्लिक कर दूंगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। देन इसके बाद मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर दूंगा, एंड ये हमारी जो है ईमेल एक्टिवेट कर देगा। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये सिंक में, 10-15 सेकेंड, एंड ये सिंक हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि हमें डेस्टिनेशन ईमेल एड्रेस डालना होगा, मतलब आपको कहाँ पर चाहिए आपकी ईमेल्स। जैसे कि इस ईमेल में जब कोई मेल करे, तो आपको कौन सी जीमेल में आपको चाहिए सारी मेल्स। तो आपको डेस्टिनेशन एड्रेस में जाना है, देन आपको यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। तो मैं यहाँ पर अभी अपनी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको ऐड एड्रेस पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद ऑफ कोर्स मेरी ईमेल वेरीफाई ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि मैं क्लाउडफ्लेयर के लिए भी सेम ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैंने ईमेल एड्रेस भी सेम ही डाल दी है। बट अगर आपकी जीमेल एड्रेस अलग है, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आप वेरीफाई कर लेना। सिंपली आपको एक मेल जाएगा, उससे वेरीफाई हो जाएगा आपका। वेरीफाई कर लेना आप, क्योंकि वेरीफाई के बिना ये काम नहीं करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर राउटिंग रूल्स पे जाना है। देन आपको यहाँ पर ईमेल ऐड करनी है कि कौन-कौन सी ईमेल आपको रखनी है अपनी साइट के लिए। तो मैं देखा मेरे क्लाउड ने काफ़ी अच्छी ईमेल रखी हुई है, hello@
fontfinderai.com। तो मैं यही बना दूँगा यहाँ पे लिखूँगा हेलो एंड यहाँ पर fontfinderai। एक्शन करूँगा सेंड टू एन ईमेल, मतलब हमको इस मेल पे, हेलो वाली मेल पे कोई भी अगर ईमेल आती है तो वो हमको अपने जीमेल पे चाहिए। एंड आपको यहाँ से अपनी जीमेल सेलेक्ट करनी है जो आपने अभी वेरीफाई की थी। आप यहाँ पर हेलो की जगह अगर आपके क्लाउड ने एडमिन लिखा हुआ है तो आप एडमिन लिख देना यहाँ पर, तो आप एडमिन लिख सकते हो। बट मेरे को हेलो वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ज़्यादातर लोग एडमिन रखते हैं, इन्फो रखते हैं, कॉन्टैक्ट रखते हैं, contact@, तो मैं हेलो रख देता हूँ सिंपली एंड यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो hello@fontfinderai.com पे जो भी ईमेल्स आएँगी वो मेरे जीमेल पे चली जाएँगी। प्लस आप यहाँ से और भी ईमेल्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर एडमिन भी कर दिया, admin@fontfinderai.com, देन एक्शन में सेलेक्ट करूँगा सेंड टू एन ईमेल। यहाँ पर मेरी सारी वेरीफाइड ईमेल्स आ जाएँगी। ध्यान रहे आप वेरीफाई पक्का कर देना, नहीं तो यहाँ पर शो नहीं होगा आपको। यहाँ से मैंने वेरीफाई किया, देन सेव कर दिया, तो मेरी अब एडमिन वाली ईमेल भी एक्टिवेट होगी। तो अब ये दोनों मेल्स मेरे इस जीमेल पे चली जाएँगी। एक बार आप पेज को रिफ्रेश कर लेना, आपका सिंक यहाँ से इनेबल्ड हो जाएगा। तो अब आपका ईमेल वाला काम भी खत्म हो चुका है। अब जितनी भी ईमेल्स आएँगी, आप खुद भी एक बार दूसरी कोई जीमेल से आप इस ईमेल पे मेल डाल के देखना, आपको अपनी जीमेल पे आ जाएगी। चलो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं अपने फ़ोन से इस ईमेल पे एक मेल भेजता हूँ। चलो फ़ोन से क्या ही भेजना, तो यहाँ पर एक ईमेल टेस्टर है सिंपल सा। मैंने यहाँ पर टेस्ट माई ईमेल पे ईमेल डाल के क्लिक कर दिया। तो इन्होंने बोला हमने एक ईमेल भेज दिया आपको। देखते हैं हमारी ईमेल पे आया नहीं, क्योंकि ये हमारी जीमेल पे जाएगा। तो मैं जीमेल खोल लेता हूँ अपना। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे स्पैम में आ गया ईमेल। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जो टेस्टिंग वाली वेबसाइट है उसने मेरे hello@fontfinderai पे ईमेल किया एंड वो मेरे जीमेल पे आ गया। आप देख सकते हो मेरा जीमेल ओपन है। आप यहाँ पर पूरी ईमेल देख सकते हो। तो आपको कोई भी मेल करेगा ना अगर, तो अब वो आपकी प्रोफेशनल जो ये वाली ईमेल थी hello@fontfinderai.com वाली, इस प्रोफेशनल ईमेल पे मेल करेगा एंड वो क्लाउडफ्लेयर ईमेल राउटिंग के थ्रू आपके जीमेल पे आ जाएगा। तो यार हमारा ईमेल वाला काम भी डन हो चुका है। अब हम अपने ईमेल भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमारा डिप्लॉयमेंट वाला अब काम ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे मेन काम की तरफ। हमारी ऑलमोस्ट साइट बन चुकी है। तो यार अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट स्टेप पे। इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल जो कि गूगल का है उस पे सबमिट करना है। देन हमें बिंग सर्च कंसोल, जिसको हम कहते हैं बिंग वेब मास्टर टूल, उसमें भी सबमिट करना है। इन दोनों में क्यों सबमिट करना है हमको? अब हमको पता कैसे चलेगा कि यार हमारे पास कितना ट्रैफ़िक गूगल से आ रहा है और कितना ट्रैफ़िक डायरेक्टली बंदे आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे? तो मुझे थोड़ा-सा देखना है कि यार कुछ तो पता चले कि यार कितने बंदे आ रहे हैं या फिर कितने लोग आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, ताकि मेरे को थोड़ी-सी मोटिवेशन आए या फिर मुझे पता चले, नहीं तो ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं एंड ये सर्च कंसोल जो बिंग और गूगल के हैं, ये दोनों यूज़ करते हैं। तो ये 3 चीज़ें क्या हैं? तो गूगल एनालिटिक्स में हमें सारा ट्रैफ़िक दिखता है। मतलब अगर मेरी वेबसाइट लोग डायरेक्टली टाइप कर रहे हैं यूआरएल बार में, तो वो गूगल के थ्रू तो आ नहीं रहे, तो डायरेक्टली हमें गूगल एनालिटिक्स में दिखते हैं। उसमें सारा ट्रैफ़िक दिखता है हमको, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, गूगल से आ रहा हो, बिंग से आ रहा हो या फिर यांडेक्स से आ रहा हो या फिर डकडकगो से आ रहा हो, ब्रेव सर्च से आ रहा हो, हर जगह से हमें गूगल एनालिटिक्स पे सारा डेटा दिखेगा। बट हमको एसईओ के लिए, एसईओ को या फिर थोड़ा-सा फ़ास्ट करने के लिए, रैंकिंग अपनी इम्प्रूव करने के लिए, हमें गूगल का एक सर्च कंसोल करके एक प्रोडक्ट है, उसमें अपनी वेबसाइट को सबमिट करना होता है। एंड बिंग के लिए बिंग वेब मास्टर टूल्स हैं, उसमें सबमिट करना होता है अपनी वेबसाइट को। अब वो हम करते इसलिए हैं ताकि हम गूगल को बता पाएँ कि यार मैंने एक वेबसाइट डिप्लॉय की है, प्लीज़ आप आके उसको क्रॉल कर लो या फिर आप उसको देख लो आके। एंड जितने भी एरर्स वगैरह आएँगे अगर आपके पास, मान लो गूगल को कुछ बताना हो आपको कि यार आपकी साइट में ये एरर है, इसकी वजह से ये इंडेक्स नहीं कर सकते हम, तो वो आपको गूगल का जो सर्च कंसोल है ना, उसमें एरर आ जाएगा आपको, तो आपको वहाँ से दिखने लगेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड ये आपको करना ही करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम गूगल सर्च कंसोल में जाएँगे। सबसे पहले हम वो ऐड करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो उसके लिए आपको ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको गूगल पे लिखना है गूगल सर्च कंसोल एंड यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको ऐसा कुछ पेज मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट एडेड है। आपके पास ऐसा पेज नहीं आएगा, आपके पास ऐड अ यूआरएल का ऑप्शन आएगा। कुछ ऐसा सा पेज आएगा आपके पास। तो यहाँ पर मैं करूँगा ऐड अ वेबसाइट एंड इसके बाद अपनी वेबसाइट का नाम डालूँगा। एंड ध्यान रहे आपको एचटीटीपीएस नहीं लगाना है यहाँ पर। आपको सिंपली अपने डोमेन का नाम डालना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी डोमेन का नाम डाल दिया है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद हमको करना है वेरीफ़ाई। हमें ये प्रूफ़ करना हो गूगल को कि ये डोमेन हमारी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर की जगह
एनी डीएनएस प्रोवाइडर इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमको यहाँ पर एक टीएक्सटी रिकॉर्ड मिलेगा, आपको इसको कॉपी कर लेना है। देन इसके बाद हमें जाना है क्लाउडफ्लेयर पे एंड ऑफ कोर्स क्लाउडफ्लेयर मेरा गूगल क्रोम में ओपन है तो मैं वो खोल लेता हूँ। तो क्लाउडफ्लेयर पे आने के बाद आपको अकाउंट होम पे जाना है। देन इसके बाद डोमेन्स ओवरव्यू, देन हमें अपनी डोमेन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जाना है डीएनएस रिकॉर्ड्स पे या फिर लेफ्ट साइड में डीएनएस और रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे एमएक्स रिकॉर्ड जो कि हमारे मेल के हैं वो भी ऐड हो चुके हैं। DKIM एंड SPF रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। ये सब हमारे मेल्स के हैं, आपको इनको छेड़ना नहीं है। बाकी दो हमारे वर्कर्स के हैं, एक www वाला है और एक नॉर्मल वाला है। आपको यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर TXT चूज़ करना है। TXT यहाँ पर आपको TXT मिलेगा, आपको इसको चूज़ करना है। इसके बाद नेम में आपको डालना है @ देन कंटेंट में जो आपने कॉपी किया था ना, जो गूगल साइट वेरिफिकेशन और टैग था, आपको वो डाल देना है। देन आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको 5 सेकंड रुकना है। 5 सेकंड रुकने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ से आपने कॉपी किया था ना गूगल सर्च कंसोल से, आपको वहीं पर ही नीचे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको वेरीफाई कर देना है। तो आपकी जो ओनरशिप है ना डोमेन की, वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको जितने भी मैसेजेस होंगे गूगल सर्च कंसोल की तरफ से, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फ्यूचर में जितना भी गूगल आपको बताना चाहता है सर्च रैंकिंग वगैरह के बारे में, तो वो आप यहाँ से मैसेजेस में जाके देख सकते हो। एंड यार जो आपका ये फेव आइकन नहीं आ रहा है ना, ये 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। एंड अगर गूगल की रैंकिंग में भी आपका फेव आइकन नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका 7 से 8 दिन के बाद वो फेव आइकन अपने आप ही गूगल क्रॉल करके डाल देगा। पहले मैंने काफ़ी सारे चीज़ें की फिर भी नहीं आया, तो फिर मेरे को पता चला ये फालतू में किया। 7-8 दिन के बाद अपने आप ही गूगल फेव आइकन को फेच कर लेता है। उल्टा मैंने ख़राब और कर दिया था उस टाइम पे। तो ये सब मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। जैसे कि इसमें भी पहले नहीं आ रहा था, इसमें भी आ चुका है। तो आप 1 से 2 हफ़्ता वेट कर लेना, अपने आप गूगल अपडेट कर लेगा अपने हिसाब से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमको यहाँ पर परफ़ॉर्मेंस दिख जाती है, जो भी परफ़ॉर्मेंस आपकी है, कितना ट्रैफ़िक आ रहा है गूगल से, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट एनी यूआरएल पे क्लिक करना है एंड आपको अपनी यूआरएल डाल देनी है https://fontfinderai.com। अपनी यूआरएल डालनी है https के साथ एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। इससे हम क्या करेंगे, हम गूगल को बताएंगे कि यार हमने नई वेबसाइट लॉन्च की है, प्लीज़ इसको गूगल पर रैंक कर दो या फिर इंडेक्स कर दो एटलीस्ट। तो ये कह रहा है यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, मतलब गूगल पे यूआरएल है ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार हमने अभी तो बनाई है। तो इसको हम अभी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्लिक कर देंगे। जैसे हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्लिक करेंगे, गूगल इसको आएगा, क्रॉल करेगा एंड 3-4 दिन में 1-2 महीने बाद अपने आप ही इंडेक्स कर देगा एंड उसके बाद अपने आप ही गूगल सब कुछ देखेगा। हमको बार-बार इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने कर दिया बस बहुत है। या फिर फ्यूचर में आप अगर कुछ अपना पेज को अपडेट करते हो या फिर कोई अपनी साइट को अपडेट करते हो, होम पेज को अपडेट करते हो या फिर कोई भी यूआरएल को अपडेट करते हो, तो वो यूआरएल आपको यहाँ पर डालनी है एंड आपको फिर से एंटर प्रेस करके यहाँ पर रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लो मैंने होम पेज ही वापस अपडेट कर दिया, तो फिर से मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर बोलेगा कि यूआरएल इज़ ऑलरेडी ऑन गूगल, यहाँ पर टिक सा बन के आएगा। देन आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट अपडेट या फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में फिर से क्लिक कर देना। तो क्या होगा कि वो पेज आपका गूगल पे अपडेट हो जाएगा। अगर मान लो आपने कोई नया पेज बनाया, फॉर एग्जांपल /अबाउट बना दिया आपने, मैं कोई पेज ले लेता हूँ चलो। मान लो आपने यहाँ पर फ्री फॉन्ट्स का पेज अलग से बनाया हुआ है, कोई नया अपडेट लाया आपने, तो आप सिंपली यहाँ पर वो यूआरएल डालना एंड उसको भी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्लिक करके आप इंडेक्स कर देना। तो आपको जितने भी नए-नए पेजेस हैं आपको सारे डालने हैं। बट हाँ, ऑफ़ कोर्स अगर मान लो आपकी वेबसाइट डायनेमिक है और बहुत सारे पेजेस हैं, मान लो 10 से भी ज़्यादा हैं, तो आप कितनी बार मैन्युअली डालोगे? तो उसी के लिए हमने साइट मैप बनाया था अपना। साइट मैप क्या होता है? हम गूगल को बताते हैं, भाई ये रहा साइट मैप, इसमें 1000 से ज़्यादा पेजेस हैं, ले भाई इसको क्रॉल कर ले तू सबको। क्योंकि एक-एक करके नहीं डाल सकते यार हम 1000 पेज यहाँ पर। तो अब हम जाएँगे साइट मैप पे। यहाँ पर हम अपने साइट मैप्स डालेंगे। तो साइट मैप के लिए हमको robots.txt में जाना है, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी हमको। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो robot.txt थी वो अलग थी, वो सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन ये सारे चीज़ें क्लाउडफ्लेयर ने ऐड की हैं हमारी साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एआई वगैरह से प्रोटेक्शन मिल जाती है हमें क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। तो यहाँ पर मेरे को अब अपनी साइट मैप का यूआरएल कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पर मेरे को एक बार चेक कर लेना है कि ये वेबसाइट वर्किंग भी है नहीं, मेरा साइट मैप का जो यूआरएल है ये काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको देख लिया, ये काम कर रहा है। एक बार मैं ये ज़ीरो वाला भी देख लेता हूँ ये चल रहा है या नहीं, क्योंकि नहीं चल रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख सकते हो अब मेरी सारी यूआरएल यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये तो हो गया। तो अब मैं यहाँ पर ये साइट मैप इंडेक्स वाली, ध्यान रहे आपको इंडेक्स वाली यूआरएल ही डालनी है। साइट मैप वाले सेक्शन में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, बाकी का काम गूगल अपने आप ही कर लेगा।
एंड आपको धीरे-धीरे यहाँ पर अपने आप डिस्कवर पेजेस बढ़ने लग जाएँगे। इसके बाद मैं करता क्या हूँ कि मैं कभी-कभी जो ये साइटमैप ज़ीरो वाली यूआरएल है, वो भी डाल देता हूँ। अगर मान लो इसने डिस्कवर नहीं किया, तो मैं वो भी डाल देता हूँ यहाँ पर। इंडेक्स वाला डालना ही डालना है, ज़ीरो वाला भी डाल देना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जितने पेज होंगे सारे गूगल डिस्कवर कर लेगा एंड इसके बाद धीरे-धीरे इंडेक्स करते रहेगा अपने हिसाब से। तो ये जो परफॉर्मेंस है, ये सब आपकी 2-3 दिन के बाद आ जाएगी। यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन से कीवर्ड पे आपका रैंक कर रहा है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर रियल ऑनलाइन रूलर के जो स्टैट्स हैं वो देखूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 22K क्लिक्स हो चुके हैं एंड 4 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन हो चुकी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कौन-कौन से कीवर्ड मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। जैसे कि ऑनलाइन स्केल पे भी हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है। आपको यहाँ पर एवरेज पोजीशन पे भी क्लिक कर देना है। इससे आप अपनी पोजीशन भी देख पाओगे। जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन रूलर पे मेरी 4th पोजीशन आ रही है। ये एवरेज पोजीशन होती है हर एक कंट्री को मिला के। देन रूलर ऑनलाइन पे ये वाली पोजीशन है। तो ये सारी एवरेज होती है। देन इसका 28 डेज़ का डेटा आप यहाँ से देख सकते हो। तो आप ये सब काम यहाँ पर कर सकते हो। आपको सारे इनसाइट्स मिलेंगे यहाँ पर, आपको सारे स्टैट्स यहाँ पर अपनी वेबसाइट के सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो ये काफ़ी कमाल का टूल है, आपको इसको यूज़ करना ही करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हमको बिंग वेबमास्टर टूल पे जाना है एंड उस पे हमें वेबसाइट ऐड करनी है। तो अब हम बिंग वेबमास्टर पे जाएँगे, तो उसकी यूआरएल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। देन यहाँ पर हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर लॉगिन विद गूगल कर देता हूँ। इसके बाद मेरे को यहाँ पर ऐड अ साइट पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं गूगल सर्च कंसोल से इंपोर्ट कर लूँगा डायरेक्टली। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, अपना ईमेल सेलेक्ट करूँगा जहाँ पर मैंने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया था वेबसाइट को। यहाँ से कंटिन्यू करूँगा एंड कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद मेरी यहाँ पर मेरी जितनी वेबसाइट की लिस्ट है वो आ जाएँगी। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर दूँगा एंड आप देख सकते हो मेरा फ़ॉन्ट फाइंडर एआई ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। एंड यार देख सकते हो हमारा बिंग से भी कुछ-कुछ ट्रैफ़िक आ रहा है रियल ऑनलाइन रूलर पे, तो उसके भी इनसाइट आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन हमने जो अभी साइट ऐड की है, हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। फ़ॉन्ट फाइंडर एआई, आपको ऑफ कोर्स इसका कोई स्टैट्स दिखेगा नहीं अभी। देन आपको यूआरएल इंस्पेक्शन में जाना है, जैसे आपने पहले किया था। अपनी आप डोमेन यहाँ पे लिख दो एचटीटीपीएस के साथ, देन इंस्पेक्ट पे क्लिक करके हमको यहाँ पर भी इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डालनी है, ताकि हमारा जो यूआरएल है वो बिंग पे भी आ जाए। देन इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है एंड ये यूआरएल हमारी सबमिट हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा बिंग क्रॉल करेगा एंड इंडेक्स कर देगा एंड ये एरर कभी-कभी ऐसे ही दिखाता है। ये बिंग थोड़ा-सा ऐसे ही चलता है इसका, इतना ज़्यादा ठीक नहीं है इनके वेबमास्टर टूल्स। गूगल के सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो इसमें अगर कुछ नहीं भी होता है तो आप टेंशन मत लेना, मेन तो हमारा गूगल है, हमको गूगल पे रैंक करना है। बिंग को जस्ट हम बैकअप ऐसे ही लेके चलते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पर साइट मैप्स पे आना है। यहाँ पर भी आपको साइट मैप को सबमिट करना है। तो यहाँ पर मैं साइट मैप इंडेक्स वाली यूआरएल को सबमिट कर देता हूँ। देन इसके बाद जो साइट मैप ज़ीरो वाली थी, उस यूआरएल को भी सबमिट कर देता हूँ। आपके केस में नहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं आपके पास भी साइट मैप ज़ीरो की हो। अगर आपके काफ़ी कम यूआरएल्स हैं ना, तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल ही होगी आपके पास। उसमें 3-4 यूआरएल्स होंगी जितनी भी आपकी हैं। मेरी तो डायनामिक वेबसाइट है, इसलिए ये सब हो रहा है कि बहुत सारे मल्टीपल साइट मैप बनाने पड़ जाते हैं, क्योंकि एक साइट मैप में कुछ लिमिट होती है कि सिर्फ उतने ही यूआरएल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बिंग वेब मास्टर भी सेटअप हो चुका है। अब हमको करना है अपना गूगल एनालिटिक्स सेटअप। अब हमको वो कैसे करना है, तो हमको गूगल पे सर्च करना है एंड हमें गूगल एनालिटिक्स पे गेट स्टार्टेड टुडे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर लेना है। आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल डाल देनी है। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरी ऑलरेडी एक वेबसाइट एडेड है, तो मेरे को एक और वेबसाइट ऐड करनी है। आपको वहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा ऐड करने का। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं होगी ना, वहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा ऐड अ वेबसाइट का। अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली एडमिन में जाके यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर क्रिएट अ प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, ना कि अकाउंट पे। देन इसके बाद क्रिएट अ प्रॉपर्टी में जाके आपको प्रॉपर्टी का नेम डालना है। तो मैं डालूँगा फ़ॉन्ट फाइंडर एआई। इसके बाद मैं इसको इंडिया कर दूँगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद कैटेगरी में मैं ऐसे ही कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देता हूँ। देन यहाँ पर स्मॉल में क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ट्रैफिक एंड यूज़र इंगेजमेंट। देन यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर वेब का ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर एचटीटीपीएस में क्लिक करके अपनी वेबसाइट का डोमेन डाल देता हूँ। एंड ध्यान रहे यहाँ पर एचटीटीपीएस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एचटीटीपीएस हमने यहाँ पर डाल दिया है। देन यहाँ पर नाम रखना है हमको। नाम में मैं डाल देता हूँ फ़ॉन्ट फाइंडर एआई। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देन इसके बाद आपको यहाँ पर राइट एरो मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको एक गूगल का टैग मिलेगा। देन आपको यहाँ से इंस्टॉल मैनुअली पे जाके नीचे तक कॉपी कर लेना है। देन इसके बाद आपको जाना है अपने एआई एजेंट में। एआई एजेंट में स्लैश न्यू करना है, जिससे भी आप कोड करवा रहे होगे अभी तक, उसमें आपको ये पेस्ट कर देना है एंड बोलना है ऐड दिस गूगल एनालिटिक्स
कोड इन दिस वेबसाइट एंड आपका एआई एजेंट ये वाला कोड आपकी वेबसाइट में ऐड कर देगा। तो यार अब मैं सिखाऊंगा आपको वेबसाइट को अपडेट कैसे करते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, हमने डोमेन क्रिएट कर दी, सब कुछ कर दिया है, बट अब क्योंकि हमने गूगल एनालिटिक्स का कोड डाला है, दैट मीन्स हमने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है। अब अगर अपडेट किया हमने वेबसाइट को, मान लो गूगल एनालिटिक्स का कोड नहीं होता, ये आपने कोई नया फीचर ऐड किया होता या फ्यूचर में आप कुछ भी अपनी वेबसाइट में एडिट करोगे, तो आपको क्या करना होगा उसको अपडेट करने के लिए। आपकी डोमेन के ऊपर या फिर क्लाउडफ्लेयर के ऊपर वो पूरा प्रोसेस मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान से सुनना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी अपडेट्स आपने किए हुए हैं उसको आपको कमिट करना है। तो आपको फिर से अपने एंटी ग्रेविटी में आना है या फिर वीएस कोड में जो भी आप यूज़ कर रहे हो, देन आपको यहाँ पर सोर्स कंट्रोल टैब में आना है। देन जैसा कि मैंने बताया था, चेंजेस को प्लस किया, देन यहाँ पर कमिट मैसेज लिखा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया है मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। फॉर एग्जांपल एडिड गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पर ये डाल के मैसेज डाल के कमिट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद क्योंकि मैंने गिटहब भी सेटअप कर रखा है, अगर आपने गिटहब सेटअप नहीं कर रखा तो आपको यहाँ पर सिंक चेंजेस नहीं करने, आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है। बट क्योंकि मैंने गिटहब सेटअप कर रखा है, अभी मेरा जो कमिट है वो मेरे लोकल में हुआ है, बट मैं चाहता हूँ ये चेंजेस मेरे गिटहब पे भी चले जाए, मतलब अपडेट हो जाए कोड वहाँ पर भी, क्लाउड पे भी, ताकि मेरा कोड सेफ रहे एंड अपडेटेड रहे। तो मैं यहाँ पर सिंक चेंजेस में क्लिक करके ओके प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा ये वाला कमिट ये वाला चेंज गिटहब पे भी चले जाएगा। देन इसके बाद हमको क्या करना है, हमारा कोड तो अपडेट हो गया एंड सेफ हो गया, बट हमारी अभी वेबसाइट पे वो कोड अपडेट नहीं हुआ। आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे ना अभी, तो वो अपडेट नहीं हुआ होगा। उसके लिए हमें अपना कोड डिप्लॉय करना होगा क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था, npm run deploy, आपको ये कमांड अपने टर्मिनल में लिखना है। एंड हाँ, ये कमांड आपको टर्मिनल में अपने फ़ोल्डर पे जाके ही करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली आपको अपने वीएस कोड या फिर एंटी ग्रेविटी में टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली npm run deploy आपको ये टाइप करना है एंड इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी चेंज आपने किया है अभी अपनी वेबसाइट पे, जो भी फीचर आपने ऐड किया है, ये आपके क्लाउडफ्लेयर पे डिप्लॉय हो जाएगा एंड ये आपके डोमेन्स पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। एंड आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट यहाँ पर अब अपडेटेड जो वेबसाइट थी वो अभी डिप्लॉय हो चुकी है। एंड डिप्लॉय होने के बाद आपको अपनी रियल वेबसाइट पे जाना है। आपको ये वाले लिंक पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि हमने बंद कर दी थी workers.dev की लिंक्स। तो हमको अब अपने ब्राउज़र पे जाके एक बारी चेक कर लेना कि हमारी जो वेबसाइट है वो अपडेट हुई भी है या फिर नहीं। तो यहाँ लोकल होस्ट नहीं, मैं अब अपना फॉन्ट फाइंडर ai.com पे जाऊँगा एंड देखूँगा कि मेरी वेबसाइट अपडेट हुई है या फिर नहीं। मेरा जो फीचर जो मैंने ऐड किया था वो हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तो व्यू पेज सोर्स पे जाऊँगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एनालिटिक्स का कोड डाला हुआ है। तो उसके लिए मैं टैग सर्च करूँगा जो मेरे को यहाँ पर दिया था इसने, गूगल टैग मैनेजर। इसको मैं सर्च करके देख लेता हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा टैग इंस्टॉल हो चुका है। तो इसका मतलब हमारी वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। अब मैं गूगल एनालिटिक्स से वापस जाऊँगा, यहाँ पर करूँगा टेस्ट इंस्टॉलेशन एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कन्फर्म का बटन आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर कन्फर्म कर दूंगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पर क्रॉस कर दूंगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर बोलेगा डाटा कलेक्शन इज़ पेंडिंग। तो मैं सिंपली कंटिन्यू टू होम कर दूंगा। आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका गूगल एनालिटिक्स सेटअप हो चुका है। अब आपके पास मान लो मल्टीपल साइट्स हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर फॉन्ट फाइंडर एआई पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर उसका सारा डेटा आ जाएगा। अब ये एक यूज़र मैं ही हूँ ना वेबसाइट पे, तो वो दिखा रहा है ये। मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स दिखता कैसे है। तो वो मैं रियल ऑनलाइन रूलर का दिखा देता हूँ कि आपको गूगल एनालिटिक्स यूज़ कैसे करना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लाइव यूज़र्स दिखते हैं। तो ये होते हैं एक्टिव यूज़र्स पर 30 मिनट्स, मतलब लास्ट 30 मिनट्स में जितने भी एक्टिव यूज़र्स थे ना करंटली आपकी साइट पे, उसका नंबर आपको यहाँ पर दिखता है। देन इसके बाद एक्टिव यूज़र्स दिखते हैं आपको यहाँ पर डे के हिसाब से दिखते हैं। आप यहाँ से होवर करके देख सकते हो कि कितने एक्टिव यूज़र्स हैं आपकी वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको ग्राफ वगैरह मिल जाता है। देन आपको यहाँ पर कंट्रीज़ मिल जाती है, कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपका। जैसे कि मेरा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है, देन यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, देन यूके से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। देन आपको दिख जाएगा यहाँ पर कौन से पेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। जैसे कि हमारे होम पेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, फिर कॉन्टैक्ट, फिर अबाउट, इन सब पे। देन आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कैसे आपका ट्रैफिक आ रहा है। ऑर्गेनिक सर्च से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, आप देख सकते हो। ऑर्गेनिकली मेरा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड ऑर्गेनिक वीडियो का मतलब होता है कि आपकी यूट्यूब से कोई अगर लिंक पे क्लिक कर रहा है तो यूट्यूब से मेरा 238 ट्रैफिक आ रहा है। तो आप ऐसे करके अपना सारा ट्रैफिक एनालाइज कर सकते हो यहीं से। देन पेज व्यूज़ देख सकते हो, पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं।
तो आप यहाँ से सारा डेटा देख सकते हो। अगर आपको डिटेल में गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर देना। मैं इसके ऊपर भी अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो हमारा गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप हो चुका है। तो यार सब कुछ होने के बाद हमारी वेबसाइट अब लॉन्च हो चुकी है। हमने उसका एसईओ भी कर दिया और हमने उसको डिप्लॉय भी कर दिया है। अब इसके बाद अब मेन चीज़ आती है, वो है अर्निंग्स। अब हम इस वेबसाइट से अर्न कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो बस वेबसाइट लॉन्च ही हुई है। तो अब इससे अर्निंग कैसे करनी है? तो आज मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, अर्निंग वाला जितना भी पार्ट है। तो हम अर्निंग कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट से? तो यार वेबसाइट से ऐसे डायरेक्टली अर्निंग तो नहीं आती, बट अर्निंग कैसे आती है? जैसे कि जो हमारे टीवी शोज़ होते हैं, वो नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब सब्सक्रिप्शन से अर्न करते हैं। एंड जैसे कि यूट्यूबर्स अर्न करते हैं। यूट्यूबर्स कैसे अर्न करते हैं? यूट्यूबर्स की जो वीडियोज़ होती हैं, जैसे कि ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इसमें जो एड्स आते हैं, वो ऐड जब आप देखते हो एंड जितने ज़्यादा बंदे उस ऐड को देखते हैं, उतनी ही ज़्यादा अर्निंग आती है। वैसे ही वेबसाइट में होता है। तो हमें अपनी वेबसाइट में एड्स लगाने होंगे। अब एड्स कौन लगाता है? एड्स बाकी सारी कंपनीज़ लगाती हैं। तो जो हमारी वेबसाइट में जब हम एड्स लगाएँगे किसी कंपनी का, तो जो हमारे यूज़र्स होंगे हमारी वेबसाइट के एंड जो भी इंटरेस्टेड होंगे उस ऐड में, वो उस ऐड में क्लिक करेंगे एंड उससे उस कंपनी को फ़ायदा होगा। एंड ऑफ़ कोर्स हमने उसका फ़ायदा करवाया है, तो उसका रेवेन्यू, उसका कुछ परसेंट वो ऐड कंपनी हमको देगी। तो यार ऐसे तो हमें हर एक कंपनी को जाके अप्रोच करना होगा कि यार हमारे पास इतना ट्रैफ़िक है, मेरे को ऐड दे दो अपना, या फिर सबसे जाके रिक्वेस्ट करनी होगी। तो उसका एक गूगल ने सॉल्यूशन बना दिया है, जिसका नाम है गूगल एडसेंस। तो हम गूगल एडसेंस में जाके अपनी वेबसाइट को अप्लाई करते हैं अप्रूवल के लिए, क्योंकि गूगल ऐसे किसी को भी अप्रूवल नहीं देता। गूगल की कुछ पॉलिसीज़ हैं, हमें उसको कंप्लाई करना होता है एंड गूगल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड गूगल का जो एडसेंस का अप्रूवल है, अगर आपकी साइट में ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है तभी मिलता है। अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो अभी तो आप रिजेक्ट ही हो जाओगे। तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा आपको इस सेक्शन में। तो गूगल एडसेंस है क्या? तो गूगल एडसेंस ने हमारा काम बहुत ही ईज़ी कर दिया। जैसे कि यूट्यूब तो गूगल का ही है, तो यूट्यूब तो अपने एड्स लगा देता है। कंपनी यूट्यूब के पास आती है एंड वो सब कुछ बहुत ही सीमलेस तरीके से हो जाता है। एंड अगर आपको पता ना हो, तो यूट्यूब की अर्निंग भी एडसेंस के थ्रू ही आती है। वो अलग बात है, वो होता है एडसेंस फॉर यूट्यूब। बस होता एडसेंस ही है, बट वहाँ पर एक अलग से सेक्शन आता है एडसेंस फॉर यूट्यूब। बट हमारी वेबसाइट सबमिट करने के लिए नीचे अलग से एक ऑप्शन होता है। तो हमें कुछ नहीं करना होता एडसेंस में, हमें अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होता है। हमारी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है। अप्रूव होने के बाद गूगल हमें एक कोड देता है, हमें बस उस कोड को अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना होता है। एंड उसके बाद गूगल एडसेंस हमारी वेबसाइट पे एड्स लगा देता है, क्योंकि अब हम तो नहीं जा सकते हर एक कंपनी के पास, बट सारी कंपनीज गूगल के पास जाती हैं। आपने देखा होगा लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए गूगल एड्स का यूज़ करते हैं। उसमें वो पैसे देते हैं गूगल एड्स को रन करने के लिए। तो वो हमारी वेबसाइट पे चलते हैं, हम पब्लिशर की वेबसाइट पे चलते हैं। तो गूगल एडसेंस और गूगल एड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें तो मतलब है गूगल एडसेंस से, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट से अर्निंग करनी है। तो हम गूगल एडसेंस पे अपनी साइट को अभी अप्लाई नहीं करेंगे, बट मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको करके दिखाऊंगा। बट आपको अभी अप्लाई नहीं करना है। आपकी वेबसाइट पे जब दिन के कम से कम 2 से 10 बंदे ना आने लग जाएं, तब तक आपको एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना। एंड मिनिमम 1 महीने बाद ही अप्लाई करना है आपको एडसेंस के लिए। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एडसेंस नई वेबसाइट को अप्रूवल नहीं देता। वेबसाइट जब 1-2 महीने पुरानी हो जाती है, उसके बाद ही वो उसको अप्रूवल देता है। क्योंकि यार गूगल एडसेंस के ऊपर सारे एडवर्टाइज़र्स ट्रस्ट करते हैं कि यार अच्छे वेबसाइट पर ही मेरा ऐड दिखे। कोई भी ऐरी-गैरी वेबसाइट को अगर गूगल एडसेंस ऐड दिखाने लग गया, तो यार एडवर्टाइज़र्स का तो लॉस ही है। जो बिज़नेस वाले हैं, उनका तो लॉस हो जाएगा ना, वो तो पैसे दे ही रहे हैं एड्स चलाने के। तो यार इसलिए गूगल के जो एडसेंस के जो पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। एंड यही चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो एडसेंस अप्रूवल में जो मेन चीज़ आती है, वो आती है पॉलिसी पेजेस। आपके पास पॉलिसी पेजेस होने चाहिए, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कॉन्टैक्ट अस। ये सारे पेज अगर आपके पास नहीं है, तो भूल जाओ आपके पास एडसेंस का अप्रूवल कभी भी आएगा। पहले तो ये वाले पेजेस बना लो। मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसी वीडियो में, और मुझे पता है आपने ये ऑलरेडी बना लिए होंगे। तो ये तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। सेकंड, हमारा यूआई अच्छा होना चाहिए। मतलब हमारा जो यूज़र इंटरफेस है, वो यूज़र को बहुत ही ईज़िली समझ में आना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पर फ्री फ़ॉन्ट्स के लिंक है, टूल्स के लिंक है, सब कुछ हमारी वेबसाइट में ईज़िली एक्सेसिबल है। तो बहुत सारे लोगों को एडसेंस में एरर आता है, नेविगेशन इशू। तो उसमें वो इसलिए आता है क्योंकि यूज़र ईज़िली यूज़ ही नहीं कर पा रहा वेबसाइट। एंड वो कभी-कभी इसलिए भी आता है, अगर आपकी वेबसाइट
फ़ोन में अच्छी नहीं दिखती या फिर फ़ोन के लिए वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट फ़ोन के लिए ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़्ड भी है। इसका मतलब हमें ईज़िली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ये सब काम मैंने पहले आपसे करवा दिए हैं ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने में दिक्कत ना हो। एंड हमारे पास डार्क मोड और वाइट मोड तो है ही, ये भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालता है। एंड यार आजकल तो मेरा मानना यही है कि यार डार्क मोड तो हर एक वेबसाइट में होना ही चाहिए। वाइट मोड तो मैं यूज़ ही नहीं करता कभी भी। अब आ जाते हैं यार सबसे मोस्टली जो एरर आता है, यार मैं एरर्स के बारे में भी थोड़ा बाद में बताऊँगा आपको, एडसेंस के जो एरर्स आते हैं उनको कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या करना है आपको। एंड ये काम आपको 1 महीने बाद करना है, ये काम आपको अभी नहीं करना। ये काम आपको 1 से 2 महीने बाद ही करना है, जब आपके पास सच में कोई ट्रैफ़िक आ जाए। आप गूगल एनालिटिक्स पे जाना, जब आपको डेली के यहाँ पर 2 से 10 बंदे दिखने लग जाएँ, समझ जाना कि आप अभी अप्लाई कर सकते हो। एंड हाँ, ऐसे मत करना है कि अब अपने दोस्तों को भेज रहे हो एंड वही वही 10 लोग 2 लोग आ रहे हैं, ऐसे नहीं। ऑर्गेनिक होने चाहिए यार ये सब, ये सारे ऑर्गेनिक होने चाहिए। मतलब आपको गूगल सर्च कंसोल में जाना है, गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद परफॉर्मेंस में जाना है, परफॉर्मेंस में जाने के बाद आपको देखना है यहाँ पर कि यार डेली के मेरे पास 2 से 4 क्लिक आ रहे हैं कि नहीं, या फिर डेली के 2 से 10 क्लिक आ रहे हैं कि नहीं। जिस दिन आपके डेली के 2 से 10 क्लिक आने स्टार्ट हो गए, उस दिन आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड मिनिमम 1 से 2 महीना तो वेट करना ही करना है, उससे पहले तो अप्लाई मत करना। क्योंकि यार क्या कर लोगे अप्लाई करके, लाइक अगर 10 बंदे भी आ रहे होंगे, तो भी कितनी अर्निंग हो जाएगी यार, कुछ रुपए ही हो पाएगी, मुश्किल से 1-2 रुपए, ज़्यादा 10 रुपए हो जाएगी, है ना? कम से कम यार, कम से कम 100 से 200 बंदे डेली के आएँगे, तब कुछ मीनिंगफुल आप अर्निंग करना स्टार्ट कर पाओगे। एंड हाँ, एक और बात है, एडसेंस, गूगल एडसेंस जो होता है, यार वो पेमेंट नहीं देता है जब तक आपके $100 पूरे ना हो जाएँ। मतलब उनका मिनिमम पे आउट बैलेंस होता है कि यार देखो, आपका वहाँ पर वॉलेट होगा एक, आपको अर्निंग दिखेगी वहाँ पर गूगल एडसेंस में, आपकी जितनी भी अर्निंग्स हो रही है। लेकिन वो अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। एंड वो कब तक नहीं आएगी? जिस महीने आपके $100 पूरे हुए, उस महीने वो क्रेडिट हो जाएगी। मतलब आपकी अर्निंग कहीं जा नहीं रही, जैसे ही आपके $100 पूरे होंगे, वैसे ही आपकी अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो अब एडसेंस को हम कैसे सेटअप करेंगे, कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है, ये सब मैं अब आपको बताता हूँ। क्योंकि एडसेंस को वेरीफ़ाई करना थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस है एंड ईज़ी है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईज़ी है, 2-4 क्लिक्स में हो जाएगा। बट यही है कि थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसमें एड्रेस वेरिफ़िकेशन वगैरह भी होता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको गूगल एडसेंस पे जाना है, गूगल में सर्च करना है गूगल एडसेंस एंड आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है अपनी गूगल अकाउंट से। एंड ध्यान रहे आपको अपनी मेन ईमेल की, आपकी पर्सनल ईमेल है, वही यूज़ करनी है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि उसमें आपका पैन कार्ड वगैरह वेरीफाई होता है। एंड आपको इसको सेफ रखना होगा, अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस ईमेल का ऑन कर लेना एंड इसको काफ़ी सेफ रखना। एंड ये ईमेल कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है अपने साइट पे जो ईमेल यूज़ करी वही होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है ये, कोई भी पर्सनल ईमेल जो आप सेफ रखते हो, वो वाली ईमेल से आपको इसमें साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा एंड इसमें आपको यहाँ पर ऐड अनदर साइट पे क्लिक करना है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई नहीं की होगी एक साइट, तो आपको सीधा ऐड साइट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसमें आ जाना, इसमें वेबसाइट्स पे आ जाना, देन आपको यहाँ पर ऐड न्यू साइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है एंड डोमेन नेम ही डालना है, इसमें आपको एचटीटीपीएस नहीं डालना। तो यहाँ पर मैंने अपनी डोमेन नेम डाल दी है। अब आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ये कोड डालना है अपने वेबसाइट में। इसको कॉपी कर लेना है, बट जनरली मैं ये कोड नहीं डालता। आपके पास 3 ऑप्शन है, मेटा टैग डाल सकते हो, कोड स्निपेट डाल सकते हो और एड्स.txt भी डाल सकते हो। मैं जनरली एड्स.txt डालता हूँ। सबसे ईज़ी मेथड यही होता है। आपको सिंपली एड्स.txt यहाँ से कॉपी कर लेनी है। देन आपको अपने एंटी ग्रेविटी में जाना है। आपको यहाँ पर पब्लिक पे जाना है। पब्लिक पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे लिखना है एड्स.txt एंड जो आपने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। अब ऑफ कोर्स आपने कोई चेंज किया है वेबसाइट पे, इसको अगर आपको लाइव ले जाना है तो क्या करना होगा? सोर्स कंट्रोल, ऐड, यहाँ पर मैसेज, देन यहाँ पर कमिट, सिंक चेंजेस, देन आपको यहाँ पर टर्मिनल खोलना है अपना नया, देन इसके बाद npm रन डिप्लॉय। इससे हमारी वेबसाइट का जो चेंजेस होंगे वो डिप्लॉय हो जाएंगे एंड कमिट भी हो जाएंगे। चेंजेस डिप्लॉय होने के बाद आपको वापस एडसेंस में जाना है। एडसेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव पब्लिश्ड द ads.txt फाइल, इस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको रिक्वेस्ट रिव्यू पे
क्लिक कर देना है। आपको ये काम 1 से 2 महीने बाद ही करना है। मैं इसलिए अभी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है रिजेक्ट हो जाएगी ये, एंड मैं बस दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। आई नो कि अभी रिजेक्ट हो जाएगी ये वेबसाइट, क्योंकि अभी जस्ट अभी बना के ही अप्लाई कर दिया ना मैंने, आपको दिखाने के लिए। तो आपको ऐसे करके यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर देना है। 1 से 2 महीने बाद की बात बता रहा हूँ ये। पिछले वीडियो में मैंने रियल ऑनलाइन रूलर को अप्लाई करके दिखाया था, जस्ट बना के अप्लाई कर दी थी। मुझे पता था रिजेक्ट हो जाएगी, एंड वही हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी वेबसाइट रिजेक्ट हो चुकी है। एंड हाँ, अब हम बात कर लेते हैं लो वैल्यू कंटेंट या फिर जितने भी एरर्स आते हैं ना, रिजेक्शन के एरर्स, इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो यार देखो, कुछ-कुछ एरर्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो लो वैल्यू कंटेंट सबसे कॉमन एरर है। तो यार ये तब आता है जब आपने बहुत ही जल्दी यार अप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने ना बहुत ही जल्दी अप्लाई कर दिया था वेबसाइट को। एंड आप देख सकते हो लास्ट में इनका रिप्लाई जून 5 को ही आ गया था मेरा, कि यहाँ पर ये वाली वेबसाइट हमने रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि तब इस पे तो ट्रैफ़िक ही नहीं था, कोई बंदा नहीं आ रहा था इस पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस वेबसाइट में एरर आ चुका है। अब यार ये एरर बहुत कॉमन है, लो वैल्यू कंटेंट का एरर आते ही रहता है। तो इसको फिक्स कैसे करना है? तो यार आपको अपनी वेबसाइट में जाके थोड़ा कंटेंट और अपडेट करना है अपनी वेबसाइट का। वैसे तो यार देखो, लो वैल्यू कंटेंट जो एरर है ना, उसका मीनिंग ये है कि आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है, वो कम है या फिर लो वैल्यू का है। तो आपको कंटेंट थोड़ा-सा अपडेट कर लेना अपनी वेबसाइट का, होम पेज का, टूल का, थोड़ा-सा जो कंटेंट आपने लिखा है ना। बट जनरली ये मेरे को तब आता है जब मैं काफ़ी जल्दी अप्लाई कर देता हूँ, या फिर आपके पास ट्रैफ़िक नहीं है। अगर किसी वेबसाइट में ट्रैफ़िक थोड़ा कम है, तो ये लो वैल्यू कंटेंट डाल देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कंटेंट की वैल्यू कम है, इसलिए आपका ये एरर आया है। ये भी हो सकता है कि आपके पास ट्रैफ़िक कम है, ठीक है? तो आपको सिंपली जब एरर आ जाए कोई, उसको सॉल्व करना है। अगर लो वैल्यू कंटेंट है, तो कोई नहीं, हम अपनी तरफ से और कंटेंट ऐड कर देंगे। वो भी आप एआई से करवा देना कि आई गॉट लो वैल्यू कंटेंट एरर ऑन एडसेंस, प्लीज़ अपडेट माय कंटेंट ऑफ द होम पेज एंड मेक इट मोर वैल्यूएबल। तो आपको ये सब करना है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो ये एरर आ चुका है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे क्लिक करूँगा जिसमें भी एरर आया हुआ है, ठीक है? देन इसके बाद मेरे को यहाँ पर सिंपली आई कन्फर्म पे क्लिक करके रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, मेरी वेबसाइट फिर से अप्लाई हो जाएगी एडसेंस में। एंड इसके बाद अगर गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट अच्छी है, बढ़िया है, एकदम रेडी है, तो वो आपकी वेबसाइट अप्रूव कर देंगे। एंड अप्रूवल के बाद क्या करना है? तो अप्रूव होने के बाद जिस दिन आपकी साइट अप्रूव होगी, उस दिन आपको एड्स लगाने हैं, अभी नहीं लगाने। एंड ये एप्लीकेशन भी अभी नहीं करना, 2 महीने, 1 महीने बाद आपको ये जो प्रोसेस जो मैंने अभी किया है ना, ऐड अ न्यू साइट का, ये 1 से 2 महीने बाद करना है, या फिर जब भी आपकी वेबसाइट पे 10 लोग पर डे आना स्टार्ट हो जाएँ, उसके बाद आपको ये ऐड अ न्यू साइट करनी है। एंड ऐड न्यू साइट करने के बाद आपको वेट करना है मेल का। आपको एक मेल आएगा, या तो रिजेक्शन का मेल आएगा या तो अप्रूव्ड का मेल आएगा। अगर रिजेक्शन का मेल आया, तो एरर आके देखना एडसेंस में, यहाँ पर ऐसे लो वैल्यू कंटेंट लिखा होगा या फिर जो भी एरर होगा, आपको एआई को बताना है कि भाई ये एरर आया है, प्लीज़ अपडेट माय कंटेंट, ये सब वो सब, वो कर देगा आपके लिए। सिंपली आपको यहाँ पर जाके स्लैश न्यू करके सीधा बोलना है कि भाई मेरे को ये एरर आया है एडसेंस में, प्लीज़ अपडेट माय वेबसाइट, तो वो अपडेट कर देगा। एंड ऐसी कुछ भी मत करवा लेना, स्पेसिफिक चीज़ ही करवाना। अगर लो वैल्यू कंटेंट है तो उसको बोलना कि और कंटेंट डाले, जैसे कि अगर 800 वर्ड का कंटेंट था, तो 1200 वर्ड करा लो। ऐसे करके कुछ ना कुछ अपडेट कर देना अपनी वेबसाइट में। देन इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके वापस आई कन्फर्म करके रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना है। बट अगर मान लो एरर की जगह आपको मेल आ गया कि यार आपकी वेबसाइट तो अप्रूव हो चुकी है, या फिर आपने वापस अप्लाई किया एंड आपकी वेबसाइट अप्रूव हो गई, ठीक है? अब क्या करना है? अब हमको लगाने हैं एड्स। अब वो कैसे लगाएंगे? तो आपको ये यहाँ पर जाना है एडसेंस में, देन आपको एड्स पे क्लिक करना है। एड्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एड्स बाय साइट, आपको इसमें क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कॉपी एडसेंस कोड, आपको इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद एडसेंस कोड आ जाएगा ये। देन इसके बाद आपको ये सिर्फ कॉपी नहीं करना, आपको यहाँ से पूरा कॉपी करना है, ऊपर से नीचे तक। ये पूरा कॉपी कर लिया, इसके बाद अपने एआई एजेंट पे जाना है। देन इसको बोलना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना लाइन्स। देन इसको बोलना, दिस इज़ माई एडसेंस कोड, प्लीज़ इम्प्लीमेंट इट। एंड यहाँ पर ये बोलना, दिस इज़ माई ऑटो एड्स एडसेंस कोड, ऐसा बोल देना इसको। दिस इज़ माई ऑटो एड्स एडसेंस कोड, प्लीज़ इम्प्लीमेंट इट, आपको इतना कर देना है। इसके बाद आपका कोड क्या है, एआई अपडेट कर देगा। एंड जनरली ये क्या करता है, हेड टैग में आपका ये कोड पेस्ट कर देता है। एंड बस आपको फिर से, आपने कुछ वेबसाइट में अपडेट किया है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, देन कमिट मैसेज डालना है, देन यहाँ पर npm रन डिप्लॉय कर देना, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे आपने डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद आपको वापस एडसेंस में जाना है। डिप्लॉय करने के बाद आपका ये कोड लाइव हो जाएगा।
उसके बाद आपको एडसेंस में जाना है, देन उसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो एड्स में अपनी वेबसाइट मिल रही होगी। आपको यहाँ पर जाना है, आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऑटो एड्स को ऑन कर देना है। अब अगर आप ऑटो एड्स को ऑन करोगे, आप यहाँ पर प्रीव्यू कर पाओगे कि एड्स कैसे लगेंगे आपकी वेबसाइट पे। जैसे कि एक ऊपर ऐड आ जाएगा, ऐसे करके आपको यहाँ पर दिखेगा। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऑटो एड्स ऑन कर देता हूँ, ऑटो ऑप्टिमाइज़ ऐड ऑन कर देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ एंड अप्लाई टू साइट पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर अप्लाई नाउ पे सेव कर देता हूँ। बस इतना ही करता हूँ, बाकी गूगल अपने एड्स अपने आप ही लगा लेता है। मैं यहाँ पर मैनुअली ऐड क्यों नहीं लगाता? क्योंकि यार मैनुअली आप जहाँ पर भी लगाओगे वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा। गूगल यहाँ पर ऑटो ऐड इसलिए दिया है इसने, ताकि यार अपने आप ही गूगल ऑप्टिमाइज़ करके अपने आप ही एड्स लगाएगा, जहाँ पर इसको सही लगता है। तो यार आपको ये कर लेना है, इससे आपके एड्स लग जाएँगे। एंड जो मैं एडसेंस फॉर यूट्यूब दिखा रहा था, वो यहाँ पर आपको ऐसे मिलता है। तो यहाँ पर अब साइट्स वापस आते हैं एंड आप ये सोचोगे कि यार मैं वापस क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मैं इससे अर्निंग क्यों नहीं कर रहा? तो यार मेरे को इन वेबसाइट से अर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई हैं, यार ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अर्निंग करने के लिए। मेरे को इन सब से अर्निंग करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा। तो यार इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। देन इसके बाद आपके एड्स लाइव हो जाएँगे एंड इसके बाद आपको ये प्रोसेस पूरा 12 बार हर महीने रिपीट करना है। आपको 12 वेबसाइट बनानी है। अगर आप ज़्यादा डेडिकेटेड हो, अगर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, तो आप महीने में 4-5 वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हो। अगर आप हर हफ्ते में भी 1 वेबसाइट भी लॉन्च करते हो, तो भी आप महीने में 4 कर सकते हो लॉन्च। वो बस आपको अपने हिसाब से देखना है। सबके पास लिमिटेड टाइम है, सबके पास फ्री टाइम किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, कोई कुछ जॉब कर रहा होता है या कोई पढ़ाई कर रहा होता है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड यार अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, तो आप सीधा कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, मैं सबके रिप्लाई कर दूँगा। एंड ये जितनी भी चीज़ें थी ना जो मैंने कॉपी की थी, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड जितनी भी लिंक्स मैंने यूज़ की है ना इस ट्यूटोरियल में, ये सारी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आपको फाइंड ना करनी पड़े हर एक लिंक। तो यार इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।